सो आई बिलीव वी आर लाइव। एक बार जल्दी से अपने हाय हेलो वाले मैसेज लिख दो कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। परफेक्ट बात है, परफेक्ट बात है। मुझे पहले बताओ, क्या मेरी आवाज आप तक क्लियरली आ रही है? जल्दी से मुझे पहले ये बात बताओ। ओके सर, ओके सर। आवाज बढ़िया क्लियर आ रही है, वी कैन स्टार्ट। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस स्पेशल सुपर 100 टेक्निकल कॉन्सेप्ट मैराथन। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो सुन रहे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उन सबको जो इसको बाद में देख रहे होंगे। हमारे बीच में स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। एक बार थोड़ा सा ना इसका ब्रीफिंग कर देते हैं एग्जैक्टली कि इस मैराथन में हम कवर क्या करने वाले हैं। इस मैराथन का प्रेमिस क्या है सर, एग्जैक्टली क्या है ये सुपर 100 मैराथन। वील कवर इट वन बाय वन। सर क्या चल रहा है देखो। तो आप समझते हो सर, इनकम टैक्स बहुत बड़ा है। इनकम टैक्स की कोई लिमिट ही नहीं है। सर उसमें भी ना हमने कवर किया था, कोशिश किया था इंटरनेशनल टैक्सेशन को अलग कर लेने का। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन ना हमने पूरा का पूरा सेपरेटली कवर कर रखा है मैराथन में। 6 घंटे में सारे के सारे 9 चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स हमने कवर कर लिए हैं। वो हमने पूरा कवर किया। प्लस स्मॉल टॉपिक्स एज इन जो भी टॉपिक ना सर आप छोड़ के जाने वाले होते हो। इट में बी सर डिडक्शंस, इट में बी अपील्स, इट में बी डीआरसी, इट में बी पेनल्टीज, इट में बी गार, इट में बी मिसलेनियस प्रोविजन, इट में बी टैक्स ऑडिट, इट में बी ब्लैक मनी, इट में बी क्लबिंग और सेट ऑफ। सर ये चैप्टर्स जो आप छोड़ के जाने का सोच रहे हो ना सर, उन चैप्टर के लिए हमने अलग से एक मैराथन कर लिया। इसका वीडियो आपको अलग से ही मिल जाएगा। सर अब हम क्या करने वाले हैं, सर जो रिमेनिंग पोर्शन बचा ना, रिमेनिंग पोर्शन प्लस सर इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड प्लस स्मॉल टॉपिक मैराथन, इन सब में से सर सिलेक्टिवली कुछ 100 टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए, हैंड पिक्ड किए हुए हैं। जहां पे ना सर मुझे एक्सपेक्टेड है कि क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। सर हाउ डू यू थिंक कि क्वेश्चन आने के चांसेस इससे ज्यादा है? सर क्योंकि सर वो अमेंडमेंट है, या तो उसमें अमेंडमेंट होगा, जो सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट होगा या तो वो होगा, या तो सर कॉन्सेप्ट इज टेक्निकल, या फिर सर उसमें क्वेश्चन आंसर्स में ना बार बार क्वेश्चन पूछता है। सर कई सारे ऐसे कंसेप्ट्स होते हैं सर जो क्वेश्चन आंसर्स में ना बार बार टेस्ट कर देता है। हमको क्वेश्चन आंसर्स करने में दिक्कत आती है, पढ़ने में आसान लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर करने जाते हैं तो उसमें दिक्कत आती है। तो उन कॉन्सेप्ट्स को भी हमने क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है इसमें। तो चलो बताओ, क्या मेरी आवाज अब तक क्लियर आ रही है? क्या सब कोई यहाँ पे सुन पा रहे हो मेरे को? जल्दी से एक बार बताओ ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट ऑफ विद टुडे सेशन। सर हमारे पास तो आपकी बुक नहीं है सर, हम कैसे पढ़ेंगे? हम तो किसी और फैकल्टी से की बुक से पढ़ रहे हैं। तो भैया तुम्हारे लिए स्पेशल बात कि तुमको बुक को रेफर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो बुक लेके चल रहे हो उस बुक में काम हो जाएगा तुम्हारा। यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। तुमको बुक की जरूरत ही नहीं है। तुमको जो भी बुक फॉलो कर रहे हो ना, तुम उस बुक को लाओ, जो पेज मैं बोल रहा हूँ उस पेज में आ जाओ, एंड बस सुनते चलो, सिर्फ सुनते चलो। इसमें हम वो अमेंडमेंट्स भी कवर कर लेंगे जो अमेंडमेंट्स आपके आखिरी आखिरी में आए हैं, सर्कुलर्स वगैरह के फॉर्म में, नोटिफिकेशन के फॉर्म में। हम उनको भी ओवरव्यू कर लेंगे उस पर। बताओ क्या समझ में आती है क्या? हाँ सर, मस्त बात समझ में आती है, बढ़िया तरीके से समझ में आ जाती है। सबसे पहले सर चैप्टर 1 टैक्स रेट्स। सर लाइन से चल रहा हूं मैं, टैक्स रेट्स में ओवरव्यू ऑफ टैक्स रेट्स इज नॉट दैट सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि टैक्स रेट्स आप बचपन से पढ़ के आ रहे हो, आपको टैक्स रेट्स बनती हैं। लेकिन सर इसमें भी ना जो अपना 115 बीएसी वाला पोर्शन है, इसमें आ जाओ सर, इसको एक बार रिविजिट करते हैं, बिकॉज मेरे नजर में ना 115 बीएसी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले सर 115 बीडब्ल्यू। सर 115 बीडब्ल्यू में टैक्स रेट कितनी होती है सर? 22% की टैक्स रेट होती है सर। एक 22% की टैक्स रेट होती है सर। कोई भी बिजनेस इनकम कमाओगे, कोई भी इनकम कमाओगे सर, स्पेशल रेट की इनकम छोड़ के सारी इनकम में 22% टैक्स लगता है। वी आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ दिस थिंग सर। लेकिन गलती कहाँ होती है, हम सरचार्ज लगाना भूल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सरचार्ज लगाना भूल जाते हैं, इस कारण से सर नंबर नहीं मिलेंगे। आप सोचो, सरचार्ज लगाए बिना 22% लगा के आगे, 4% लगा के आगे, भाई साहब नंबर नहीं मिलने वाले। इसलिए सर सरचार्ज के कारण ये सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। 115 बीडब्ल्यू इज इंपॉर्टेंट। सर क्या टैक्स रेट लगती है सर? 22% आपकी टैक्स रेट लगने वाली है। किसके ऊपर सर? डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। ध्यान देना, कभी भी गलती से भूले भटके किसी भी फॉरेन कंपनी पे 22% टैक्स रेट मत लगा देना, हमेशा डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर लगती है। क्वेश्चन में कई बार दिमाग में आएगा कि सर फॉरेन कंपनी, क्या पता 22% लगा दो। मेक श्योर
यू हैव टू चार्ज दिस टैक्स रेट ऑन डोमेस्टिक कंपनीज ओनली। अनुभव सिंह, हाय सर, हेलो अनुभव, कैसे हो सर? उसके अलावा 115 बीएबी, 115 बीएबी सर किसके ऊपर लगता है? सर 115 बीएबी सिर्फ उन कंपनीज के ऊपर लगता है जो कि सर न्यू है, डोमेस्टिक है, प्लस मैन्युफैक्चरिंग में है। न्यू है, डोमेस्टिक है एंड मैन्युफैक्चरिंग में है। एंड सर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, हो सकता है आपकी बुक में क्या लिखा हो आई डोंट नो सर, उनका जो रजिस्ट्रेशन है ना और उनका बिजनेस है सर 31 मार्च 2024 से पहले कमेंस किया होना चाहिए। अगर बिजनेस इसके बाद कमेंस किया गया है ना, याद रखना 115 बीएबी नहीं मिलने वाला उसको। सर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनेंस एक्ट में कि इसको चेंज करके 2025 कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने नहीं किया। आपके अटेम्प्ट में अगर कोई कंपनी 115 बीएबी क्लेम करना चाहती है तो इट हैज टू बी रजिस्टर्ड बिफोर 31 मार्च 2024 एंड इट हैज टू स्टार्टेड ऑपरेशन आल्सो बिफोर 31 मार्च 2024। सर क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर, मस्त समझ में आ रही है। सर क्या टैक्स रेट है एक 115 बीएबी वाली कंपनी के लिए? सर कहता है जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग की इनकम है ना, मैन्युफैक्चरिंग इनकम, सर उसमें 15% टैक्स लगाएंगे, प्लस सर उस पे 10% का सरचार्ज भी लगाने वाले और 4% का एजुकेशन सेस भी लगाने वाले। सर बात क्लियर हो गई? बढ़िया से क्लियर हो गई। सर इसके ऊपर ध्यान देना है कि इनके अलावा जो भी इनकम्स है ना, जो भी इनकम्स है सर स्पेशल टैक्स रेट वाली, सर कौन कौन सी? एलटीसीजी 112 है, 111 है और 112, सर इनको अपने रेगुलर रेजिम के अकॉर्डिंग ही टैक्स करना है। उसके अलावा सर अगर कभी भी आप शिफ्ट करने की कोशिश करते हो प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल हाई टैक्स पेइंग कंट्री से हाई टैक्स पेइंग एंटिटी से इस एंटिटी में शिफ्ट करने की कोशिश करते हो, सरकार कहती है कि एओ उस इनकम पे ना 30% टैक्स लगाएगा एंड 30% टैक्स के ऊपर 10% सरचार्ज और 4% एजुकेशन सेस भी लगा देगा। सर कहता है ध्यान से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर कभी भी अगर आप नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स पे एसटीसीजी कमाते हो ना, तो उस पे 22% से ही टैक्स लगता है सर, 15% का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। सर ये क्या बात कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपनी के पास गोल्ड रखा हुआ है, आज खरीदा कल बेच दिया, कंपनी के पास कोई अनलिस्टेड शेयर है सर, आज खरीदे कल बेच दिए, सर ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात कर रहा है। सर इस पे अपने को ना 15% वाला बेनिफिट नहीं देता, इसमें अपने को स्पेशली सर 22% से भरना पड़ जाएगा टैक्स रेट, 10% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस। सर लेकिन अगर कोई डेप्रिसिएबल एसेट है, उस पे अगर सर कभी एसटीसीजी होता है ना, उस केस में अपने को सर 15% का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस के पास फर्नीचर रखा हुआ है, फर्नीचर की डब्ल्यूडीवी खत्म हो गई तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आता है सर मुख्य आ जाएगा, 15% टैक्सेबल होगा। दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये एग्जाम में टेस्ट कर सकता है अगर चाहे तो। उसके अलावा जो भी आईएफओएस की इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होती है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम होती है, सर इन सब पे 22 प्लस 10 प्लस और 22 प्लस 10 प्लस 4% से टैक्स लगता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो 115 बीएबी ना सिर्फ 15% का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इनकम में मिलता है, बाकी किसी पे 15% का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आपको सब पे 22% टैक्स भरना पड़ता है। 10% का सरचार्ज इज मैंडेटरी ऑन एवरी इनकम, 4% का एजुकेशन सेस, तो हमेशा इस कुतड़े को फेंक के मारने का, इसको कभी छोड़ने का नहीं, हमेशा फेंक के मारने का। सर क्या क्या कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती है? सर ध्यान देना, कंडीशंस आर इंपॉर्टेंट। सर कहता है कभी भी कोई कंपनी है सर, वो कभी भी स्प्लिट ऑफ और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस नहीं हो सकती। ठीक है, जो प्लांट एंड मशीनरी होगा ना सर, वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। अगर सर सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी हम खरीद रहे हैं तो 20% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी सेकंड हैंड अलाउड होती है। जो भी आप इंपोर्टेड खरीदते हो ना प्लांट एंड मशीनरी, उसको एज गुड एज न्यू मानते हैं। ओके सर, कभी भी अगर आप कोई भी कंपनी हो जो कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या फिर सर मैन्युफैक्चरिंग के रिसर्च से रिलेटेड हो, सर उसी से रिलेटेड आप काम करने वाले हो, कोई थर्ड काम आप नहीं उठाने वाले। कहता है अगर कोई थर्ड काम उठाते हो तो 115 बीएबी का आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला। प्लस सर कहता है मैन्युफैक्चरिंग में कुछ कुछ चीजें इंक्लूड नहीं होती। फॉर एग्जांपल सर कोई अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप कोई माइनिंग का काम कर रहे हो, इट इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मार्बल ब्लॉक से स्लैब बना रहे हो, बड़े बड़े मार्बल के ईंटों से छोटे छोटे स्लैब बना रहे हो ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड मैन्युफैक्चरिंग। सर गैस को सिलेंडर में डालना, इट इज ऑल्सो नॉट मैन्युफैक्चरिंग। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, प्रोडक्शन ऑफ फिल्म, सर इसको भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं मानते। प्लस कहता है ध्यान देना सर, पावर जनरेशन को हम मैन्युफैक्चरिंग मानते हैं। पावर जनरेशन का अगर आप बिजनेस करो तो इसको मैन्युफैक्चरिंग मानना पड़ता है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। सर अगर आप कभी भी अपने किसी रिलेटेड पार्टी से इनकम ट्रांसफर करके इस एंटिटी में टैक्सेबल करवाना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास दो एंटिटी हैं, एक एंटिटी ए है और एक एंटिटी बी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना थोड़ा इस पर। एंटिटी ए सर 30% से टैक्स भरती है सर रेगुलर रेजिम में, और सर एंटिटी बी सर 115 बीएबी में टैक्स भरती है। सर मैंने क्या किया, यहाँ का प्रॉफिट सर यहाँ शिफ्ट करने की कोशिश की। सर कैसे शिफ्ट करने की कोशिश की? सर यहाँ की सेल्स बहुत कम कर दी और यहाँ की परचेज बहुत हाई कर दी। यहाँ पे सेल्स कर देता हूँ सर बहुत कम वैल्यू पे, ताकि यहाँ पे प्रॉफिट कम आए और सर 115 बीएबी प्रॉफिट ज्यादा चला जाए। सर इस केस में क्या होता है सर, इस ट्रांजैक्शन पे ना सर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाती है।
दिस ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड एज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाती है, और यहाँ पे ना अपने पूरे के पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाते हैं। लेकिन इसमें भी कैच है। सर कैच क्या है? ये प्रोविजन तब लगेगा ना सर जब आपका 20 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है। सर अगर 20 करोड़ से कम का ट्रांजैक्शन है तो फिर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगाई जाती। सर दिस वाज ऑल अबाउट 115 बीएडी। 115 बीएबी का छोटी बहन 115 बीएडी और बीए बिल्कुल सिमिलर बातें करते हैं। यहाँ पे बस बोलते हैं कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है और सर वो रेसिडेंट है तो 22% टैक्स भर लेगी, 10% सरचार्ज भर लेगी, 4% एजुकेशन सेस बढ़ेगी अपनी बिजनेस इनकम पे। ये अगर 115 बीए वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो उनके ऊपर सर सिमिलर प्रोविजन लगते हैं। सेम वही 15% वाला टैक्स रेट मिलेगा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इनकम पे। बाकी सारी इनकम पे आपको 22% ही भरना पड़ेगा। शिफ्ट करने की कोशिश करते हो उस पे 30% भरना पड़ जाएगा। सर बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं हम, इसमें कुछ भी टेक्निकल बातें नहीं कर रहे हैं। टेक्निकल बात सिर्फ ये है ना हमारे लिए कि सर जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 31 मार्च 2024 से पहले हो जानी चाहिए। अगर उससे पहले नहीं, अगर उसकी बात करते हो कोई बेनिफिट इस सेक्शन में नहीं मिलने वाला है। गॉट इट सर? नेक्स्ट पॉइंट आता है सर इनके कॉमन पॉइंट्स। कॉमन पॉइंट्स में ना भयंकर गलतियां होती हैं। पीजीपी क्वेश्चन कभी भी सॉल्व करेंगे ना तो इन कॉमन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान देना। कौन कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो इन चारों सेक्शंस में नहीं मिलते? 115 बी डबल ए बी ए बी ए डी बी ए, इन सब में क्या क्या बेनिफिट्स अपने को नहीं मिलते हैं? सबसे पहले कहता है ना आपको ना मैट और एएमटी नहीं करना पड़ता कंप्लाई। अगर मैट और एएमटी आपके ऊपर लगता है, दिस चैनल सीम्स टू बी अंडररेटेड। सर कहना है वॉच दिस वीडियो प्लस सुपर 100 प्लस इंटरनेशनल मैराथन मोर देन सफिशिएंट डॉली। थैंक यू तृप्ति, मोर देन सफिशिएंट आपके लिए। सुनो क्या कह रहे हैं सर, कुछ कॉमन पॉइंट्स की बात कर रहा हूं मैं। सर अगर कभी भी आप 115 बी डबल ए या बीएबी या बीएड या बीए में ऑप्ट करते हो ना, ये बात ध्यान ना आपको मैट नहीं मिलने वाला। मैट ना मैट क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, मैट पे कंप्लाई भी नहीं करना अपने को। अगर मैट क्रेडिट पड़ा हुआ है ना उसका क्या होगा सर, लैप्स हो जाएगा। सर मैट की अपने को बात क्लियर हो गई, मैट कंप्लाई भी नहीं करना, और सर अगर मैट क्रेडिट है तो वो लैप्स हो जाएगा। एएमटी भी नहीं कंप्लाई करना, एएमटी क्रेडिट है वो भी चला जाएगा अपने को। सर क्लियर हो गई बात। सर उसके अलावा कहते हैं अगर आप कभी भी सर 115 बी ए बी ए बी बी एस डी बी बी ए डी और बी ए चार सेक्शन ऑप्ट कर रहे हो, सर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। ध्यान देना क्वेश्चन लिखेगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपके दिमाग में आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, लेकिन नीचे चुपके से वो डाल देगा 115 बी डबल ए ऑप्ट कर रही है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं देना। सर 10 डबल ए का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है इस केस में। उसके अलावा सर कहता है 33 ए बी ये भी नहीं मिलने वाला। सेक्शन 35 से सेक्शन 35 एक बार रिविजिट करवा रहा हूं आप। सेक्शन 35 क्या बोलता? दो चीजें बोलता था। अगर आप किसी ऐसे एंटिटी में हो, अगर आप एक ऐसी एंटिटी में हो सर जो साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है, साइंटिफिक रिसर्च का अगर आप काम करते हो ना, तो जो भी सर आप रेवेन्यू खर्चा करते हो सर वो तो आपको 100% अलाउ हो जाता है। सर अगर कमेंसमेंट से पहले अगर रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सैलरी और मटेरियल का खर्चा अलाउ हो जाता है, 100% मिल जाता है। सर प्लस केपेक्स करते हो, सर केपेक्स में लैंड को छोड़ के हर चीज पे 100% अलाउ हो जाता है। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेक्शन 35, अगर मैं रिविजिट कर रहा हूं आपको। दूसरा पार्ट क्या कहता है सर, अगर आप डोनेशन करते हो, डोनेशन टू एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि सर या तो आईआईटी है, आईआईएस है, नेशनल लेबोरेटरी है, या फिर सर इसके अलावा आप किसी अप्रूव्ड क्यूरी को, अप्रूव्ड कॉलेज, रिसर्च एसोसिएशन, इन सबको डोनेशन करते हो ना सर, इन सब का डिडक्शन सेक्शन 35 में मिलता है। हम नहीं पढ़ रखा है। सर दिक्कत क्या आती है यहाँ पे कि अगर कोई एंटिटी 115 बी ए बी ए बी बी ए डी बी ए ऑप्ट करता है ना, तो इनको ये डिडक्शन नहीं मिलते हैं। ये वाले सर जो डोनेशन वाले हैं ना सर, ये वाले नहीं मिलते हैं। सर क्या रेवेन्यू वाले मिल जाएंगे? सर रेवेन्यू वाले खर्चे अलाउड हो जाते हैं। सर क्या कैपिटल वाले अलाउड हो जाएंगे? राइट आंसर इज यस, कैपिटल वाले भी अलाउ हो जाते हैं। अगर कोई एंटिटी साइंटिफिक रिसर्च में है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, लैंड के अलावा किसी के ऊपर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है ना, तो 115 बीएए में भी अलाउ होता है। दिस इज द बॉटम लाइन आई वांट टू टेल यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नवंबर 24 में इस पॉइंट को बहुत गंदा एक्सप्लॉइट किया गया था, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सर यस्टरडे आई फाउंड योर चैनल, ओके थैंक यू सो मच। डायरेक्ट टैक्स पेपर, अरे भाई नहीं अभी टाइम है, थोड़ा टाइम है इसमें, अभी इधर फोकस कर। सर क्या कहता देखना, फिर कहता 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस। सर स्पेसिफाइड बिजनेस हो अगर आप, और उसके अलावा 115 बी डबल ए बी ए बी ये सब ऑप्ट करना चाहते हो ना सर, कुछ भी नहीं मिलने वाला इस केस में। 35 सीसीसी सर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, सर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सर ये सब आपको नहीं मिलने वाले। लेकिन सर क्या वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, वो वीआरएस, वो सब मिल जाएगा सर, उसमें कोई रोक टोक नहीं, वो सब आपको मिल जाएगा। सर चैप्टर 6 का कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। चैप्टर 6 में 80C से लेके सर 80U तक सर जो डिडक्शंस होते हैं सर कुछ भी नहीं मिलने वाले आपको। लेकिन 3 डिडक्शंस मिल जाते हैं आपको। सर कौन सा? 80 डबल से डबल है, जाओ जाओ और आदमी लेके आओ।
या सर 80 डबल से डबल जाओ और आदमी लेके आओ सर, और जितने एडिशनल एम्प्लॉइज आते हैं उस पे जो एडिशनल एम्प्लॉय खर्चा होता है उस पे 30% रिडक्शन मिलता था, वो मिल जाएगा। 80 एल सर, अगर आपकी यूनिट आईएफएससी में लोकेटेड है तो आईएफएससी के लिए पहले 10 साल में 100% रिडक्शन मिलता है, वो मिल जाएगा। 80 एम क्या बोलता है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। अगर आपको डिविडेंड मिला और आप पे कर देते हो तो जो नेट में डिविडेंड आपको मिला होता है ना, सिर्फ वही टैक्सेबल होता है। दिस इज नथिंग बट 80 एम। सर ये 3 डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ओके सर, मस्त समझ में आ गया। सर कहता है अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, अगर आप कोई भी कंडीशन ब्रीच कर देते हो तो क्या करेंगे सर, आपको वापस रेगुलर रेजिम में शिफ्ट करवा देंगे, आपको कंसेशनल टैक्स रेट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ओके सर, समझ में आ गया, अपने को समझ में आ गया। सर उसके अलावा कहता है सर आपको रिटर्न 139 जिस साल में भी आपको ये रेजिम में ऑप्ट करना है, जिस साल में भैया तुमको ऑप्ट करना है उस साल में रिटर्न 139(1) में फाइल कर देना। म्हणजे 139(1) म्हणजे सर आरओआई की ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल कर लेना। अगर ड्यू डेट की बात करते हो ना तो आप रेजिम में ऑप्ट नहीं कर पाओगे। सर एक बार ऑप्ट कर लिया ना, फिर अगले साल आप भले लेट रिटर्न फाइल करो, इट इज ओके। पहले साल में पहले साल में यू हैव टू बी अश्योर्ड कि आपको आरओआई 131 में फाइल करना है। सर कितने आवर्स पढ़ाओगे? प्रणव एक्सपेक्टेड है 5 से 6 घंटे, साढ़े 6 घंटे चलेगा हमारा। टाइम बचता है, हम इंटरनेशनल टैक्सेशन को भी डेप्थ में ले जाएंगे। अगर टाइम नहीं बचता तो हम सिर्फ इसको डायरेक्ट टैक्स पोर्शन तक लिमिटेड रखेंगे। वी विल सी कितना टाइम बचा है, क्योंकि आपके रिसेप्टेबिलिटी पे भी है ना, सुन भी तो पाओ मेरे को। ओके, परफेक्ट परफेक्ट बात हो गई। सर एक बार इस स्कीम को आप लेते हो ना तो आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें खास बात क्या, 115 बीए, बीएबी, बीएडी, बीई में एक बार आप इस रेट में चले गए ना तो आप वापस नहीं आ सकते कभी। आप चाहो कि नहीं भैया मेरे को वापस वही रेट चाहिए, सरकार कहती है नॉट अलाउड। अगर आप वापस आना चाहते हो ना तो भैया कोई वायलेशन कर लो तो फिर आप बाहर आ जाओगे, फिर वापस कभी ऑप्ट नहीं कर पाओगे। दिस इज द बॉटम लाइन। सर जस्ट अ क्वेरी, टॉप 100 क्वेश्चन में स्लम सेल नहीं कराया आपने? टॉली मैंने नहीं कराया स्लम सेल, बिकॉज क्योंकि नवंबर 24 में आ गया तो मेरा ऐसा मानना है कि स्लम सेल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेरा ऐसा परसेप्शन है कि नवंबर 24 में आ गया तो वापस स्लम सेल नहीं आएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। आएगा भी तो आपकी तैयारी होगी स्लम सेल को टैकल करने की। उसमें इतना ज़्यादा आपको टेक्निकैलिटी नहीं मिलने वाली नवंबर 24 में, क्योंकि आ चुका है। तो दैट इज़ व्हाट माय सजेशन इज़। बाकी देखो, ये समझदार हो। 115 बीएसी, 115 बीएसी में कुछ ऐसा टेक्निकल है नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सर इसके अलावा 115 बीएसी में एक चीज़ ध्यान देना, कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है ना सैलरी में, वो आपको ना 75,000 मिलता है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर अब आते हैं पॉइंट नंबर 3। सर ऑनलाइन गेमिंग। सर ऑनलाइन गेमिंग अभी नहीं करा रहा, ऑनलाइन गेमिंग बाद में कराऊंगा मैं। थर्ड पॉइंट बस याद दिलाना मेरे को, ऑनलाइन गेमिंग बाद में कराऊंगा, जो लास्ट में बैठेगा ना उसको कराऊंगा बढ़िया से। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, 115 बीबीएच। सर सुपर इंपॉर्टेंट थिंग, सुपर इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम के लिए न जाने क्यों ना मेरे को दिल से लग रहा है ये पॉइंट आएगा, दिल से लग रहा है ये पॉइंट आएगा। सर वर्चुअल डिजिटल एसेट, क्योंकि सर इसमें कुछ तो खास है, कुछ तो खास है। आरटीपी में पूछ लिया, एमटीपी में पूछ लिया, और एग्जाम में कभी आज तक नहीं पूछा। समझो क्या कहते हैं। सबसे पहले तो अगर आप कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट बेच रहे हो, वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसमें टैक्स कौन सेक्शन में लगता है? सर 115 बीबीएच में टैक्स लगता है। सर कितना टैक्स रेट है? सर कहता है फ्लैट 30% टैक्स रेट आपके ऊपर लगने वाला है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें टैक्स? सर कहता है जितने भी सेल वैल्यू रख रहे हो ना, सेल वैल्यू रख ले लेना। उसमें जितना भी सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना सर, वो माइनस कर देना। इससे आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। सर अगर आपको बेयर एक्ट रीड करवाऊं ना, बेयर एक्ट बोलता है ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने दी जाएगी। सर उसके अलावा दुनियादारी का जो खर्चा दे रखा हो, जो भी खर्चा दे रखा हो, सर इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, भले सर ट्रांसफर एक्सपेंसेस में कमीशन दे रखा हो, भले सर हमने कोई ब्रोकरेज दे रखा हो, सर सबको किनारे करना है। ओनली एक्सपेंडिचर दैट विल बी अलाउड इज सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सर क्या एक क्रिप्टो में लॉस हुआ और दूसरे क्रिप्टो में प्रॉफिट हुआ, क्या मैं एक दूसरे को सेट ऑफ कर सकता हूं? राइट आंसर इज नहीं। राइट आंसर इज नहीं। आपके पास सर अगर आपने एक बार बिटकॉइन बेचा, बिटकॉइन बेच के सर आपको 1 लाख का लॉस हो गया, और अगली बार सर बिटकॉइन बेच के सर 2 लाख का प्रॉफिट हो गया, सर क्या सेट ऑफ कर सकते हो? राइट आंसर इज नो। सर वर्चुअल डिजिटल एसेट में दिस इज अ थंब रूल, कि आप एक क्रिप्टो करेंसी का लॉस, एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट से नहीं सेट ऑफ कर सकते। ओनली डिडक्शन अलाउड इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उसके अलावा एग्जामिनर ने इंटरेस्ट पूछने की कोशिश की, दूसरे क्रिप्टो का लॉस पूछने की कोशिश की, भैया कंफ्यूज नहीं होना, अपने को पता होना चाहिए ओनली ओनली डिडक्शन अलाउड इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा कोई भी खर्चा अपने को नहीं अलाउ होने वाला वीडियो में। प्लस सर होता क्या ना, टैक्सेबल इनकम तो निकल आई, ये लोग एग्जामिनर ना फिरकी लेता है। एग्जामिनर फिरकी लेता है। सर कैसे फिरकी लेता है? एग्जामिनर बोलेगा देखो ये है राहुल, मान लो ये है राहुल, और हमारे बीच में फॉर एग्जांपल तृप्ति। सर राहुल ने सेल किया, राहुल सेलर है, और तृप्ति है बायर। सर राहुल ने सेल किया कितने में? सर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए क्रिप्टो सेल किया। राहुल के हाथ में कैपिटल गेन निकालने के लिए बोल देंगे, या राहुल के हाथ में टैक्स निकालने को बोल देंगे।
सर 1 लाख रुपए का राहुल के हाथ पे सेल्स वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर कितना हो जाएगा? सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया सर? मान लो 50,000 हो गया। राहुल के हाथ में गेन कितना हो गया सर? गेन हो गया 50,000 रुपए। अब कायदे से इस पे टैक्स लगना चाहिए, इस पे टैक्स निकालेगा, लेकिन चुपके से ना एक लाइन माइनस कर देगा, बोलेगा टीडीएस भी तो कटा होगा राहुल का, टीडीएस डिडक्टेड 1%, 1000 रुपीज माइनस कर देंगे, नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी टीडीएस माइनस करने के बाद आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, कभी भी अगर वर्चुअल डिसैलेसर का क्वेश्चन आता है ना, तो सर टैक्स नहीं बोलता आपसे, आपसे बोलेगा टीडीएस भी माइनस करो, टीडीएस का कंपोनेंट ही पूछ लेगा। सो यू हैव टू बी वेरी सीरियस एट दिस पॉइंट। तो वर्चुअल डिसैलेसर होता क्या समझना, कहता है कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है, कोड है, नंबर है, टोकन है, जो कि क्रिप्टोग्राफिक मीन्स में, कोई भी नंबर है, कोड है, उसके अलावा टोकन है, वो जो क्रिप्टोग्राफिक मीन्स में इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड है, उसको बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर अगर कोई एनएफटी है सर, नॉन फंजिबल टोकन, तो ये भी वर्चुअल डिजिटल एसेट बनते हैं। कोई गिफ्ट कार्ड है, रॉयल्टी पॉइंट्स है सर, उसके अलावा सब्सक्रिप्शन है सर, ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स नहीं बनते। सर इनको कभी भी आप सेल करते हो तो 115 बीबीएच में आपको डिडक्ट 115 बीबीएच में टैक्स लगता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अलावा कोई भी खर्चा आपको अलाउ नहीं होता, ना ही लॉस अलाउ होगा, ना ही इंटरेस्ट अलाउ होगा, ना ही ब्रोकरेज कमीशन, कुछ भी खर्चा कितना ही दिल से लग रहा हो अलाउ होगा, अलाउ नहीं होने वाला। सर विल इट बी टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन हेड? देखो आईटीआर यूटिलिटी कैपिटल गेन हेड के अंदर करवाती है, बट इट इज नॉट स्टिल क्लियर कि आप किस हेड में करवाओगे, इसका हेड अभी तक क्लियर नहीं है। तो आई वोंट कमेंट अपॉन हेड, वैसे अदरवाइज आईटीआर यूटिलिटी में जाओगे तो कैपिटल गेन में करवाते हैं। ठीक है, परफेक्ट बात है, ओके सर, समझ में आ गया अपने पे। उसके अलावा सर कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होने वाला। उसके अलावा सर कोई डिडक्शन चैप्टर 6 का इस इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलने वाला। बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कोई सेट ऑफ नहीं मिलने वाला इस इनकम से। सर मान लो अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉस है, तो क्या मैं इस लॉस को किसी और इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है सर क्या पूछा मैंने? सर मैंने क्रिप्टो करेंसी बेचा, क्रिप्टो करेंसी बेच के मेरे को 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो क्या इस 2 लाख के लॉस को मैं बिज़नेस इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? क्या इस 2 लाख के लॉस को मैं किसी आईएफओएस की इनकम सेट ऑफ कर सकता हूँ? राइट आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू दैट। आप नहीं कर सकते। व्हाई सर व्हाई? सर क्योंकि मना कर दिया है। सेट ऑफ वाले सेक्शन में आप पढ़ोगे, मना कर रखा है। आप वर्चुअल डिजिटल एसेट का लॉसेस कहीं से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, किसी भी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो भैया दिस वाज द फोर्थ कांसेप्ट। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बेसिक टैक्स रेट्स में सर यही इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान देने वाली है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी रेगुलर रेट्स आपको याद है ऐसा मान के चल रहा हूं मैं। ओके सर, याद हुआ क्या? क्या इतना क्लियर है आप लोगों को? आऊं कैपिटल गेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, आऊं कैपिटल गेन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। जल्दी से बताओ ना रे बाबा, जल्दी से बताओ। सर आ जाते हैं, बढ़िया से आ जाते हैं। देखो अगर यहाँ तक आने के बाद अगर तुम वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मैं बता रहा हूँ माता रानी तुमको पाप लगाएगी। तुम देखना एग्जामिशन अटेम्प्ट रैंक करने जाओगे, देखना रैंक तुम फिर फर्स्ट रैंक अटेम्प्ट करोगे, देखना तुम्हें सेकंड थर्ड रैंक आएगी, देखना ऐसा पाप लगाएगी माता रानी तुमको। वीडियो को जल्दी से लाइक करो, ठीक है? ओके, कैपिटल गेन में आपको क्या क्या पढ़ना है? सर सबसे पहले तो चार्जिंग सेक्शन आई डोंट थिंक आपके अटेम्प्ट के लिए इतना रेलेवेंट है। कैपिटल गेन एप्पल एसेट डेफिनेशन सर, ट्रांसफर डेफिनेशन सर आपसे सीए फाइनल लेवल पे तो ये नहीं पूछने वाला। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट, पीरियड ऑफ होल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। सर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या बोलता है? सर कहते हैं कितने टाइम के लिए आप एसेट को होल्ड करोगे कि लॉन्ग टर्म बन जाए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म बन जाए। सर ये इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है सच, बट इंपॉर्टेंट कहां हो जाता है कि सर इसके साल के बीच में चेंज आ गया। सर बजट आया था अपना 23 जुलाई 2024 को, उसके पहले की पीरियड ऑफ होल्डिंग अलग देखनी पड़ती है किसी भी एसेट के लिए, उसके बाद अलग देखनी पड़ती है। सर फॉर एग्जाम्पल सर अगर आपके पास कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज थी, लिस्टेड सिक्योरिटीज थी जो कि अदर देन यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के अलावा वाली थी। परफेक्ट परफेक्ट। आपके पास कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज थी जो कि यूनिट ट्रस्ट के अलावा वाली, फॉर एग्जांपल शेयर्स है, कोई डिबेंचर्स है, कोई म्यूचुअल फंड है लिस्टेड वाले। सर कहता है उसको अगर आपने 1 साल से ज्यादा होल्ड किया होता ना तो लॉन्ग टर्म बन जाता, अगर 1 साल से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म। सर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 1 साल ज्यादा होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड के लिए भी 1 साल से ज्यादा होल्ड लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। या यूनिट्स ऑफ यूटीआई सर 1 साल ज्यादा होल्ड किया लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। सर अनलिस्टेड से शेयर्स, सर कोई भी ऐसे शेयर्स जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, फॉर एग्जांपल फेसबुक के शेयर्स, फॉर एग्जांपल राहुल प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स। सर अगर ऐसे शेयर्स अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्रोविजन कहता है अगर 2 साल होल्ड किया होता आपने तो पहले लॉन्ग टर्म बनता, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले 2 साल होल्ड करना पड़ता था, लॉन्ग टर्म अदरवाइज शॉर्ट टर्म। एंड वी हैड अ थर्ड प्रोविजन कि अगर कोई भी और एसेट है, कोई भी और एसेट, सर फॉर एग्जांपल गोल्ड है, फॉर एग्जांपल सर बॉन्ड्स है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स है, सर फॉर एग्जांपल कोई भी और एसेट आप सेल कर रहे हो ना जो कि सर इन 2 कैटेगरी में फॉल नहीं करता, इसके लिए 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करते थे।
और अगर 3 साल आपने होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज शॉर्ट टर्म हो जाता था। ये सब हमने पढ़ रखा है। वी ऑलरेडी नो दिस सर, ये लास्ट ईयर तक चलता था। लेकिन सर 23 जुलाई 2024 को निर्मला ताई आई और बोलती है कि भैया इसको हम चेंज करेंगे। सर इसको हम चेंज करेंगे और सर चेंज करके क्या किया? सर जितना भी थर्ड ईयर वाला है ना, थर्ड ईयर वाला, इसको सर बना दिया 2 साल। एक ये चेंज किया। दूसरा चेंज क्या किया? सर यूनिट्स ऑफ बिज़नेस टेस्ट को हटा दिया। यानी सर पहले यूनिट्स ऑफ बिज़नेस टेस्ट को अगर आप 3 साल होल्ड करते थे तो लॉन्ग टर्म होती थी। अब सर बजट के बाद अगर 1 साल भी होल्ड करोगे ना तो वो लॉन्ग टर्म बन जाती है। बताओ समझ में आया क्या? इसी को चेंज करके इसलिए ऐसे कह दिया। लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आप बेच रहे हो, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, जीरो कूपन बॉन्ड बेच रहे हो, यूनिट्स ऑफ यूटीआई बेच रहे हो। अगर 1 साल होल्ड कर लिया तो लॉन्ग टर्म अदरवाइज शॉर्ट टर्म। उसके अलावा एनी अदर एसेट, कहता है कोई भी एसेट अगर आप 2 साल भी होल्ड कर लेते हो ना तो लॉन्ग टर्म बन जाता है और अदरवाइज शॉर्ट टर्म बन जाता है। तो मेरा सवाल सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, फॉर एग्जांपल गोल्ड है। मैंने परचेज किया था सर 1/4/2022 को। सर अगर मैं 22 जुलाई को बेचता हूँ, 22 जुलाई 2024 को बेचता हूँ, तो क्या लॉन्ग टर्म बनेगा कि शॉर्ट टर्म बनेगा? सर गोल्ड के लिए देखना पड़ेगा बजट की डेट। बजट डेट देखेंगे। बजट से पहले सेल किया क्या? हाँ सर बजट के पहले सेल किया। बजट के पहले सेल करते टाइम मेरे को कितनी पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी पड़ती है गोल्ड के लिए? सर बजट से पहले 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग देखनी पड़ती है। क्या 3 साल होल्ड हुआ है? राइट आंसर इज नहीं होल्ड हुआ। बजट से पहले सेल कर रहा हूँ तो 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करूंगा। सर 3 साल की पीरियड ऑफ होल्डिंग तो भी मैच हो ही नहीं रही, अभी तो शॉर्ट टर्म है। यानी सर अगर मैं 22 जुलाई को बेचूंगा ना तो इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लेकिन सर यही अगर मैं 24 जुलाई को बेचता हूँ, अब सर बजट चेंज हो गया। अब सर बजट चेंज हो गया। बजट चेंज होने के बाद सर यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट डे पे पीरियड ऑफ होल्डिंग सर 2 साल बची ना अब तो। और 2 साल वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है, यस मीट कर रहा है। इस केस में क्या बन जाएगा? इट विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बजट की डेट को अपने को पकड़ के चलना है। एंड बजट की डेट के अगर पहले आपका अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी है, बजट के बाद आपको अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी है। आई होप दिस कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। सर लिस्टेड सिक्योरिटीज में डिवेंचर्स भी आएगा। अगर लिस्टेड डिवेंचर है तो आ जाएगा। यशपाल गुड मॉर्निंग यशपाल। उसके अलावा व्हाट इज कवर्ड इन लिस्टेड सिक्योरिटीज? ओनली इक्विटी शेयर्स की प्रेफरेंस शेयर्स जो भी लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जो भी लिस्टेड है। इट कैन बी डिवेंचर्स, इट कैन बी बॉन्ड्स, इट कैन बी एसएमई आईपीओ की सिक्योरिटीज, इट कैन बी एनी अदर सिक्योरिटीज। आप बिजनेस टेस्ट यूनिट मान लो, आप इन्वेट की यूनिट मान लो, आप उसके अलावा एआईएफ की यूनिट्स मान लो। सर जो भी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में जो भी खरीद बेच सकते हो। सर ईटीएफ मान लो, आप जो भी बिकता है सब आ जाएगा। सर दिस वाज पीरियड ऑफ होल्डिंग कॉन्सेप्ट। आपको ये गांठ बंधा हुआ होना चाहिए। गांठ बंधा हुआ होना यानी आपको याद होना चाहिए कि बजट की डेट पकड़नी है, बजट के पहले अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी है और बजट के बाद अलग पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करनी है। दिस हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। एटलीस्ट आपके अटेम्प्ट में ये चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सर क्या ये एग्जाम ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है? आई डोंट थिंक एग्जाम ट्रांसफर बहुत ज्यादा आपको परेशान करेगा। आपको बनता है, जितना बनना चाहिए उतना बनता है, उससे ज्यादा नहीं भी बनता तो ज्यादा लोड नहीं लेना। सर नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ध्यान से सुनिए क्या बात है। सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन लेते ही है कंप्यूटेशन के लिए। ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस करते ही करते हैं, उससे नेट कंसिडरेशन आती है। नेट कंसिडरेशन से दो चीजें माइनस करते हैं, एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दो चीजें माइनस करते हैं। हाँ सर। इससे क्या आता है सर, कैपिटल गेन आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो शॉर्ट टर्म होगा। सर यही तो आता है, और क्या आता है? ठीक है सर। हमने एक प्रोविजन पढ़ा हुआ है सर, सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। क्या बोलता है सर? ये बोलता है भैया अगर कोई भी एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो उस पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को ना अपने को इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना होता है। यस सर करना होता है, हमें पता है ये चीज। लेकिन सर इसको सरकार ने चेंज किया, कहा कि सर अगर कोई भी एसेट आप 23 जुलाई 2024 से पहले सेल करते हो ना तो ये प्रोवाइजो होल्ड गुड करता है, यानी आपको इंडेक्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर बाद में सेल करते हो ना तो भैया नो इंडेक्सेशन, नो इंडेक्सेशन एट ऑल, नो इंडेक्सेशन व्हाटसो एवर। क्या बात कर दी सर, हमने तो पढ़ा हुआ था इंडेक्सेशन मिलता है। कहता है कोई इंडेक्सेशन नहीं। कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए सर नो इंडेक्सेशन। सर टैक्स कैलकुलेशन के लिए एक जगह पे इंडेक्सेशन का चॉइस दे दी उन्होंने, बट अदरवाइज कैपिटल गेन कंप्यूटेशन में देयर इज नो इंडेक्सेशन व्हाटसोएवर एट ऑल। बट इट सर समझ में आता है, सर समझ में आ गया अच्छे से। सर उसी के अलावा इंडेक्सेशन कैसे करता है ये ऑलरेडी नो। सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन से डिवाइड करना है, सीआईआई ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर से मल्टीप्लाई करना है अपने को। आपके अटेम्प्ट के लिए सर सीआईआई कौन सी है? 363 लगती है। पेपर में नॉर्मली क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए। सर अगर कभी भी आपने 1/4/2001 से पहले प्रॉपर्टी खरीद रखी है, कोई भी एसेट खरीद रखा है, तो आपको 1/4/2001 की एफएमवी मिल जाती है। सर अगर इमूवल प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर कोई इमूवल प्रॉपर्टी है जो 1/4/2001 के पहले खरीदी हुई है और उसमें अपने पास सर उसके अपने पास एफएमवी भी अवेलेबल है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अवेलेबल है, तो प्रोविजन कहता है सर एफएमवी कभी भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकती।
सरकारी वैल्यू से ज्यादा कभी भी आपकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती सर। दिस इज द थंब रूल, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस थिंग। सर कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1/4/2001 की पहले की होती है ना, उसको अपने को इग्नोर करना पड़ता है। वी ऑलरेडी नो दिस थिंग। सर इंडेक्सेशन में एक छोटा सा टेबल बना रखा है, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बड़े काम का है। कहता है सर अगर कभी भी रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है ना, सॉरी कोई कोई भी एसएससी, कोई भी एसएससी है सर, कोई भी एसेट सर अगर बजट के बाद बेच रहा है, 23 जुलाई के बाद सेल कर रहा है, उस पर कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला, चाहे जो कर लो। सर झुकाड़ लो, नतमस्तक हो जाओ सर, कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन सर अगर यही कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, और सर वो क्या कर रहा है, सर कोई भी एसेट बेच रहा है, इंडेक्सेशन नहीं मिलने वाला। इमोल प्रॉपर्टी सर बजट के बाद खरीदी, बजट के बाद बेची, सर कोई इंडेक्सेशन कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन सर अगर बजट के पहले खरीदी और बजट के बाद बेच रहा है, तो टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन देते हैं, लेकिन कभी भी कैपिटल गेन कंप्यूटेशन के लिए इंडेक्सेशन नहीं देते। कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, टोटल इनकम निकालते हैं, उसमें इंडेक्सेशन नहीं करना। लेकिन जब टैक्स कैलकुलेशन करेंगे नीचे, तो अपने को इंडेक्सेशन का एक छोटा सा इंपैक्ट देना पड़ता है, वो बस अवेलेबल है, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सर ग्रैंडफादरिंग कराएंगे क्या? ग्रैंडफादरिंग लिस्टेड सिक्योरिटीज में यस इट इज अवेलेबल, ग्रैंडफादरिंग अवेलेबल है। सर अपने को मत समझ में आ गया। सर फर्स्ट प्रोवाइजो, सर कभी भी अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट पर्सन है, इंडिया की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, ध्यान देना लिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए सर, कोई भी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है अदर देन लिस्टेड सिक्योरिटीज, तो जो कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन है ना, वो हम फॉरेन करेंसी में करने वाले हैं। हम कभी भी रुपीज में नहीं करने वाले कैलकुलेशन, हम फॉरेन करेंसी में करने वाले हैं। और फॉरेन करेंसी में भी कैसा सर, कन्वर्ट कैसे करेंगे सर? फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के शेयर्स बेचे, तो सेल वैल्यू मान लो 1 लाख रुपए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लो 50,000 रुपए, कैपिटल गेन कितना 50,000 रुपए, तो इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर प्रोविजन कहता है पहले जो सेल्स प्राइस है ना, इसको जो सेल की डेट होती है, सेल डेट के एवरेज प्राइस से आप कन्वर्ट करने वाले हो। सेल डेट जिस दिन सेल हो रही है ना, उस दिन के एवरेज प्राइस से आप कन्वर्ट करोगे। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर एक्विजिशन की डेट के एवरेज प्राइस से कन्वर्ट करने वाले हो इसको, फॉरेन करेंसी से। और फिर जो कैपिटल गेन आता है दोनों का डिफरेंस, सर इस डिफरेंस को सेल डेट की बाइंग प्राइस से कन्वर्ट करने वाले हो। ये आपको रूल्स थोड़े से याद होने चाहिए। अगर फर्स्ट प्रोवाइजो आता है पेपर में, तो लंका लगाता है, इसलिए आपको ये प्रोविजन याद होना चाहिए। ओके सर, समझ में आ गया अपने को। सर थर्ड प्रोवाइजो वगैरह आप छोड़ सकते हो, काम का नहीं। सर इंडेक्सेशन का बेनिफिट वैसे ही अब काम का नहीं है। सर फुल वैल्यू कंसिडरेशन भी काम का नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आ जाता है पता है आपके लिए? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूलिप टैक्सेशन। सृष्टि अग्रवाल विल सरचार्ज एंड एचएससी सेम इन वर्चुअल टैक्स 30% और इस फ्लैट टैक्स रेट। सृष्टि, टैक्स रेट इज 30%। आप कोई भी टैक्स रेट पकड़ लो, उसके ऊपर सरचार्ज आपको लगाना ही लगाना है। सरचार्ज हमेशा लगेगा। कोई भी टैक्स रेट हो, टैक्स रेट फिक्स होती है, उसके ऊपर सरचार्ज हमेशा लगाना है। इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी टैक्स होगी, उस पर सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। सरचार्ज कैन बी डिपेंडिंग अपॉन एसएससी। अगर इंडिविजुअल एसएससी है 37% सरचार्ज लग जाता है, अगर कंपनी है तो 12%, 5 7%, 2%, 5% ऐसे लगता है। सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, जो भी इनकम है उसमें सरचार्ज लगेगा ही लगेगा। और 4% उस पुतले को फेंक के ही मारने का, हमेशा फेंक के मारने का। सर यूलिप पे आ जाओ। सर यूलिप पे मैं आपको कुछ बताऊं इससे पहले आप इधर टेबल पे आओ। इधर टेबल पे आ जाओ। दिस टेबल विल टेल मच मोर देन व्हाट आई कैन स्पीक। इधर देखो। सर वी ऑल नो यूलिप क्या होता है। वी ऑल नो यूलिप क्या होता है, हमको पता है यूलिप में क्या होता है सर। आपकी कुछ हिस्सा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जाता है, कुछ हिस्सा कहाँ जा रहा होता है सर? कहाँ जाता है, कहाँ जाता है? म्यूचुअल फंड में जाता है। म्यूचुअल फंड में जाता है, वी नो। सर प्रोविजन क्या कहता है आपसे? आप पहले तो भेदभाव करो कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या यूलिप है, क्या वो 1010D में फॉल कर रहा है? क्या वो 1010D में फॉल कर रहा है? पहले तो आपको ये चेक करना है। अब सर 1010D क्या होता है? सर अगर आपको याद हो कि सर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने खरीद रखी है, खरीदते टाइम सर जो सम अश्योर्ड है, जो प्रीमियम है सर अप टू 10% ऑफ सम अश्योर्ड है। 10% ऑफ सम अश्योर्ड होता है ना, इस केस में सर जो मेच्योरिटी होती है वो एग्जेम्प्ट होती है। मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है सर, ऐसा 1010D कहता है। ओके सर, हमको पता है ये चीज, हमको अच्छे से पता है। अगर कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर 1010D फॉल करती है, यानी प्रीमियम 10% है, 15% है, 20% से कम है, तो उस केस पे मेच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है, ऐसा 1010D कहता है। तो यूलिप बोलता है भैया कोई भी ऐसी यूलिप हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, सर अगर वो 10% से ज्यादा चली गई ना, 10% ज्यादा चली गई ना, अगर कभी प्रीमियम 10% ज्यादा चला गया, एलआईसी का हो, यूलिप का हो, अगर 10% ज्यादा चला गया ना भैया, वो हमेशा आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर दैट आईएफओएस। उसको आईएफओएस में टैक्सेबल करवाओगे। जो भी सर आप प्रीमियम पे कर रहे हो, जो भी रिसीट मिल रही, दोनों का डिफरेंस हमेशा आईएफओएस में जाने वाला है, अगर प्रीमियम 10% से 15% से 20% ज्यादा है तो। ठीक है
सर व्हाट इफ प्रीमियम कम है? व्हाट इफ प्रीमियम कम है फिर क्या करेंगे? सर उस केस में देखना पड़ेगा कि आप यूलिप बेच रहे हो कि आप एलआई सॉरी यूलिप मैच्योर हो रही है कि आपकी एलआईपी मैच्योर हो रही है। सर अगर कभी भी यूलिप है ना, यूलिप यूलिप आपने इश्यू करवा रखी है सर 1 फरवरी 2021 से पहले, अगर 1 फरवरी 2021 से पहले की अगर यूलिप है, तो प्रोविजन कहता है सर भैया कितनी भी हो, अगर 10% वाली लिमिट को फुलफिल कर रहा है, इट विल बी एग्जेम्प्ट। आप 1 करोड़ का साल भर का प्लान खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10% वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है ना, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर आप 100 करोड़ वाला 1 साल का प्लान खरीद लो, अगर आपका क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो इट विल बी एग्जेम्प्ट। प्रोविजन कहता है कि अगर 1/2/2021 से पहले कोई भी यूलिप खरीदा, इट इज एग्जेम्प्ट, अगर वो 10% वाला क्राइटेरिया मीट कर रहा है। लेकिन सर अगर आपने बाद में कोई यूलिप खरीदा, 1 फरवरी 2021 के बाद में कोई यूलिप खरीदा, तो सरकार कहती है भैया अब रुक जाओ। कहती है अब रुक जाओ। अब अगर साल भर का प्रीमियम 2.5 लाख तक का है ना किसी भी यूलिप या यूलिप्स पे, सर कुल मिला के 2.5 लाख तक के प्रीमियम वाले यूलिप मैच्योरिटी पे एग्जेम्प्ट होंगे। बाकी सारे यूलिप जो कि 2.5 लाख से ज्यादा के हैं या एग्रीगेट में 2.5 लाख से ज्यादा जा रहे हैं, भैया उनको आपको कैपिटल गेन पे टैक्सेबल करवाना पड़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर समझ में तो आ रही है कि भाई पहले पूरा एग्जेम्प्ट होता था, फिर बाद में यूलिप को उन्होंने पकड़ा, कहा 1/4/2021 से पहले खरीदे हुए कितना ही हो, बस 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लो, एग्जेम्प्ट। बाद वालों को सर कहता है 2.5 लाख वाले के अंदर आ जाओ, 2.5 लाख के ऊपर है तो सब सब टैक्सेबल करवा देंगे। यहाँ टैक्सेबिलिटी कहाँ आती है? सर कैपिटल गेन हेड पे आ जाती है। गॉट इट सर, बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर हो गई बात। सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या बोलता है? सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलता है भैया 10% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया। मैंने बोला हाँ जी कर लिया। तो बोलते और बताओ क्या तुम 1/4/2023 से पहले इश्यू किए गए हो? मैंने कहा हाँ। सरकार बोलती चलो ठीक है तुम्हारा एग्जाम। अब अगर सर मैं मतलब पहले अगर मैं 1 करोड़ का सर साल भर का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता था, वो भी एग्जाम हो जाता था अगर 10% में आता था। लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया, कहा कि नहीं भैया रुको, इतना ज्यादा हम नहीं झेलने वाले। कहते हैं अगर 1/4/2023 के बाद अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है, इट इज नॉट यूलिप, ओनली लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है। प्रोविजन कहता है अगर साल भर का प्रीमियम 5 लाख तक का है, 5 लाख तक का है, तो भैया हम उसको एग्जेम्प्ट करवा देंगे। लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा का है ना, तो उस केस में जितना भी 5 लाख से ज्यादा जा रहा है ना, उसकी मेच्योरिटी को हम आईएफओएस हेड में टैक्स कराने वाले हैं। मेच्योरिटी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड आईएफओएस। इस बात का ध्यान देके चलना है। गॉट इट सर, समझ में मस्त तरीके से आ गया। सर अब बात क्या ध्यान देने वाली क्या बात है? सर ध्यान देने वाली ये बात है ना कि अगर यूलिप हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, सर अगर डेथ के टाइम पे किसी को मिल रही है ना, इट विल बी एग्जेम्प्ट। अगर डेथ के टाइम पे किसी को मिल रही है तो इट इज एग्जेप्ट। भैया अब तो कोई मर गया और फिर तुम उसको टैक्स ले रहे हो यार, दिस इज नॉट डन ना। तो कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो यूलिप को, इट विल बी एग्जेप्ट एट द टाइम ऑफ डेथ। ऑल्सो ध्यान क्या देने वाली बात है, जब कभी हम 5 लाख की लिमिट देखते हैं, मैंने मान लो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 4,80,000 रुपीज की, है 480 की, और सर उस पर जीएसटी भर दिया मैंने, सर जीएसटी लगता है इस पे 18%, मान लो जीएसटी लगता है, सर 18% जीएसटी 90,000 के बराबर है, मान लो फॉर द टाइमिंग मान लो 570 है। तो सर प्रीमियम कितना हो गया? सर मेरा प्रीमियम कितना हो गया? मेरा प्रीमियम 570 हो गया ना। तो क्या मेरे ये लिए टैक्सेबल होगी कि एग्जेम्प्ट होगी? राइट आंसर इज इट विल बी एग्जेम्प्ट। व्हाई सर इट विल बी एग्जेम्प्ट? बिकॉज सर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में हमेशा विदाउट जीएसटी वाला कंपोनेंट देखना पड़ता है प्रीमियम के लिए। गॉट इट सर, अपने को मस्त समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसके मेच्योरिटी के बारे में समझना पड़ेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। सर एलआईपी की मेच्योरिटी कैसे होती है? सर देखना, फॉर एग्जांपल मैंने 5.7 लाख रुपीस का आपने हमें 5.7 लाख रुपीस का हर या 6 लाख रुपीस का हर साल प्रीमियम भरा, 6 लाख का प्रीमियम भरा हर साल में। ठीक है सर, 10 साल के लिए भरा यानी 60 लाख रुपीस भरा, और मेच्योरिटी मिल रहा है मेरे को 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ मिल रहा है। सर इसका टैक्सेशन कैसे करेंगे? सुनना सर, पहली बात तो 1 करोड़ रुपए मिला तो 1 करोड़ रुपए मिलने की कंसिडरेशन आ गई, माइनस डिपॉजिटेड सम कितना हो गया? सर 60 लाख हो गया। सर इतना ही करेंगे ना, 40 लाख मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा ना, ऐसा ही करना चाहिए ना अपने को तो। राइट आंसर इज ना बाबा ना, इतना आसान नहीं होता। सरकार कहती है देखो तुम इंटेलिजेंट इंसान हो, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, दिमाग लगाओ। सरकार कहती है कि भैया तुमने हर साल 6 लाख का प्रीमियम भरा हुआ है, लेकिन हर साल तुमने 80सी में 1.5 लाख का डिडक्शन भी तो लिया होगा। बात तो सही है। सर हर साल आपने 80सी में डिडक्शन भी लिया होगा ना, तो भैया आपके हाथ में टैक्सेबल आपने जमा तो सर कितना करा है? सिर्फ 1.5 लाख ही जमा कराया हुआ है। ओ सॉरी 4.5 लाख ही तो जमा करवाया हुआ है। प्रोविजन कहता है पूरे पे नहीं देने वाले डिडक्शन आपको। पूरे 6 लाख को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने नहीं देंगे। जितना भी आपने 80 में डिडक्शन क्लेम कर रखा है ना, उतना हम यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे। यानी कुल मिला के सर आपको डिडक्शन में 45 लाख ही मिलने वाला है, और कुल मिला के 55 लाख रुपीस आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। ओह! ऐसा? क्या बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर, समझ में आ रही है।
सर इसमें एक और बात सुनो, इसमें क्या कहता है वो, अगर कभी भी जो जीएसटी कंपोनेंट है ना सर, उस जीएसटी कंपोनेंट को हटा के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने दिया जाता है, क्योंकि वैसे भी जीएसटी कंपोनेंट को लिया नहीं था हमने कैलकुलेट करने के लिए। जीएसटी कंपोनेंट को हम एग्जाम्पशन में भी नहीं लेते सर, जो एटीसी का डिडक्शन है उसमें भी नहीं लेते। तो कहते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करते टाइम पे जीएसटी कंपोनेंट हटा के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करनी है। दिस इज दी रूल। क्या बात समझ में आती है? हाँ सर, मस्त समझ में आ जाती है। सर यूलिप के बारे में एक दो छोटी छोटी और बातें, एग्जाम्पल देख लो। यूलिप क्या बोलता है भैया, देखो यूलिप सर फॉर एग्जांपल अगर हमने 1/4/2001 को, सॉरी 1/1/2021 को, 1/1/2021 को एक यूलिप खरीदा, कितना? 50 लाख का। सर उसका कितना है प्रीमियम? साल भर का प्रीमियम 5 लाख रुपए। सर कहना है इसे कि 10 डी में फॉल कर रहा है, 10% के अंदर है। हाँ सर 10% के अंदर है ना। और सर 1/2/2021 के पहले का है, तो इट विल बी ऑलवेज एग्जाम्प्ट, ये तो एग्जाम्प्ट होगा। हाँ सर बात तो सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात है, दिस विल बी एग्जाम्प्ट। ओके, 1/2/2021। सर जिस दिन निर्मला ताई ने बोला कि भैया 2.5 लाख तक ही एग्जेप्ट है, तो मैंने क्या उस दिन एक यूलिप खरीद लिया। कितना यूलिप खरीदा सर? 12 लाख रुपए का एक यूलिप खरीदा, सम शॉर्ट 12 लाख रुपए। और साल भर का प्रीमियम कितना है सर? 1,20,000 रुपीज है। सर क्या 10 10 डी में फॉल कर रहा है? राइट आंसर इज यस, इट फॉल्स अंडर 10 10 डी। सर जो एग्जामेशन पे पैसा मिल रहा है ना, ये मेरे लिए एग्जेप्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। मैंने अगले ही दिन एक और यूलिप खरीद लिया। सर अगले ही दिन एक और यूलिप खरीद लिया, और सर यूलिप कितने का खरीदा? सर 13 लाख रुपए का यूलिप खरीद लिया। ठीक है सर, खरीद लिया। उसमें से 1,30,000 मेरा क्या है? 1,30,000 मेरा प्रीमियम है। सर क्या 10 10 डी में फॉल कर रहा है? राइट आंसर इज यस, 10 10 डी में फॉल कर रहा है, क्योंकि सर प्रीमियम मेरा कम ही है, प्रीमियम 10% के बराबर ही। सर क्या ये एग्जाम्प्ट होगा? हाँ सर ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। सर अब साल बदल गया, नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, फाइनेंशियल ईयर 21-22 आ गया। यहाँ पे मैंने एक और यूलिप खरीदा 24 लाख रुपीज का, और 240 का प्रीमियम मैंने साल भर में भरा। क्या 10 10 डी फॉल कर रहा है? यस सर, 10 10 डी में ये भी फॉल कर रहा है, क्योंकि 10% तक ही है प्रीमियम। ठीक है सर, ये भी कोई दिक्कत नहीं। क्या एग्जेम्प्ट होगा? सर एग्जेम्प्ट करवाते टाइम देखना पड़ेगा क्या एग्रीगेट प्रीमियम साल भर का 2.5 लाख का है। सर अप्रैल में तो मैंने 240 का प्रीमियम भरा, लेकिन आगे चल के इन दो पॉलिसीज का भी तो प्रीमियम भरना पड़ेगा, और जब इन दो पॉलिसीज का भरूंगा तो साल भर में प्रीमियम सर 2.5 लाख से ज्यादा चला जाएगा। अब ना यहाँ मेरे को चॉइस करनी पड़ेगी। अब यहाँ चॉइस करनी पड़ेगी, या तो यूलिप 4 को एग्जेम्प्ट करवा लूं, या तो यूलिप 2 और 3 को साथ में एग्जेम्प्ट करवा लूं। दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी पड़ेगी। या तो यूलिप 2 3 पकड़ के 4 को टैक्सेबल करवा लूं, या 4 को पकड़ के 2 और 3 को टैक्सेबल करवा लूं। सर कुछ तो करना पड़ेगा। तो सर कहता है आपको चूज करना पड़ेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो चूज कर लो। हम 2 और 3 को एग्जेम्प्ट करवा के 4 को टैक्सेबल करवा देंगे। सर कितने रेट से टैक्सेबल होता है? ध्यान देना सर, कभी भी अगर यूलिप टैक्सेबिलिटी आती है ना, तो 112A में आती है। इसका आपको ध्यान देके चलना है। बताओ क्या ये बात समझ में आई यूलिप का टैक्सेशन? क्या यूलिप टैक्सेशन समझ में आया? सर समझ में तो आ गया, मस्त समझ में आ गया। आगे बढ़े। अभी तक हम 8th कॉन्सेप्ट में हैं, मस्त स्पीड से चल रहे हैं, और ऐसे ही बढ़िया तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। अभी देखो सर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लम सेल। सर स्लम सेल आपने क्वेश्चन आंसर में तो दिया नहीं। अभी तृप्ति जी ने पूछा कि सर स्लम सेल आपने क्वेश्चन आंसर में तो दिया नहीं, तो भैया कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट ना, क्वेश्चन आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। अगर एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता तो आपके कंसेप्ट आपके साथ होने चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्लम सेल में, मैं तुमको बताऊं। पीरियड ऑफ होल्डिंग कंसेप्ट में चेंज हुआ, कि ऑलरेडी नो कि पीरियड ऑफ होल्डिंग पहले सब चीजों की 3 साल होती थी, लेकिन बाद में चेंज करके 2 साल कर दी गई। स्लम सेल में चेंज नहीं किया ना। स्लम सेल की देखो खास बात क्या होती है सर, आप पूरी अंडरटेकिंग ना बेच के सर एक डिवीजन को सर बेच रहे हो विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू सिंगल एसेट्स। सर मेरे पास मान लो 2 यूनिट्स है, एक है सर सॉफ्टवेयर यूनिट और एक है हार्डवेयर यूनिट। राहुल के नाम, राहुल के पास 2 यूनिट्स, एक सॉफ्टवेयर यूनिट है और एक हार्डवेयर यूनिट है। सर मेरे को ना सॉफ्टवेयर यूनिट बेचनी है सर, पूरा एक एक एसेट नहीं बेचना। सर मैंने पूरी यूनिट को एक बार में 5 करोड़ में बेच दिया। सर दिस इज नथिंग बट स्लम सेल। मैं पूरी एंटिटी एक बार में ना बेच के, या पूरे एसेट्स को एक एक करके ना बेच के, पूरी यूनिट को ही मैंने बेच दिया। दिस इज नथिंग बट स्लम सेल। अब सर स्लम सेल की दिक्कतें क्या होती है? सर आपके पास एसेट की वैल्यू नहीं है, एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं है, तो आप कैसे कैपिटल गेन निकालोगे? तो प्रोविजन कहता है इसका कैपिटल गेन निकालना हम सिखा देंगे, इसका कैपिटल गेन का निकालना हम सिखा देंगे। बस तुम कुछ बातें तो सुनो। क्या बातें सुनो सर? सर कहता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कभी इंडेक्सेशन नहीं कर पाओगे आप, बजट से पहले भी नहीं कर सकते थे, बजट के बाद भी नहीं कर पाओगे आप। सर 3 साल होल्ड करोगे यूनिट को, अगर उस यूनिट को जो बेच रहे हो उसको अगर 3 साल होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म बनेगा, अगर 3 साल से कम होल्ड किया तो इट विल बी शॉर्ट टर्म। ओह सर ऐसा है क्या? तो समझ में आया। यहाँ पे ना 3 साल वाला याद रखना है। अगर कोई आपको नींद में बोलता है ना कि भैया 2 साल के लिए यूनिट होल्ड की है, बजट में तो चेंज हो गया है, मत करना, चेंज कर लो। अगर बुक में भी लिखा हुआ है चेंज कर लो। फिर कभी भी अगर कैपिटल गेन निकालोगे ना, तो कैपिटल गेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। कैपिटल गेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है सर, एक तो चाहिए होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और एक चाहिए होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होती है सर, एक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
फुल वैल्यू कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं सर? एफएमवी 1 पकड़ो, एफएमवी 2 पकड़ो, व्हिचएवर इज हायर पकड़ लो, इसको फुल वैल्यू कंसिडरेशन मान लो। और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर कैसे पकड़ निकालोगे? सर नेटवर्थ निकाल लो, सर इससे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई, माइनस कर लो सर कैपिटल गेन आ जाएगा। ओह! सर ऐसा निकालते हैं? हाँ सर ऐसे ही निकालेंगे। सर कैसे? एफएमवी 1 क्या, एफएमवी 2 क्या, नेटवर्थ क्या? देखो सर कहता है कभी भी अगर कभी भी कोई एसेट है नेटवर्थ बता रहा हूँ नेटवर्थ बैलेंस शीट पकड़ेंगे पूरी की पूरी बैलेंस शीट ठीक है बैलेंस शीट में जितने भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है ना उनकी डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट उठा लेंगे मेरे पास कोई भी एसेट है सर कोई भी डेप्रिशिएबल एसेट्स है सर फॉर एग्जांपल मेरे पास लैब मेरे पास बिल्डिंग है मेरे पास मशीनरी है मेरे पास फर्नीचर है मेरे पास जो भी एसेट है सर डेप्रिशिएबल एसेट्स उन सबकी सर डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट उठा लेंगे अच्छा सर ठीक है सर अगर इसमें कोई रिवैल्यूएशन कर रखा है ना उसको पूरी तरह से इग्नोर कर लेना मस्त इग्नोर कर सर उसके अलावा बाकी कोई भी एसेट है सर फॉर एग्जांपल डेटर्स है मेरे पास कैश रखा हुआ है मेरे पास बैंक बैलेंस रखा हुआ है मेरे पास एफडी रखा हुआ है मेरे पास लैंड रखी हुई है जो कि डेप्रिशिएबल नहीं है सर उनको क्या करोगे बुक वैल्यू पे उठा लोगे मस्त बुक वैल्यू पे उठा लेना एंड लास्ट में कहता है सर जो भी 3580 के या फिर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है इनको नेल उठा लेना जितनी भी लाइबिलिटीज है सर माइनस कर देना सर इससे आपका क्या आ जाएगा सर नेटवर्थ आ जाएगा अगर कभी भी नेटवर्थ नेगेटिव आ जा रहा है अगर आपकी वैल्यू जीरो से भी कम निकल रही है तो आप अपनी वैल्यू जीरो मानना एंटिटी की उससे कम तो मत ही मान समझ में आ गया क्या सर? सर अपने को नेटवर्थ निकालते आ गया। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालते हैं, ये आ गया। सर इसमें एग्जामिनर परेशान करता है आपको, क्या बोल के परेशान करता है? सर एग्जामिनर क्या करता है ना कि डेप्रिशिएबल एसेट्स को ना रीवैल्यू कर देता है। तो उस रिवैल्यूएशन का जो इम्पैक्ट है ना आपको खत्म करना पड़ेगा। रिवैल्यूड है तो रिवैल्यूएशन हटाना पड़ेगा अपने को। बस इतना सा इम्पैक्ट देना पड़ जाता है। परफेक्ट सर। अब सर क्या बताना है हमें? हमें एफएमवी 1 और एफएमवी 2 सीखना है। सर एफएमवी 1 और एफएमवी 2 कैसे सीखते हैं? सर इतना ध्यान दो, गए, जो एसेट यूनिट के साथ गए, सर उन एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू इज़ एफएमवी 1 और जो पैसा, जो चीज़ें मिल रही हैं बेच के दैट इज़ एफएमवी 2 जो गया जो गया उसकी एफएमवी उसकी उसकी एफएमवी एफएमवी 1 कहलाती है। जो मिल रहा है उसकी एफएमवी एफएमवी 2 कहलाती है। सर फॉर एग्जांपल अगर कभी भी यूनिट बेची मैंने यूनिट बेची और यूनिट बेचने के साथ-साथ ना मैंने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वो भी साथ में बेच दी। तो कहता है उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की आप क्या पकड़ोगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पकड़ लो आप, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पकड़ लो। अगर कोई भी शेयर्स बेच दिया आपने यूनिट के साथ-साथ, तो कहता है उन शेयर्स की ना सर फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो आप। सर कहता है अगर आपने कोई ज्वेलरी दे दी, कोई आर्टिस्टिक्स वर्क सर फॉर एग्जांपल मेरे पास यूनिट में एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग थी मोनालिसा की, उस पेंटिंग को मैंने बेच दिया, तो कहता है सर उसकी ओपन मार्केट वैल्यू ले लो। सर कहता है यही नहीं, बाकी जितने भी एसेट्स है ना, ज्वेलरी के अलावा, शेयर्स के अलावा, प्रॉपर्टी के अलावा यानी इन तीनों के अलावा जितने भी एसेट्स हैं, इन सब की सर बुक वैल्यू ले लो। सर इन चारों को टोटल करोगे, माइनस सर लायबिलिटीज़ करोगे ना, आपके पास क्या आ जाएगी? फेयर मार्केट वैल्यू 1 आ जाएगी। यानी जो-जो एसेट आपने दिए उनकी फेयर मार्केट वैल्यू आ जाएगी। सर एफएमवी 2 कैसे निकालते हैं? जो-जो रिटर्न में मिला, सर मैंने मनी यूनिट बेची। यूनिट के बदले जो कैश मिला, बैंक को पैसे मिले, सर दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ एफएमवी 1 सॉरी एफएमवी 2 उसके अलावा सर मैंने यूनिट बेची, यूनिट बेच के ना मेरे को पैसे नहीं मिले, मेरे को उन्होंने रिलायंस के शेयर्स दे दिए। मेरे को उन्होंने सर वरुण बेवरेजेस के शेयर्स दे दिए। मेरे को उन्होंने आईआरसीटीसी के शेयर्स दे दिए। सरकार कहती है सर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ लो। मैंने अंडरटेकिंग बेची, अंडरटेकिंग बेच के ना सर मेरे को उन्होंने बिल्डिंग दे दी, मेरे को प्रॉपर्टी दे दी गुड़गाँव की डीएलएफ एस्टेट में। सरकार कहती है उसकी भी एसडीवी पकड़ लो। मैंने सर कोई उनको यूनिट बेची, यूनिट को बेच के ना उन्होंने मेरे को सोनालिसा की पेंटिंग दे दी। मोनालिसा की मजनू भाई का जो गधेड़ा था ना सर वो वाली पेंटिंग मेरे को दे दी। सर प्रोविज़न क्या था उसकी ओपन मार्केट वैल्यू पकड़ लो। सर जब इन चारों का टोटल करोगे आपके पास एफएमवी 2 आ जाएगी। एफएमवी 1 और एफएमवी 2 में से जो हायर होता है ना एफएमवी 2 इन दोनों में से हायर वाले को पकड़ना है अपने को और ये हमारी बन जाती है सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर एफएमवी 2 को आज तक अभी क्वेश्चन वाले ने टच नहीं किया। अगर करता है तो जो मैंने आपको बताया इस कांसेप्ट को याद रखना। एफएमवी 1 इंप्लाइज जो एसेट गए उनकी फेयर मार्केट वैल्यू। एफएमवी 2 जो एसेट आया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू दैट इज इट। यहाँ पे बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आता है बिल्डिंग में। सर बिल्डिंग में हमेशा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके चलनी है। बिल्डिंग में अगर आपको फेयर मार्केट वैल्यू दे रखा है, आँखें बंद करनी है। बिल्डिंग में बुक वैल्यू दे रखी है सर, बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, फिर आँखें बंद कर लेनी है अपने को। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। सबसे ज़्यादा स्लम सेल में कन्फ्यूजन होता है सर बिल्डिंग की वैल्यू कैसे पकड़ें? सर एग्ज़ामिनर आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए क्या दे देता है? बोलेगा सर बिल्डिंग की कॉस्ट थी सर 10 लाख रुपए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है सर 5 लाख रुपए, उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू है सर 20 लाख रुपए। सर बच्चे को लगता है कि स्लम्स ये होगा एफएमवी 20 लाख लेंगे, एफएमवी 20 लाख लेंगे। भैया तुमको जब बोल दिया मैंने एसडीवी मतलब एसडीवी, एसडीवी मतलब एसडीवी, बस एसडीवी लेके चलनी है आपको एंड एसडीवी के साथ ही आपको आगे बढ़ जाना है। बात समझ में आई क्या? सर समझ में आ गई।
सर जिस दिन आप बेच रहे हो यूनिट उस दिन की आपको वैल्यू निकालनी है। उसके अलावा एक सीए रिपोर्ट ले लेना, ऑडिट से पहले जमा करवा देना। सर उसके अलावा स्लम सेल में अगर टैक्स बचाना है तो फिर क्या करना है? भैया मैं स्लम सेल कर रहा था, बहुत सारा टैक्स लगने लग गया। मेरे को बचाना है सर, क्या करूँगा? उसके लिए सर 2-3 नियम बताए गए। क्या नियम बताए गए सुनना। सर कहता है फॉर एग्जांपल एक राहुल प्राइवेट लिमिटेड है। सर इसने स्लम सेल करनी है, मान लो सॉफ्टवेयर डिवीजन अपनी अलग करनी है। तो कहता है सॉफ्टवेयर डिवीजन अलग करके आप डीमर्जर कर लो ना। डीमर्जर में वैसे ही टैक्स बचता है तो सर भैया डीमर्जर कर लो आप। दूसरा, सर अगर आप चाहो तो सर जिस एंटिटी को सेल कर रहे हो ना इस यूनिट को, सर उस एंटिटी को अपना 100% सब्सिडियरी बना दो और फिर उसके बाद सेल कर लो। सर इन दोनों ही केसेस में ट्रांसफर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बन जाता है। देयरफॉर देयर विल बी नो टैक्स इम्प्लीकेशन। तो अगर एग्जाम में आता है कि सर कैसे टैक्स बचा है स्लम सेल में, तो आपको ये 2 पॉइंट लिख के आने हैं। या तो डीमर्जर कर लो अपनी यूनिट का, या तो एक काम कर लो अपना ही यूनिट जिस एंटिटी को बेच रहे हो उसको पूरा खरीद लो। तो आपकी 100% सब्सिडियरी बन जाएगी, तो जो ऐसे ट्रांसफर होंगे इट विल बी एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। समझ में आ गया? यस सर आ गया। कुछ पॉइंट नंबर 9 सॉरी कॉन्सेप्ट नंबर 9 सर कॉन्सेप्ट नंबर 9 क्या बात करता है? एक अलग ही अतरंगी से अटपटे से टॉपिक के बारे में बात करता है। क्या बात करता है सुनना। एग्जांपल पे आओ सीधे। सर अगर कभी पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को एसेट मिल रहा है। पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को एसेट मिल रहा है सर एट द टाइम ऑफ या तो रिकॉन्सिलिएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं सर होता क्या है। अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को एसेट मिलते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्सिलिएशन, देखना फर्म से पार्टनर को मिलता है। मतलब दुनिया इसको कितना ही मुश्किल बोलती होगी, जितने लोग यहाँ सुन रहे हो ना उनके लिए बहुत आसान लगेगा, बहुत ही आसान लगने वाला है, तुम बस सुनो। सर अगर फर्म पार्टनर को एसेट देती है, ठीक है, तो 2 प्रोविजन लगते हैं सर। एक तो डिसोल्यूशन पकड़ना है आपको, डिसोल्यूशन या रिकॉन्सिलिएशन। सर कुछ भी हो रहा होगा इस केस में सर 9 भी लग जाता है। और सिर्फ सर रिकॉन्सिलिएशन के केस में, रिकॉन्सिलिएशन केस में 45(4) लग जाता है। अब सर डिसोल्यूशन क्या होता है? सर डिसोल्यूशन फॉर्म बंद हो गई। रिकॉन्सिलिएशन मतलब क्या होता है? सर पीएसआर चेंज हो गया, आप एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुआ, सर इन सब केसेस को रिकॉन्सिलिएशन बोलते हैं। अगर कभी भी डिसोल्यूशन हो रहा है तो 9 भी लगेगा, अगर रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है तो उस केस में 45(4) लगने वाला है। अब सर एग्जैक्टली क्या कह रहा होता है, एक बार इस एग्जांपल को देखो मेरे साथ, बिल्कुल दिल से समझ में आ जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। देखो, मिस्टर प्रेम एक पार्टनर एक फर्म में एक्सेंट कंपनी में, एक्सेंट कंपनी मिस्टर प्रेम पार्टनर है, ठीक है भैया होंगे, मुंबई की कंपनी है। एक्सेंट कंपनी में 4 पार्टनर्स हैं। देखो देख एक्सेंट कंपनी है 1 2 3 4 और चौथे है मिस्टर प्रेम, इंक्लूडिंग प्रेम हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। सर इनका 25% शेयर है। ओह ठीक है। ऑन दी सेट डेट, जिस दिन सर हुआ, जिस दिन क्या, 1 अप्रैल 2024 में कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच ऑफ द पार्टनर स्टूड एट 32 लाख रुपीस। सर 32 लाख रुपए कैपिटल बैलेंस था हर पार्टनर का। सर इनके सेटल करने के लिए, ड्यू सेटल करने के लिए फर्म ने क्या किया, अपनी लैंड को रिवैल्यू किया, ठीक है किया। वैल्यूअर ने सेल्फ जनरेट गुडविल निकाली, सर 70 लाख की सर निकाली। दी फर्म हैज फॉलोइंग कैपिटल एसेट, इसकी डिटेल दे रखी है सर, डिटेल भी दे रखी है, कुछ चिंता वाली बात ही नहीं है अपने को। अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, जब पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा आपको। सर लैंड थी पुणे की, फिर 15 लाख की थी, वैल्यू वैल्यू कितनी निकली, 50 लाख निकली। नागपुर की 25.4 लाख की थी सर, इसकी वैल्यू कितनी निकली सर, 45 लाख निकली। मुंबई की लैंड सर 88 लाख की थी सर, 250 लाख की निकली। और सर सेल्फ जनरेट गुडविल 0 थी, अब 70 लाख की हो गई। ठीक है सर समझ में आ गया। अब 1/4/2024 को एक्सेंट कंपनी ने नागपुर वाली लैंड जो कितने की थी सर, 25.4 लाख की कॉस्ट थी और 45 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू थी सर, और 15 लाख रुपए सर प्रेम को दे दिए। अब सर यहाँ हुआ क्या, 32 लाख की कैपिटल थी प्रेम की, उसको आपने 45 लाख की लैंड दे दी और 15 लाख रुपए का आपने कैश भी दे दिया। 32 लाख की कैपिटल थी, आपने 60 लाख दे दिया। भैया ठीक है समझ में तो आ रहा है बात। सरकार बोलती है अरे रुक जाओ ना रे बाबा, रुक जा सामने से, रुक जा सामने से। सरकार बोलती है ये तो तुम पार्टनर को दे रहे हो लैंड, पार्टनर को दे रहे हो। अगर यही लैंड तुम दुनिया में बाहर बेचने जा रहे होते तो कितने में बिकती, निकालो ना एक बार। सरकार बोलती है तुम हमारे कहने पे निकालो तो सही, एक बार दुनिया में अगर बेचने जाते हैं इस प्रॉपर्टी को तो कितने में बिकती। मैं बोलता हूँ चलो निकालते हैं। सर 45 लाख में बिक जाती, यस सर 45 लाख में बिक जाती, अगर दुनिया में बेचने जाता तो 45 लाख में बिक जाती। सर उसके अलावा सर कितना कैपिटल गेन आता फर्म के हाथ में, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25 लाख है, 25.4 लाख। बजट से पहले बेचे तो इंडेक्सेशन मिल जाता, 254 इंटू 363। सर अभी फॉर द टाइमिंग मान लो मैंने सही किया हुआ है, 36.3। कुल मिला के सर कैपिटल गेन आता 8.7 लाख रुपीस का। दुनिया की फर्म गवर्नमेंट क्या बोलती है, बोलती है अरे भैया तुमने पार्टनर को दिया है, अगर यही एसेट तुम दुनिया वाले को बाहर बेचते, दुनिया में किसी और को बेचते तो 8.7 लाख का कैपिटल गेन तो लगता ना।
8.7 लाख का तो कैपिटल गेन लगता ना। बताओ लगता कि नहीं लगता? हाँ सर, लगता ही लगता ना, क्योंकि अगर पार्टनर को दे रहे हो या दुनिया में किसी और को दे रहे हो सर, कायदे से कैपिटल गेन तो लगता ही लगता। तो बोलती सरकार भैया इस पे टैक्स भर दो ना। अब टैक्स कितना निकलेगा सर? बजट से पहले 20% टैक्स रेट था, प्लस उसके अलावा 4% एजुकेशन सेस था, निकालो तो कितना होता है? 8,70,000 का 20% प्लस 4%, सर कुल मिला के 1,80,960 रुपीज का कैपिटल गेन आ जाता। क्या इस बात से सब एग्री कर पा रहे हो कि भैया इतना कैपिटल गेन तो आता ही आता, इतना टैक्स लगता ही लगता? अगर ये मैं दुनिया में किसी और को बेच रहा होता तो, पार्टनर को ना देके अगर दुनिया में बेचता तो इतना टैक्स लगता ही लगता। राइट आंसर इज हाँ सर, ये तो समझ में आ गया अपने को, ऐसा तो होगा ही होगा। ठीक है सर, इतना तो लगेगा। सर कुछ नहीं, यही है 9 बी। 9 बी कहता है भैया, इतना ही कहता है कि अगर दुनिया में किसी और को बेचते तो इतना टैक्स लगता ही लगता। सर ये 9 बी बताता है अपने को। ठीक है सर, मस्त समझ में आ गया सर, इतना तो आज तक सोचा ही नहीं था हमने, इतना सिंपल होगा। जोक सपाट वापस। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आओ। सरकार बोलती है अच्छा, ओ चलो ठीक है, अगर दुनिया में बेचते तो तुम्हारी पार्टनर की कैपिटल कितनी होती? सुनना ध्यान से, गौर फरमाइएगा। अगर तुम दुनिया में बेचते तो पार्टनर की कैपिटल कितनी होती? सर पार्टनर्स कैपिटल निकालनी है। सर पहले तो पार्टनर्स कैपिटल निकालने के लिए अपने को पार्टनर्स कैपिटल में गेन डालना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट में गेन को डालना पड़ेगा। सर गेन कितना है? सर 45 लाख की आप बेचते, अगर दुनिया में बेचते तो 45 लाख में बिकती। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25.4 लाख है। ठीक है, 45 लाख माइनस 25.4, कुल मिला के 19 लाख, 19.6 लाख का हर पार्टनर की कैपिटल में एडिशन होता, टोटल कैपिटल में एडिशन होता। लेकिन सर इस गेन के लिए सर टैक्सेस भी लगे हैं, 1.8096 रुपीज के टैक्सेस भी लगे हुए हैं। यानी कुल मिला के, एक सेकंड रुकना, कुल मिला के 18960, कुल मिला के 17 लाख, रुकना एक सेकंड, 17 लाख 79,040 रुपीज का टोटल पार्टनर्स कैपिटल में एडिशन हो जाता। अगर बाहर बेची होती ना तो इतना फायदा तो होता सब पार्टनर्स को, सबकी पार्टनर्स कैपिटल इतने से बढ़ती। इसको डिवाइड बाय 4 करता हूँ। सर प्रेम की कैपिटल कितने से बढ़ती? 444,760, 32 लाख पे इतनी कैपिटल बढ़ जाती प्रेम की। 36,44,760, इतनी कैपिटल बढ़ जाती। कहना है सही गलत किया कि मैंने सही किया, क्या आप ये बता सकते हो सही क्या गलत किया? बड़ा सिंपल सा पॉइंट है ना। गवर्नमेंट बोलती है अभी वर्चुअल दुनिया में जियो, हम कहते हैं गवर्नमेंट बोलती है वर्चुअल दुनिया में जियो। भैया अगर तुम बाहर बेचते तो इतना फायदा होता, हाँ फायदा होता, तो उस पर टैक्स भरो, वो 9 भी कह रहा है। अच्छा बुक में कितना फायदा होता है? सर बुक में फायदा निकालने के लिए सर सेल्स माइनस कॉस्ट मैंने किया ऐड, प्लस जितना टैक्स भरा माइनस किया उसको, कुल मिला के डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पार्टनर्स से, सर मेरा टोटल में बेनिफिट आ गया, कैपिटल आ गई। सरकार फिर उंगली पकड़ के बोलती है भैया तुम्हारी कैपिटल कितनी थी? 36,44,760 की पार्टनर कैपिटल थी ना, तुमने दिया क्या उसको? तुमने 45 लाख का एक घर दे दिया, 15 लाख रुपए का कैश दे दिया। सर क्यों दिया 60 लाख रुपए उसको? क्यों दिया उसको 60 लाख रुपए? सरकार बोलती है क्यों दिया 60 लाख रुपए? भैया उसकी कैपिटल जब थी सिर्फ 36 लाख की, तो तुमने 60 लाख रुपए क्यों दिया? सरकार बोलती है कहीं ना कहीं उस पार्टनर से तुमको कुछ फायदा हुआ है। रिमेंबर दीज वर्ड्स। सरकार क्या पॉइंट आउट कर रही है? सरकार बोल रही कहीं ना कहीं उस पार्टनर से तुमको कोई फायदा हुआ, इसलिए तुमने उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए। तुमको फायदा हुआ ना, तो भैया उस फायदे पे टैक्स 36.4476 माइनस करेंगे, जो डिफरेंस आया ना, इस पे टैक्स भरेंगे 23, 55, 240। इतने पे टैक्स भरेंगे। किस सेक्शन में? ये कहता है सेक्शन 45(4). दो बातें बोली मैंने, अगर बाहर बेचते तो कितना टैक्स लगता, उसी एसेट को पार्टनर को दिया तो जितना ज्यादा दिया उस पे टैक्स भरो। सर लेकिन जा तो एक बार ही रहा है एसेट, जा तो एक बार ही रहा है सर, एक ही एसेट एक बार ही जा रहा है, तो इस पे दो बार टैक्स क्यों लगा रहे हो? सरकार कहती है यार, ऐसा निर्मला ताई के सामने किसी ने पूछा, निर्मला ताई भी लाइक रुको ऐसा, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई डू? निर्मला ताई बोलती चलो ठीक है हटाओ, ये टैक्स, ये जो कैपिटल गेन है ना, अभी टैक्स तो भर दो, अभी टैक्स भर दो, लेकिन जितना भी कैपिटल गेन है ना, कैपिटल गेन है ना, इसका क्या करने वाले हो आप? सर इसको आप अपोर्शन करने वाले हो, अपोर्शन करने वाले हो कहाँ पे? सर जितने भी आपके कैपिटल एसेट्स रीवैल्यू हो रहे हैं ना, जितने भी कैपिटल एसेट रीवैल्यू हो रहे हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल पुणे की लैंड 35 लाख से रीवैल्यू हो रही, मुंबई वाली लैंड सर 168 लाख से रिवैल्यू हो रही है, सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल 70 से रिवैल्यू हो रही है। तो जितना भी कैपिटल गेन है ना, इस रेशियो में 35:108:70 के रेशियो में सर बांट दिया जाएगा। सर जैसे फॉर एग्जांपल देखो इधर,
पुणे की लैंड सर 15 लाख की थी, 35 लाख से 50 लाख से रिवैल्यू किया गया, 15 लाख का इंक्रीमेंट है। तो कहता है जितना भी रेशियो है ना 23 लाख का कैपिटल गेन 35:261 के रेशियो में बांटेंगे, सर इतना एट्रीब्यूशन होगा पुणे वाली लैंड को। यानी पुणे वाली लैंड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या करूंगा सर, 308 ऐड कर दूंगा। यानी आगे चल के कभी भी जब पुणे वाली लैंड बेचूंगा ना, पुणे वाली लैंड बेचूंगा ना, तो बेचते टाइम इतना मेरे को कैपिटल गेन में रिडक्शन मिल जाएगा, मेरे को इतना कैपिटल गेन माइनस करने दे दिया जाएगा। जो भी कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा ना, उसमें से 3 लाख का कैपिटल गेन माइनस कर दिया जाएगा। यानी अभी आप एक्स्ट्रा टैक्स भर दो, जितना एक्स्ट्रा टैक्स भर रहे हो ना, उतना कैपिटल गेन आपको माइनस करने दे दिया जाएगा फ्यूचर में। जो भी टैक्स आप 45(4) में भरते हो, उसका डिडक्शन आपको आगे चल के मिल जाता है। सिमिलर 45(3), 45(9)(b) और 45(4) तीनों एओपी, बीओआई और उनके मेंबर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन पे भी अप्लाई हो जाते हैं। बताओ 45(4) समझ में आया क्या? 45(4) समझ में आया क्या? क्या 45(4) समझ में आया? क्योंकि जितना हौले-हौले से यहाँ नीचे से ऊपर मैं लेके गया हूँ ना, इट इज़ नॉट दैट ईज़ी टू ग्रैब। बट क्योंकि हम ला एक दिन पहले पढ़ रहे हैं, इट इज़ रिलेवेंट फॉर एग्ज़ाम डे। जो वीडियो देख रहे हो ना, एग्ज़ाम डे के लिए रिलेवेंट है। तो थोड़ा स्पीड इज़ बाउंड टू बी फास्टर ना। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज़। नहीं समझ में आ रहा ना? तो सिमिलर इस टॉपिक पे वीडियो मैंने अपना रेगुलर बैच लिया था, उसका भी अभी पूरा वीडियो डाला हुआ है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लिया था, उसका पूरा वीडियो डाला हुआ है। उसके अलावा पावर बैच का वीडियो डाला हुआ है। उसके अलावा रिवीजन लिया था, उसका वीडियो सेम डाला हुआ है। उसके अलावा इसके ऊपर एक हूला सीरीज़ में वीडियो बना रखा है, वो भी डाला हुआ है। सेम टॉपिक पे मैंने 5 वीडियोज़ डाल रखे हैं। वो जिस स्पीड में समझ में आता है, उस स्पीड में आप सुनिए। इस टॉपिक को मजबूत करके जाइए। एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, पूछेगा तो फिर लंका लगाएगा। गॉट इट सर, समझ में आ गया? सर नेक्स्ट टॉपिक सर सेक्शन 50 डबल है। न जाने क्यों दिल कह रहा है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, पूछा नहीं गया, अभी एमसीक्यू में पूछ लेगा ये आपसे। सर 50 डबल ए क्या बोलता है सर, अगर कभी भी आप क्या सेल कर रहे हो, 3 सिक्योरिटी सेल कर रहे हो, कौन सी? सबसे पहला कहता है सर एमएलडी। एमएलडी बोले तो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स, ऐसे डिबेंचर्स जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट पे डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे और सृष्टि के बीच में एग्रीमेंट हुआ, अरे ओ सृष्टि पैसा दोगी? सृष्टि बोलती दूंगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? मैंने बोला ब्याज दूंगा। मैंने बोला ब्याज दूंगा, सृष्टि बोलती कितना? मैंने बोला जितना सेंसेक्स कमाएगा उसका 1.1 टाइम्स। ये क्या बात है? सृष्टि भी लगेगा अगर सेंसेक्स ने 10% कमाया तो 11% दोगे? मैंने कहा हाँ। सेंसेक्स ने एक 100% कमाया तो 101 पर 110% दोगे? मैंने कहा हाँ। सेंसेक्स ने कुछ नहीं कमाया तो कुछ नहीं दोगे? मैंने कहा नहीं। ऐसा रिटर्न जो कि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे डिबेंचर्स को बोला जाता है मार्केट लिंक डिबेंचर्स। ये होती है पहली सिक्योरिटीज। दूसरा सर स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। सर ऐसे म्यूचुअल फंड जिसका 35% या उससे लेसर जो पोर्शन होता है ना, वो पोर्शन सर इक्विटी शेयर्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनी में इन्वेस्टेड होता है। डोमेस्टिक कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, इसमें 35% से भी कम इन्वेस्ट करते हैं। सर कौन से ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड? सर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, सर ये इशू किए जाते हैं 1/4/2023 के बाद। 1/4/2023 के बाद इशू किए गए। अगर 1/4/2023 से पहले कोई ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि 35% से कम इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको स्पेसिफाइड नहीं मानते। 1/4/2023 इज इंपॉर्टेंट डेट। सर परसेंटेज कैसे निकालते हैं? सर एनुअल एवरेज और डेली क्लोजिंग फिगर्स लेते हैं। डेली का क्लोजिंग फिगर लेके म्यूचुअल फंड हाउस का और उसका एनुअल एवरेज निकालेंगे, उससे पता चलता है 35% है कि नहीं। सर तीसरा क्या बोलता है? सर ये अमेंडमेंट है। सर 23 जुलाई 2023 के बाद, 23 जुलाई 2024 के बाद अगर आप कभी भी कोई अनलिस्टेड बॉन्ड बेच रहे हो, अनलिस्टेड डिबेंचर बेच रहे हो, या अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड डिबेंचर रिडीम हो रहा है, सर इस केस में वो कौन सिक्योरिटी बन जाएगा? सर 50 डबल ए की सिक्योरिटी बन जाएगा। और 50 डबल ए सिक्योरिटी खास बात पता है क्या? खास बात क्या सर? ये लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो बन सकते हैं। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर जो एमएलडी है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है, या अनलिस्टेड बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स हैं, सर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट तो बन सकते हैं, लेकिन इनका जो कैपिटल गेन होगा ना, इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। इसको आप हमेशा शॉर्ट टर्म बोलने वाले हो। कभी भी इन पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी शॉर्ट टर्म। इनको हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलने वाले हो। सर कोई इंडेक्सेशन मिलता है क्या? सर पहले भी नहीं मिलता था, आगे भी आपको इंडेक्सेशन एसेट्स पे नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या देने वाला है, कैपिटल गेन जो है ना वो हमेशा शॉर्ट टर्म होने वाला है। इसमें कभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आने वाला अपने पास। ठीक है सर, तो मस्त समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। सर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, विच इज टैक्स रेट्स। सर क्या एग्जामेशन छुड़वा रहे हो आप? यार एग्जामेशन तुमको बनती है यार। एग्जामेशन इज नॉट दैट टेक्निकल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताऊं क्लास में, जिसमें आपका टाइम आपने देख भी लोगे तो भी आपको बन जाएंगी एग्जामेशन। आ जाओ सर टैक्स रेट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। सर टैक्स रेट में क्या बोलता है? टैक्स रेट बोलता है सर पहली बात तो 112A की सिक्योरिटीज। सर कहता है अगर आप कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहे हो, सर लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी? सर इक्विटी शेयर्स होंगे, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होंगे, या फिर सर बिजनेस ट्रस्ट होंगे जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है।
अच्छा, तो उस पे टैक्स रेट कितना रहता है? सरकार कहती है, अगर आपने 23 जुलाई 2023 से पहले बेचा, तो 10% लेंगे, बाद में बेचा 12.5% लेंगे। 23 जुलाई 2023 से पहले बेचा तो 10% लेंगे, बाद में बेचा तो 12.5% ले लेंगे। मैंने कहा ठीक है। सर लेकिन 1 अप्रैल 2024 के बाद से 1.5 लाख तक का एग्जेम्पशन देंगे आपको। यानी सर पहले से ही एग्जेम्पशन बैक डेट से बढ़ा रहे हैं आपके लिए। बोल रहे हैं कि आपका टैक्स रेट जो होगा ना, टैक्स जो लगेगा ना, सर लगने वाला है 1 अप्रैल 2024 के बाद से 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन दे देंगे आपको। विल यू टेक इंग्लिश वीडियो? अभी इंग्लिश सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन लाऊंगा, इंटरनेशनल टैक्सेशन ओनली। हाँ, बात क्या चल रही? सर 1.25 लाख का एग्जेम्पशन होगा, यानी सर जितना भी कैपिटल गेन निकलेगा साल भर में, जितना भी कैपिटल गेन निकलेगा सर, उसमें से क्या करना पड़ेगा अपने को? 1.25 लाख रुपीस माइनस करना पड़ेगा। 1.25 लाख पे कोई कैपिटल गेन नहीं, फिर देखना पड़ेगा अपने को कि कौन से डेट को सेल हुआ है। जिस डेट को सेल हुआ है उस डेट से सर या तो 10% या तो 12.5% लगा देंगे, वैसे टैक्स रेट निकल के आ जाएगा। डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? अरे बाबा बताओ ना, डिड यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, अपने को समझ में आ गया। सर एसटीटी से रिलेटेड कुछ कंडीशन है, बिल्कुल सी कैटेगरी टॉपिक है, आप चाहो तो पढ़ो, नहीं चाहो तो मत पढ़ो। सर क्या कहता है? सर नॉर्मली लिस्टेड सिक्योरिटीज उनको बोला जाता है जिसपे आप एसटीटी पे करते हो। जिन भी शेयर्स को पे आप खरीदते टाइम बेचते टाइम सर एसटीटी पे करते हो, सर उनको लिस्टेड सिक्योरिटीज बोला जाता है। प्रोविजन कहता है सर लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी होती है सर, इसमें एसटीटी पे किया। लेकिन सर अगर दो सिक्योरिटीज ऐसी हो जिन पे या तो एसटीटी एप्लीकेबल ही नहीं हो, या तो सर एसटीटी उस टाइम पे आया ही नहीं था, उस पर अगर आप एसटीटी नहीं भी पे करो तो भी आपको 1/2 का बेनिफिट मिल जाएगा। बस कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आप एसटीडी पे भी करते हो तो भी डिडक्शन नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लो मतलब दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लिया, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लिया भैया, तो यहाँ एसटीडी पे भी कर जाओगे तो भी डिडक्शन नहीं दे देंगे आपको। सर उसके अलावा कहता है अगर आपने कोई सर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर्स नहीं खरीदे, फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे शेयर्स खरीद लिए जो ट्रेड ही नहीं होते, उन पे भी अगर आपने एसटीडी पे किया तो भी नहीं मिलने वाला। प्लस कहता है अगर कोई शेयर डीलिस्ट हो गया और डीलिस्ट होने के बाद रीलिस्ट होने वाला है, इसके बीच में कभी आपने खरीदा ना, तो अगर एसटीडी पे भी कर दिया तो भी आपको एग्जेम्पशन 112 ए वाली नहीं मिलने वाली। सर कहता है लेकिन अगर यही चीजें कोई क्यूआईबी एनसीएलटी वाला करता, या फिर सर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर कारण करता, या गवर्नमेंट के ऑर्डर कारण करता, या इन्वेस्टमेंट फंड करता, तो इन सबको फिर भी हम एग्जेम्पशन दे देते हैं। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा परेशान अपना को नहीं होना इस चीज में। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए, आपको ये चीज बनती है। सर एसटीसी ट्रिपल वन पे आ जाओ। टैक्स रेट पढ़ रहे हैं तो टैक्स रेट पे ही प्रिसाइज स्टिक रहते हैं। सर ट्रिपल वन में क्या टैक्स रेट है? सर कहता है अगर वही लिस्टेड सिक्योरिटी जो 112 ए में कवर्ड है, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी यूनिट म्यूचुअल फंड्स, या फिर सर जीरो कूपन बॉन्ड, सॉरी यूनिट्स ऑफ बिजनेस, ये तीन। सर जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, सर कहता है अगर बजट से पहले बेचा आपने तो 15% टैक्स रेट लगा देंगे, बजट के बाद बेचा तो 20% लगा देंगे। बजट से पहले यानी सर 23 जुलाई से पहले बेच दिया 15%, बजट के बाद बेचा तो उसके बाद कितना लगा देंगे? 20% टैक्स रेट लगा देंगे। सर ठीक है, सिंपल सी बात है। सर 112 पे आ जाओ। 112 पे थोड़ा सा ध्यान दो। 112 के लिए ना मैं कह रहा हूँ इधर छोटा सा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपको, जो लिखा हुआ है सब किनारे करके सिर्फ इधर देखो स्क्रीन पे, क्या कह रहा हूँ। पहले क्या होता था और अब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। सर पहले आपके पास एक चॉइस, पहले क्या होता टैक्स रेट आपका 20% टैक्स रेट लगता था 112 में, 20% टैक्स रेट था। ठीक है सर, इंडेक्सेशन मिलता था आपको, कॉस्ट को इंडेक्स करते थे और 20% टैक्स भरते थे। ठीक है सर। उसके अलावा सर एक केस हुआ करता था अपने पास, सर कौन सा केस? सर अगर आप कोई बॉन्ड या डिबेंचर बेचते थे, पहले बॉन्ड या डिबेंचर नहीं बोलूं, ऐसा बोलूं लिस्टेड सिक्योरिटीज बेचते थे, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन 112 ए, 112 ए के अलावा कोई और लिस्टेड सिक्योरिटीज बेच रहे हो सर, फॉर एग्जांपल ईटीएफ वगैरह बेच रहे हो, या फिर सर आप क्या बेच रहे हो, या फिर आप कोई एसएमई आईपीओ के शेयर्स बेच रहे हो। सर जो लिस्टेड सिक्योरिटीज है लेकिन 112 ए में कवर्ड नहीं है, सर कोई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से आपने खरीदा, लिस्टेड है लेकिन 112 में कवर्ड, 112 ए में कवर्ड नहीं है। सर ऐसे सिक्योरिटीज अगर जो आपने लिस्टेड है, उनके लिए आपके पास एक बेनिफिट होता था, या तो 20% इंडेक्सेशन के साथ दे दो, या 10% विदाउट इंडेक्सेशन के दे दो। विच एवर इज मोर बेनिफिशियल है आप वो ले लोगे, विच एवर इज बेनिफिशियल। एक टैक्स रेट हुआ करती थी सर, होती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, ये थी। यू मे बी यू मे नॉट रिमेंबर दिस, बट ये था। तीसरा, एक फॉरेन कंपनी, एक नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया में अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, तो उसमें जो कैपिटल गेन होता है ना सर, वो 10% टैक्सेबल होता है, ऐसा 112 भी कहता था। ये पुरानी दास्तान थी, पुरानी कहानी थी। इसको सर अमेंड करके बोला गया भैया 20% ऑफ विद इंडेक्सेशन। अरे हमें कुछ समझ में नहीं आता, 12.5% नो इंडेक्सेशन। ये क्या चोचलेबाजी है सर, 12.5% नो इंडेक्सेशन।
ये क्या चोचलेबाजी है सर, 12.5%, नो इंडेक्सेशन। सब सरकार ने स्ट्रीमलाइन कर दिया, सब सरकार ने स्ट्रीमलाइन कर दिया। लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत क्या आई? 12.5% में सर अगर कोई इमोअल प्रॉपर्टी बेचता, इमोअल प्रॉपर्टी बेचता, तो सर उस केस में क्या होता? सर उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट छीन लिया, इंडेक्सेशन का बेनिफिट छीन लिया, तो भाई नुकसान बहुत सारा हो रहा था लोगों को, बहुत नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने बोला भैया चलो ठीक है। कहता है अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, प्लस उसके आगे क्या लगा दिया? सर इंडिविजुअल एचयूएफ तो चाहिए अपने को सर, रेसिडेंट भी चाहिए वो। प्लस उसके अलावा सर एक और चीज लगाई उन्होंने, कहा अगर वो सर 23 जुलाई 2024 से पहले बाय करते हैं प्रॉपर्टी और उसके बाद सेल कर रहे होते हैं प्रॉपर्टी, तो उस केस में, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हेलो, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्या आवाज आ रही है वापस? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। इग्नोर करो ये फालतू टॉपिक। अरे भाई तृप्ति, दिस इज नॉट फालतू, दिस इज नॉट फालतू, दिस इज नॉट फालतू, ये पेपर में आएगा, बिलीव मी और नॉट, ये पेपर में आएगा। तो यही आने वाला पूरा कैपिटल गेन से, मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि आएगा। सर अगर बाद में सेल करते हो ना, तो इस केस में आपको क्या होता है, यहाँ पे सर टैक्स कैलकुलेशन के लिए इंडेक्सेशन मिलने वाला है, इंडेक्सेशन मिलेगा। आपको चेक करना पड़ेगा टैक्स एट द रेट 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विथ इंडेक्सेशन, विच एवर इज बेनिफिशियल, नहीं आपको लेना है। ये पेपर में आएगा, मानो ना मानो, ये पेपर में आएगा क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनना है। पूरा कैपिटल गेन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि 112 की जो टैक्स रेट है ना, उसमें जो इंडिविजुअल एचयूएफ का कंपोनेंट है ना, वो भी इमोल प्रॉपर्टी का, वो भी बजट से पहले खरीदी और बाद में बेची हुई प्रॉपर्टी का, उस पर टैक्स रेट में आपके पास चॉइस है अभी भी कि 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन भर लो या 20% विद इंडेक्सेशन भर लो, टैक्स कैलकुलेशन के लिए। कैपिटल गेन कंपटीशन में तो भैया कोई इंडेक्सेशन है ही नहीं, लेकिन टैक्स कैलकुलेशन में आपको इंडेक्सेशन का इंपैक्ट देना पड़ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाँ सर, समझ में आ जाती है। यही ज्ञान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप रीड कर सकते हो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सर एक सवाल आता है यहाँ पे, इधर देखो। सर फॉर एग्जांपल ये राहुल है, 1/4/2001 की प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, 10 लाख में खरीदी। 1 जुलाई 2000 नहीं, 1 जुलाई नहीं, अगर मान लो ये राहुल प्रॉपर्टी बेच रहा है, मान लो इन केस 22 जुलाई को 2024 को 50 लाख में, तो कैपिटल गेन कितना निकलेगा? सर 50 लाख का कैपिटल गेन निकलेगा, 50 लाख का सेल्स है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 36.3 हो जाएगी, कुल मिला के सर 13.6 लाख का कैपिटल गेन आएगा। इस पे 20% से टैक्स लगेगा। सर ये पहले की कहानी हुआ करती थी। सर एग्जामेशन क्लेम करना है तो इस 13.6 लाख रुपीज पे ही इसको ऐसा नहीं करो, इसको ऐसा करो, 100 लाख कर दो और 500 लाख कर दो, 100 लाख और ये 363 लाख, कुल मिला के 136 लाख हो जाता है। 136 लाख पे 20% टैक्स लगता है। ठीक है सर, ये केस हो जाता। सर इस पे टैक्स सरचार्ज कितना लगा? सर 10% सरचार्ज लगता, 10% लगता, हाँ 10% सरचार्ज लगता, यस 10% सरचार्ज लगता, 10% रहता है, नहीं सर 15% सरचार्ज लगता, सॉरी 15% सरचार्ज लगता। ठीक है सर, यही अगर मैं बाद में बेचता 24 जुलाई के बाद, सर फिर उसके बाद कैसे कैलकुलेशन होता? सर कैपिटल गेन ले लिया हमने 500 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी हमारी 100 लाख रुपए, 100 लाख की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। कैपिटल गेन कितना निकलेगा? सर कैपिटल गेन निकलेगा 400 लाख का। अब सर एग्जामेशन क्लेम करनी है ना मेरे को, तो एग्जामेशन क्लेम करने के लिए 400 लाख का एसेट खरीदना पड़ेगा यहाँ पे। और यही नहीं सर, कैपिटल और उसमें टैक्स कैलकुलेशन के लिए सर चॉइस होगी सर, या तो इस 400 लाख पे मैं 12.5% भर दूं, या फिर सर एक और कैपिटल गेन कैलकुलेट करूंगा 500 लाख माइनस सर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 363, 363 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, 113.6 पे 136 पे 20% भर दूं। सर विच एवर इज लोअर का मेरे को ऑप्शन रहने वाला है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट बात है सर, समझ में आ गया आपने को। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर इम्प्लीकेशन क्या क्या होते हैं इस इंडेक्सेशन के? सर दो तीन इम्प्लीकेशन होते हैं, ध्यान से सुनिए। ये जो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपको नहीं मिल रही ना, इसके कारण आपका सरचार्ज बदल जाता है, तो आपकी सरचार्ज ज्यादा लगने वाला है। क्वेश्चन पे ध्यान देना सरचार्ज का।
अगर बहुत कुछ छोटा-सा क्वेश्चन है, उस केस में आपका 87 है कि डेरिवेटिव बदल सकती है, उसका भी छोटा-सा ध्यान दे देना। सर समझ में अच्छे से आ गया, मस्त आ गया अपने को। सर क्या कैपिटल गेन डन हो गया? अरे भाई तुमने बोला और डन, 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 डनाडन डन, कैपिटल गेन डन। आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है अपना डीम्ड डिविडेंड, इम्पोर्टेंट डीम्ड डिविडेंड। सर डीम्ड डिविडेंड पेपर में अगर पूछता है तो डीम्ड डिविडेंड पूछता है, अदरवाइज़ आईएफओ ऐसा कुछ पूछता ही नहीं। इस बार कुछ पूछ सकता है, लेट्स ट्राई। सर कहता है डीम्ड डिविडेंड होता क्या है? सर ऐसा डिविडेंड जो आपको पैसे के फॉर्म में नहीं मिलता। कुछ ना कुछ मिल रहा है शेयर होल्डर को, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। तो क्या मिल रहा है? कहता है, सर सरकार कहती है 222 ए, अगर आपको फ्री में कंपनी एसेट बाँट दे रही है, तो जितना भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स है ना, उतने एक्सटेंड तक का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको डीम्ड डिविडेंड बोल देंगे 222 ए का। ठीक है? जितना भी पैसा एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स के बराबर है, उतने एसेट्स अगर आपको दिए जा रहे हैं, तो उतना डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे आप। अगर सर मैंने क्या किया, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स है मेरे पास, इसको कैपिटलाइज़ कर दिया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या इससे मेरा कोई डिफरेंस आएगा? सर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आपने पहले कैपिटलाइज़ ही क्यों ना कर रखा हो? सर कैपिटलाइज़ प्रॉफिट के बराबर भी जितना एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स है ना, उसको भी हम डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। सर सिंपल पॉइंट है। 222 बी, सर कहता है कभी भी अगर आप कोई कंपनी डिबेंचर्स बाँट रही है, डिपॉज़िट बाँट रही है, डिबेंचर स्टॉक बाँट रही है किसी शेयर होल्डर को, सर शेयर होल्डर को जबरदस्ती कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का कोई सेंस रह गया, कोई कॉस्ट ऑफ नहीं रह गया क्या? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट नहीं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है अपने पास अभी भी, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट खत्म हो गया, इंडेक्सेशन का बस खत्म हुआ, बाकी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है अभी भी। सर कहता है शेयर होल्डर को अगर फ्री में क्या बाँटा जा रहा है? सर शेयर होल्डर को बाँटा जा रहा है फ्री में, कोई डिबेंचर बाँट दिया। भाई तुम्हारे पास वैसे ही शेयर होल्डर को देने के लिए पैसे नहीं, तुम जबरदस्ती शेयर होल्डर को फ्री में अपनी लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। शेयर होल्डर को जबरदस्ती पेबल क्रिएट कर रहे हो तुम, अननेसेसरी पेबल क्रिएट कर रहे हो शेयर होल्डर को। सर दिस इज़ डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तीसरा, सर अगर कभी भी लिक्विडेशन होता है, कंपनी बंद होने के कगार पे आती है, सर लिक्विडेशन होता है। सरकार कहती है जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है लिक्विडेशन के टाइम पे, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, सर उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेते हैं। और सर एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स के अगर बियॉन्ड कोई डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो कहाँ जाता है? सर उसको कैपिटल गेन हेड में सेक्शन 46 में टैक्सेबल करवाते हैं। ठीक है, सर समझ में आ गया। सर कहता है कभी भी अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कर रहे हो, सर हमारी शेयर कैपिटल चल रही थी मान लो 110 रुपए की, आपने 8 रुपए कर दी पेड अप शेयर कैपिटल। तो जो रिडक्शन के टाइम में पैसे बाँट रहे हो ना, उस पैसे बाँटने को भी डीम्ड डिविडेंड सामने वाले के हाथ में माना जाता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। सर कहता है कोई भी कंपनी जिसमें पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है। पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड नहीं है यानी सर वो अनलिस्टेड कंपनी है, या तो प्राइवेट कंपनी होगी या तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी सर, लेकिन लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। सर कहता है अगर उसमें कोई भी ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास 10% ज्यादा वोटिंग पावर है, 10% से ज्यादा वोटिंग पावर है, ऐसे पर्सन को कंपनी क्या कर रही है? लोन दे रही है, एडवांस दे रही है। या फिर सर उस शेयर होल्डर को नहीं दे रही, उस किसी ऐसे पर्सन को दे रही है जहां पे शेयर होल्डर 20% होल्ड करता है। यानी सर एक कंपनी है, कंपनी ने मेरे को नहीं दिया, मेरी किसी सब्सिडरी कंपनी को, मेरे किसी एसोसिएट को दे दिया, या फिर सर मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को दिया ना। इन तीनों केसेस में जितना भी पैसा कंपनी लोन के फॉर्म में, एडवांस के फॉर्म में देती है ना, दैट विल बी कंसिडर्ड एज़ डीम्ड डिविडेंड, डीम्ड डिविडेंड उसको मान लिया जाता है। सर इसमें अगर आपने पैसे को कैपिटलाइज़ कर रखा है ना, तो जितना कंपोनेंट आपने कैपिटलाइज़ कर रखा है, उतने को डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाता। यहाँ पे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है ये। सर फॉर एग्जांपल कंपनी ने मेरे को लोन दिया 1 अप्रैल को और मैंने 2 अप्रैल को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस कर दिया। भैया 1 दिन ब्याज पैसा लिया, वापस कर रहा हूँ मैं। क्या 1 दिन के लिए पैसा लिया, मार्केट रेट में वापस कर रहा हूँ, तो भी डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? राइट आंसर इज़ यस, माना जाएगा। कहता है सर इसके अलावा 3 केसेस में 222 एप्लीकेबल नहीं होता। सर कौन-कौन से 3 केसेस? सर कहता है कभी भी अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस में अगर आपने पैसा दिया है शेयर होल्डर को, कि भैया पैसा देना ज़रूरी है, दुनिया भी देती है, मुझे भी देना पड़ेगा, तो उस केस में डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। सर कमर्शियल नेचर का है, सर फॉर एग्जांपल अगर शेयर होल्डर ने मेरे को कोई प्रॉपर्टी दे रखी है और उस प्रॉपर्टी के खिलाफ मेरे को उसको रेंट देना पड़ता है, और रेंट में एडवांस कंपोनेंट चलता ही चलता है। पूरी इंडस्ट्री में कोई भी अगर रेंट में प्रॉपर्टी लेता है, तो कम से कम 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है। अगर ऐसा कोई है जो कमर्शियल नेचर का, ऐसा ज़रूरी है, ट्रेड एडवांस है, इस केस में अलाउड हो जाता है। तीसरा, सर ऐसा जहाँ पे ना सर रिटर्न्स एम्प्लॉयी से मिलने वाला है या शेयर होल्डर से रिटर्न मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया, मैंने एक सर्विसेज़ ले रहा हूँ शेयर होल्डर से कि भैया तुम मेरे को टेक्निकल सर्विसेज़ दो, और वो एडवांस में पैसे माँग रहा है, तो फिर क्या करूँगा? सर सर्विसेज़ मिलने वाली है ना उससे, तो पैसा दे दो ना एडवांस में, उसको डीम्ड डिविडेंड मत मानो। सर बढ़िया समझ में आ गया। सर 222 एफ क्या बोलता है समझना। सर कभी भी कोई भी कंपनी बाय बैक करती है शेयर्स का, कोई भी कंपनी बाय बैक करती है शेयर्स का, सर उस बाय बैक पे सामने वाले के हाथ में टैक्स लगता है।
सर कैसे टैक्स लगता है? सर वो डिटेलिंग अगले वाले टॉपिक में करूँगा। पूरा जहाँ पे बायबैक का टैक्सेशन भी है, बायबैक का टैक्स रेट भी है, वहाँ पे 222 भी कवर करूँगा। बस अभी आपको ये ध्यान देना है कि जितना भी पैसा कंपनी ने दिया, whatever money that company has given to the shareholder will be considered as deemed dividend. Every rupee that company has given will be considered as deemed dividend. इसके बाद डिटेल बायबैक वाले टॉपिक में कर लेंगे। सर गिफ्ट टैक्सेशन 222 क्या बोलते हैं सर? गिफ्ट टैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर कहता गिफ्ट मतलब क्या होता है? मेरे को दिल आया, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा आज यार इतने बच्चे बैठे हैं वो लाइव बिल्कुल डीटी के सुपर 100 टॉपिक पढ़ रहे हैं। मैंने कहा आज जो मेरे से माँगेगा, मेरे पास अगर घड़ी है, मेरे पास कोई घड़ी है, माइकल कॉर्स की घड़ी है ₹50,000 वाली, मैं सबको गिफ्ट कर दूँगा एग्ज़ाम्पल। तृप्ति ने बोला सर कितने अच्छे लग रहे हो आप, तो मैंने तृप्ति को घड़ी गिफ्ट कर दी। सृष्टि बोलती है सर कितना अच्छा लग रहा है आपका पीछे आपका घर बहुत बढ़िया है, तो मैंने घर गिफ्ट कर दिया, घर गिफ्ट कर दिया। प्रोविज़न कहता है अगर फ्री में दे रहे हो या फिर इरेडिक्वेट कंसेशन के लिए दे रहे हो, सब कुछ सेक्शन 56 स्टूडेंट में कवर हो जाता है। फिर कहता है, अगर आप फॉलोइंग गिफ्ट करते हो ना तो ये एग्ज़ेम्प्ट होते हैं। ये जो फॉलोइंग गिफ्ट्स है ना ये एग्ज़ेम्प्ट होते हैं। सर कौन-कौन से फॉलोइंग गिफ्ट्स एग्ज़ेम्प्ट होते हैं? सर कहता है अगर आपको कुछ कोई भी शादी से गिफ्ट मिल रहा है, शादी के दौरान गिफ्ट मिल रहा है, भैया मेरी शादी है और आप लोग मेरे को घर, बंगला जो भी गाड़ी गिफ्ट करते हो, दैट विल बी एग्ज़ेम्प्ट फॉर मी। फिर कहता है अगर मेरे को किसी रिलेटिव से मिलता है ना, तो रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट इज़ ऑलवेज़ एग्ज़ेम्प्ट। फिर कहता है अगर मेरे को कोई विल में गिफ्ट मिला है या फिर इनहेरिटेंस से मिला हुआ गिफ्ट तो इट विल ऑलवेज़ बी एग्ज़ेम्प्ट। सर कहता है अगर डेथ के कारण मिल रहा है, सर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन जा रहा था और बोला कि भैया मेरे मरने के बाद मेरी पूरी प्रॉपर्टी राहुल को दे देना, तो दैट विल बी एग्ज़ेम्प्ट। फिर कहते हैं अगर मेरे को कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिल रहा है, फॉर एग्जांपल मेरे घर के बाहर रोज सफाई होती है, मेरे से कोई लोकल अथॉरिटी पैसा नहीं लेती, इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट, तो इट इज एग्जेम्प्ट फॉर मी। फिर कहता है कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है, सर कौन सा ट्रस्ट जो 1023 सी में रजिस्टर्ड है, 12 एबी में रजिस्टर्ड है, सर ऐसे ट्रस्ट को अगर कुछ भी मिल रहा होता है तो वहां 56 न्यूटन नहीं लगता। सर ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट लिंकेज बता रहा हूँ। सर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट लैंड खरीदना चाहती है। अब सर लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? सर मान लो 2 करोड़ रुपए की है। 2 करोड़ की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। लेकिन यार ट्रस्ट को तो सस्ते में मिल जाता है ना। लोग श्रद्धालु होते हैं, बोलते हैं भैया ₹1 दो, ₹1 दो और ट्रस्ट खरीद लो और ये लैंड खरीद लो। ₹1 में लैंड ले लो या फ्री में लैंड ले लो। तो क्या ट्रस्ट के हाथ में 56 टू 10 में टैक्स लगता है? राइट आंसर इज नहीं बाबा, नहीं लगता 56 टू 10 के हाथ में। ट्रस्ट में 56 टू 10 नहीं लगता। लकी गुप्ता कैपिटल गेन में मजा आ गया। अरे वाह लकी, अभी तुमको आईएफएस मजा आएगा, अभी तुमको मैट में मजा आएगा, अभी तुमको असेसमेंट में मजा आएगा और अगर टाइम बचा तो इंटरनेशनल टैक्सेशन में मजा ही आ जाएगा। चलो परफेक्ट। सर क्या कहता है? अगर ट्रस्ट को कुछ भी पैसा मिलता है, कम कम वैल्यू में कोई गिफ्ट मिलता है ना, तो 56 टू 10 वहां पे नहीं लगता। ट्रस्ट के ऊपर कभी 56 टू 10 नहीं लगता। सर उसके अलावा अगर कभी भी आप कोई ट्रस्ट बना रहे हो अपने रिलेटिव के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाते हो, तो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज गिफ्ट, उसको गिफ्ट नहीं मानते। उसके अलावा सर कहता है कोविड ट्रीटमेंट इसको आप हटा सकते हो, काम करिए। सर अब रिलेटिव कौन होता है? सर रिलेटिव कौन होता है? हमने बोला रिलेटिव से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है, तो आपको ना चूहा इमेजिन करना है। चूहा, माउस, मिक्की माउस, MICKEYMOUSE। सर कैसा माउस बनाना देखना। आप हो गए ये खुद, ये इंडिविजुअल, ये इसके स्पाउस, ठीक है? स्पाउस के लीनियल डिसेंडेंट और उसके स्पाउस, ठीक है भैया, क्लियर है। इंडिविजुअल के साथ ब्रदर और सिस्टर और इनके भी स्पाउस ले लो। स्पाउस के ब्रदर, उनके स्पाउस, स्पाउस के सिस्टर, उनके स्पाउस, ठीक है? ये तो रिलेटिव होते ही होते हैं। इंडिविजुअल के मदर फादर, स्पाउस के मदर फादर, ठीक है? इंडिविजुअल के ही सर मम्मी के भाई यानी मामा जी, मामा और मामी, उसके अलावा मौसी, मौसा जी, मामा मामी मौसी मौसा जी, पापा के भाई चाचा और चाची, और उसके अलावा पापा की बहन है सर बुआ और फूफा जी। ये सब आपके रिलेटिव बन जाते हैं। प्लस आपके जो दादा दादी है, ठीक है, लीनियल असेंडेंट एंड देयर स्पाउस, और स्पाउस के जो दादा दादी है ना, लीनियल असेंडेंट और उनके स्पाउस, सर ये सब आपके रिलेटिव बन जाते हैं। ध्यान देना, सर स्पाउस के मामा मामी चाचा जी फूफा फूफी और मौसी मौसा जी आपके रिलेटिव नहीं होते, आपके मौसी मौसा जी सब रिलेटिव होते हैं। सर अगर ढंग से देखोगे ना तो आपको एक चूहे जैसा इमेज दिख रही होगी, इसी को मैंने यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है, और चूहे से आपको याद रखना है 56 टू 10 का रिलेटिव कौन होता है। अगर इन रिलेटिव से आपको कभी गिफ्ट मिल रहा है तो आपके लिए वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर इसमें परेशान कहाँ करता है एग्जामिनर? सर फॉर एग्जाम्पल मेरे चाचा है, अगर मेरे को मेरे चाचा से गिफ्ट मिल रहा है तो चाचा के लिए चाचा मेरे रिलेटिव है। अगर मेरे को गिफ्ट मिल रहा है तो मैं अपना रिलेशन देखूंगा ना। मेरे लिए चाचा रिलेटिव है तो चाचा से मिला हुआ गिफ्ट एग्जेम्प्ट होता है मेरे लिए। बट सर अगर मैं चाचा को गिफ्ट दे रहा हूँ
अगर मैं चाचा को गिफ्ट दे रहा हूँ तो क्या उनके हाथ में एग्जेम्प्ट होगा? सर देखो, सर क्या चाचा के लिए मैं रिलेटिव हूँ? सर चाचा के लिए मैं रिलेटिव नहीं हूँ। आप देखो कि मेरे लिए मेरा भतीजा रिलेटिव नहीं होता कभी भी, मेरे लिए मेरा भाई रिलेटिव होता है, मेरे लिए मेरी भाभी रिलेटिव होती है, मेरे लिए मेरा भतीजा रिलेटिव नहीं होता। तो अगर मैं किसी का चाचा हूँ और मेरे को अपने भतीजे से गिफ्ट मिल रहा है तो मेरे लिए वो एक्सेप्ट नहीं होगा। देखो बाय साइड रिलेशन नहीं बन रहा है यहाँ पे। मैं चाचा को गिफ्ट गिफ्ट दे रहा हूँ, एग्जेम्प्ट नहीं है, लेकिन चाचा दे रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, एग्जामिनर पूछता है इस चीज पे। सर उसके अलावा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट क्या बोलते हैं सर? सर ऊपर हमने पढ़ लिया एग्जेम्प्ट गिफ्ट कौन-कौन से होते हैं, अब नीचे पढ़ने जा रहे हैं टैक्सेबल गिफ्ट कौन-कौन से होते हैं। सर कहता है अगर फ्री में मनी बाँटी, मैंने कहा कि आज तो पैसा बाँटूँगा, आज जितना पैसा कमाता हूँ सब बाँट दूँगा, 2, 5, ₹50 जितना भी कमा रहा होता हूँ। मैंने कहा मैं लकी को पैसा दूँगा। कहता है लकी ल कहता है प्रोविज़न 50,000 के ऊपर जो भी लकी को गिफ्ट मिलेगा ना कैश में, इट विल बी टैक्सेबल। अगर साल भर में सिंगल मनी और एग्रीगेट मनी सर अगर 50,000 ज़्यादा आप अर्न कर रहे हो ना गिफ्ट के फॉर्म में तो इट इज़ टैक्सेबल इन योर हैंड्स, ठीक है। सर मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या? सर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं होती। सर यहाँ पे सिर्फ 10 मूवेबल प्रॉपर्टीज टैक्सेबल होती हैं व्हिच इंप्लाइज सर शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन और वर्चुअल डिजिटल एसेट। मैंने क्या बोला? शेयर, सिक्योरिटीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर ये सारी एसेट्स मूवेबल मानी जाती है। सर इन मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बोलता है? सर कहता है अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपको फ्री में मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल लकी को अचानक से आंखें खुली सुबह, आंखें खुली और उसके सामने सर 2 किलो गोल्ड पड़ा हुआ था, 2 किलो गोल्ड पड़ा हुआ था। कहाँ से मिला? सर लकी को भी नहीं पता बट ही रिसीव्ड दैट गिफ्ट। प्रोविजन कहता है क्योंकि अगर गिफ्ट साल भर में 50,000 से ज़्यादा की एफएमवी रखता है ना, तो पूरा-पूरा जो एफएमवी है ना उस पूरे गोल्ड की आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। अच्छा, लकी के दोस्त ने बोला, "अरे लकी, 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 लो मेरे से गोल्ड रख लो।" लकी ने बोला, "कितने में देगा?" उसका दोस्त बोलता है, "डेढ़ करोड़ का गोल्ड है, मैं तुमको दूँगा 50,000 रुपए में।" हैं? सर प्रोविजन कहता है अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, तो जितना भी डिफरेंस है ना एफएमवी माइनस कंसिडरेशन वो लकी के हाथ में टैक्सेबल होगा। ओके सर। सिमिलरली सर कहता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सर अगर आपको लैंड और बिल्डिंग फ्री में मिल रही है, तृप्ति को लैंड मिल गई फ्री में, सरकार कहती है अगर एसडीबी उसकी 50,000 ज्यादा की है, तो जितनी एसडीबी पूरी टैक्सेबल होगी। सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए अगर कोई लैंड मिली, सर सस्ते में मिल गई तृप्ति को, 2 करोड़ की लैंड 1 करोड़ में मिल गई। तो प्रोविजन कहता है सर चेक करो, क्या जो एसडीबी और कंसिडरेशन का डिफरेंस है, क्या वो 50,000 ज्यादा का है? हाँ सर, हमारे बीच में तो 1 करोड़ मिला तृप्ति को बेनिफिट। सर प्लस चेक करो, क्या एसडीबी 110% ज्यादा है ऑफ कंसिडरेशन के? हाँ सर, एसडीवी 2 करोड़ की कंसिडरेशन सिर्फ 1 करोड़ देना पड़ेगा तृप्ति को। प्रोविजन कहता है अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होता है तो जो डिफरेंस है ना एसडीवी माइनस कंसिडरेशन जो 1 करोड़ का ये तृप्ति के हाथ में गिफ्ट मान लो। सर क्या समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं सर, इतनी बार पढ़ा हुआ है अब तो रिवाइज ही कर रहे हैं, आ रहा है अपने को। परफेक्ट बात है सर। सर मूवेबल प्रॉपर्टी अपने को समझ में आ गया। सर मैंने अगर आप लोगों को माइकल कोर्स की घड़ी गिफ्ट कर दी या फिर मैंने आपको सर केसीओ की या फिर सर फॉसिल की घड़ी गिफ्ट कर दी, तो सर क्या आपके हाथ में गिफ्ट लगेगा, टैक्सेशन लगेगा? राइट आंसर इज नहीं लगने वाला। गिफ्ट्स हो गई, सॉरी घड़ियाँ हो गई, बाइक्स हो गई, कार्स हो गई, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, सर ये सब गिफ्ट नहीं माने जाते। ये आपको अगर मैं दे रहा हूँ तो इस पे कोई प्रोविज़न आपके हाथ पे तो नहीं लगने वाला। सर मेरे हाथ में क्या होगा? सर मुझे बस टीडीएस काटना पड़ जाता है, विनिंग्स वगैरह वाला टीडीएस काटना पड़ता है, अदरवाइज़ आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। फिर ध्यान देना सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और छोटा-सा इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोविज़न कहता है सर अगर कभी भी अगर आपको गिफ्ट में टैक्सेबिलिटी करवानी है ना, तो रेसिपिएंट के लिए दैट गिफ्ट शुड बी अ कैपिटल एसेट। कभी भी रेसिपिएंट के लिए ना गिफ्ट अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा तो उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर लकी को मैंने जमीन गिफ्ट कर दी सस्ते में, फ्री में दे दी। तो प्रोविज़न कहता है जो लकी है ना लकी, लकी के लिए वो कैपिटल एसेट होनी चाहिए। तभी उसके हाथ में गिफ्ट के प्रोविज़न लगेंगे। लेकिन अगर लकी के पास वो स्टॉक इन ट्रेड की तरह है प्रॉपर्टी, तो प्रोविज़न कहता है उस केस में उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 मान लो ना। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 मान लो, लकी जब बेचेगा तब उसके हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। तो सॉरी पीसीबी पे लग जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ गिफ्ट के प्रोविज़न्स सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट पे लगाने हैं, स्टॉक इन ट्रेड पे नहीं लगाने। इसके अलावा कहता है, अगर कभी भी आपको गिफ्ट मिल रहा है किसके शेयर? सर किसी भी कंपनी के, उसका सब्सिडी उसकी सब्सिडियरी कंपनी के सब्सिडियरी के सर जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सस्पेंड किए जा चुके हैं, सर उस कंपनी के शेयर्स अगर आपको सस्ते मिल रहे हैं, तो उसपे 56 नहीं लगने वाला। सर फॉर एग्जांपल एक कंपनी बड़ी बदनाम है, बदनाम प्राइवेट लिमिटेड। अब सर ये कंपनी कोई चलाने को तैयार नहीं है। सर बदनाम, हाँ, बदनाम, बहुत बेकार कंपनी कोई चलाने को तैयार नहीं। बोलते राहुल भैया आप आओ, आप चलाओ। मैंने कहा चलाऊँगा लेकिन इतने महँगे शेयर कौन खरीदे? तो कहा कि भैया नो ₹1 में आप सारे शेयर खरीद लो। भाई अगर किसी ऐसी कंपनी का जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जा चुका है, कंपनी बहुत बुरी हालत में है, तो प्रोविज़न कहता है अगर किसी को शेयर सस्ते में मिल जाते हैं ना, तो उसपे 56 वाले प्रोविज़न नहीं लगाए जाते। सर कहता है अगर कभी भी स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, अपनी किसी एंटिटी को बहुत सस्ते में बेच रही होती है, सस्ते में बेचने में 56 सामने वाले के हाथ में नहीं लगता। सर कोई रिस्ट वॉच मोबाइल फ़ोन मिलता है तो इसपे भी कोई भी प्रोविज़न नहीं लगते गिफ्ट वाले। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला प्रोविज़न, सर ध्यान देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बोलता है?
सर अगर मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ सस्ते में बेच रहा हूँ, तो 50 सी लग जाता है। सर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, जो एसडीवी होती है वही कंसिडरेशन बन जाती है। सर अगर मैं फ्री में दे देता हूँ, अगर मेरे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं फ्री में दे देता हूँ, तो प्रोविजन कहता है सर फिर उस केस में सेक्शन 47 में एक एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बन जाता है सेलर के पास। तो देखो सर, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, गिफ्ट सॉरी ट्रांसफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर मैं सस्ते में दे दे रहा हूँ ना, तो 50 सी लग जाएगा। फ्री में दे दे रहा हूँ तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर बन जाएगा, और इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दो तो फिर 50 सी लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रोविजन है। सर यही अगर मेरे पास स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रखा है, प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रखा है, तो प्रोविजन कहता है 43 सी ए लग जाता है। 43 सी ए क्या बोलता है? ये बोलता है अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड रखी हुई है, तो कहता है अगर उसकी एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो एसडीवी ही कंसिडरेशन बन जाती है। सिमिलर बात कहता है, लेकिन कहता है किसके लिए? एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए कहता है ये। ठीक है। सर ट्रांसफरी के लिए क्या ट्रीटमेंट है? सर अगर मैं ट्रांसफरी हूं, मेरे को फ्री में गिफ्ट मिला और मेरे लिए वो कैपिटल एसेट है, तो कहता है सर उस केस में 56 टू 10 वाले गिफ्ट वाले प्रोविजन लग जाएंगे। लेकिन सर नहीं 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 नहीं, अगर मेरे पास सर वो स्टॉक इन ट्रेड है, तो कहता है 56 टू 10 नहीं लगने वाला मेरे हाथ में। सिंपल सा फंडा, बड़ा सिंपल है। ट्रांसफरर अगर कैपिटल एसेट तरह होल्ड कर रहा है, फ्री में दे दिया एग्जेम्प्ट, सस्ते में दिया 50 सी। अगर ट्रांसफर स्टॉक इन ट्रेड की तरह होल्ड कर रहा है, सस्ते में दे दिया, फ्री में दे दिया, कुछ भी कर लिया सर, 43 सी लग जाएगा। अगर सर रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट को सस्ते मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, सर उस केस में क्या होगा? 56 टू 10 लग जाएगा, गिफ्ट प्रोविजन लग जाएंगे। अगर फ्री में मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है और स्टॉक इन ट्रेड की तरह है, उस केस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना अपने को। समझ में आ गया क्या सर? सर अगर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो वैल्यूएशन से, आप वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकते हो। वो जो वैल्यू डिटरमाइन करेगा, आप वो या तो वो ले लो, या तो पुरानी वाली वैल्यूएशन रेट ले लो, रिपोर्ट ले लो। सर कभी भी अगर मेरे को गिफ्ट में कोई एसेट मिलता है, अगर गिफ्ट में एसेट मिला, फॉर एग्जांपल मेरी बहन ने कोई एसेट मेरे को गिफ्ट कर दिया, कोई घर गिफ्ट कर दिया, और आगे चल के उस घर को मैं बेचने जा रहा हूँ, तो प्रोविजन कहता है अगर मेरे हाथ में टैक्स लग चुका है उस घर को लेते टाइम, तो फिर सर जो जिस वैल्यू पे मेरे पे टैक्स लगा ना, वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। लेकिन अगर मेरे हाथ में कोई टैक्स लगा ही नहीं है ना, तो पुराने ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरे को लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल समझ लो, मेरे को मेरी बहन गिफ्ट करती है। अब सर अगर बहन मेरे को घर गिफ्ट कर रही है, तो सर दिस इज एन एग्जेम्प्ट ट्रांसफर, इस पे कोई कैपिटल गेन का इम्प्लीकेशन ही नहीं आता। ना मेरे हाथ में गिफ्ट लगेगा, ना उसके हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, दोनों ही कोई इम्प्लीकेशन नहीं भर रहे हैं। सर इस केस में जब मैं घर बेचने जाऊंगा ना, तो मेरी बहन की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में उठाने वाला हूँ। बड़ा ही सिंपल सा प्रोविजन है। सर लेकिन अगर उल्टा केस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने लकी बैठा हुआ है, मैंने लकी को 2 करोड़ का घर फ्री में दे दिया, सर क्या मेरे हाथ में कोई टैक्सेशन आएगा? राइट आंसर इज कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि 50 सी में सॉरी 47 में एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है। लेकिन सर लकी के हाथ में 56 टू 10 में टैक्स लग गया ना, लकी को अगर फ्री में 2 करोड़ का घर मिलेगा, तो सरकार छोड़ देगी क्या? सरकार बोलेगी 56 टू 10 में टैक्स भरो। अगर लकी का 56 टू 10 में टैक्स लग गया इस केस में, तो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 करोड़ बन जाएगी। अगली बार लकी बेचेगा ना, तो जीरो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नहीं माइनस करेगा, 2 करोड़ की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने वाला है। दिस इज द प्रोविजन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ एग्जेम्प्ट ट्रांसफर। ओ माय गॉड सर, ओ माय गॉड, खत्म हो गया अपना आईएफएस भी खत्म हो गया। बताओ कोई डाउट है क्या आईएफएस? लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। आप बताइए कोई सवाल संशय संदेह हो आईएफएस में, नहीं तो हम पीजीपी में चालू करें। पीजीपी इज अ बिग टॉपिक। सर परफेक्ट है, कोई डाउट नहीं, मस्त चल रहा है। आगे आते हैं सीधे। सर सेक्शन 32 डिप्रिसिएशन में, अच्छा मैं ना एक सिफारिश करूंगा, सिफारिश गुजारिश गुजारिश करूंगा। पसंद आ रहा है? दिल दिल बम बम आग आग डालते रहो। ठीक है, रिद्धि मैडम की क्लास से मैं इंस्पायर होकर आप लोग को बोलता हूँ, कमेंट सेक्शन को ना बिल्कुल स्पैम करते रहो, दिल दिल बम बम आग आग डालते रहो बिल्कुल, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो। ठीक है, दिल दिल बम बम आग आग डालते रहो। या फिर जो आग है ना, सिर्फ आग दो, दिल दिल बम बम मत, दिल मत दो मुझे, बम मत मारो फेंको मेरे ऊपर, सिर्फ आग डालते रहो। समझ में आता रहे कि हाँ सेशन बहुत फायरी है, आप लोग सुन रहे हो ढंग से। ठीक है, पीजीपीवी में देखो एक छोटा सा अमेंडमेंट है पीजीपीवी में, अमेंडमेंट कवर करवा देते हैं। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट अगर आता है तो पता होना चाहिए। सर अगर आप कभी भी ना प्रॉपर्टी काम कर रहे हो, रियल एस्टेट का, रियल एस्टेट रेंट पे दे रहे हो, तो जो भी सर रेंटल इनकम होती है, सर वो आपकी पीजीपीपी इनकम बनती थी। ऐसा हमने पढ़ रखा है, वी ऑलरेडी नो दिस पॉइंट, कि अगर कभी भी आप कोई रेंटल का काम कर रहे हो, तो जो भी आपकी रेंटल इनकम होगी वो पीजीपीपी इनकम होगी।
सर लेकिन इसमें एक चेंज किया गया, कहा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हमें फ़र्क नहीं पड़ता। आप रेंटल का काम कर रहे हो, आपने टाइम पास में अपनी प्रॉपर्टी दे रखी है, आपका रेगुलर बिज़नेस ये रेंट पे देना, सर आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। अगर आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ दे रखी है ना, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दे रखी है ना, तो इसको हम मान सकते हैं पीजीपी। लेकिन अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे दे रखी है ना, तो भले आपका बिज़नेस ही क्यों ना हो, इट विल बी ऑलवेज़ बी कंसिडर्ड एज़ हाउस प्रॉपर्टी। इट विल नेवर बी कंसिडर्ड एज़ पीजीपी, उसको हमेशा हाउस प्रॉपर्टी ही मानना पड़ेगा। तो अगर मतलब ये बात मान लो कि रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की रेंटिंग कभी भी पीजीपी पे नहीं हो सकती, भले आपका बिज़नेस ही क्यों ना हो, इट विल ऑलवेज़ बी हाउस प्रॉपर्टी, उसपे कोई आपको फालतू का डिडक्शन नहीं मिलने वाला है। इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या? आई डोंट थिंक इतना इम्पोर्टेंट था, बट अगर आ गया तो याद तो होना चाहिए ना, क्लास देख रहे हो तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इट इज़। सर डेप्रिसिएशन कब मिलेगा, क्या मिलेगा? सर दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, ध्यान क्या देने वाली बात है, सर पुट टू यूज़ की डेट से मिलता है। डेप्रिसिएशन आपको पुट टू यूज़ की डेट से मिलता है। उसके अलावा 3 एसेट्स होते हैं सर, फायर एक्सटिंग्विशर, मशीनरी, सर्वर, इन पे रेडी टू यूज़ की डेट से डेप्रिसिएशन मिल जाता है। मैंडेटरी चार्ज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लैंड और गुडविल पे नहीं मिलता। सर रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन कितने हैं सर? ब्लॉक वाइज चलते हैं, यू ऑलरेडी नो दिस रेट। सर एक बार मेरे साथ सिर्फ एक बार रेट्स रिविजिट कर लो ताकि दिक्कत नहीं हो रेट कभी रिकॉल करने में। सर कहता है रेट्स में सबसे पहले क्या बोलता कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है सर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग 5% मिलता है। इसके अलावा कोई कच्चा पक्का घर है तो उसपे 40% और बाकी कोई भी बिल्डिंग है उसपे 10% डेप्रिसिएशन रेट रहता है। उसके अलावा कोई फर्नीचर फिटिंग्स है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल स्विचेस और ये सब चीजें भी आ जाती है, वायर्स आ जाती है, उस पे 10% डेप्रिसिएशन रहता है। तीसरा ब्लॉक सर प्लांट एंड मशीनरी के लिए कहता है, जिसमें कहता है सबसे पहले या कंप्यूटर वाला 40% ब्लॉक, कंप्यूटर हो गया, एरोप्लेन्स, एरो इंजन हो गया, बुक्स हो गया। उसके अलावा सर कोई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया, उसके अलावा कोई रिन्यूएबल डिवाइस हो गया, उसके अलावा कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो गया, सर इस पे 40% डेप्रिसिएशन रेट रहता है। सर कंप्यूटर में क्या ध्यान देने वाली बात है, कंप्यूटर के साथ जितना सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स है, उन सब पे 40% लग जाता है, लेकिन मोबाइल फोन पे नहीं लगता। मोबाइल फोन, आईपैड, इन सब पे 40% नहीं लगता। ठीक है सर। उसके अलावा सर कोई अगर शिप है, बोट है, वेसल्स है, इस पे 20% लग जाता है, और कहता है एनी अदर प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी बची हुई प्लांट एंड मशीनरी पे फ्लैट 15% लग जाता है। सर इसमें कभी-कभी सवाल में पूछता है, अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा केसेस होते हैं। सर कहता है नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी पे अगर कभी सॉरी अगर नॉर्मल मोटर व्हीकल है आपके पास, नॉर्मल मोटर व्हीकल है, तो आम तौर पे तो अदर प्लांट एंड मशीनरी में जाता है 15% टैक्स रेट बेनिफिट मिलता है, 15% डेप्रिसिएशन रेट मिलता है। लेकिन यही अगर आपका बिज़नेस ही रेंटिंग का है, प्लांट एंड मशीनरी रेंटर कर रहे हो, या यूँ बोलूँ मोटर व्हीकल रेंट कर रहे हो, उस केस में ना 30% डेप्रिसिएशन पर एनम मिलेगा। छोटा-सा कैच, लास्ट ईयर आरटीपी में उसने एक्सप्लॉइट किया था इस पॉइंट को। अगर आपने मोटर व्हीकल ना 30 अगस्त 2019 के बाद से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में खरीदी है, तो आपके लिए 30% डेप्रिसिएशन मिलता था मोटर व्हीकल पे। लेकिन यही अगर आपने सर मोटर व्हीकल तब खरीदा है जब आपका काम ही रेंटिंग और हायरिंग का है, और 30 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 के बीच में खरीद रखी है, तो 45% डेप्रिसिएशन रहता है। याद होता है ठीक है, नहीं याद होता काम का नहीं है ज़्यादा। विंडमिल, सर अगर 1/4 2024 के पहले अगर आपने विंडमिल इंस्टॉल कर रखी है, यानी मोदी सरकार के आने के पहले, आपने मोदी सरकार आने से पहले अगर विंडमिल इंस्टॉल कर रखी है, तो इसपे कितना 15% मिलता है, और मोदी सरकार आई और बाहर आई, सीधे 40% डेप्रिसिएशन दे दिया। इनटैंजिबल में 40% देते हैं डेप्रिसिएशन। सर परफेक्ट बात हो गई। सर डेप्रिसिएशन प्रिस्क्राइब्ड रेट से कैलकुलेट करते हैं, ये सब काम का नहीं है। सर कैलकुलेशन का फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए ताकि गलतियाँ नहीं करो आप। आपको पता होना चाहिए पहले ओपनिंग डब्ल्यूटी पकड़ेंगे, जितने एडिशंस है वो पकड़ेंगे। एडिशंस हमेशा 3 हाफ्स में होते हैं। पहला कहता है सर सबसे पहले तो जितना भी आपने 180 डेज से कम के लिए यूज़ किया हुआ है सर उसको ऐड करोगे। 180 डेज या उससे ज़्यादा के लिए यूज़ किया उसको ऐड करोगे, और जो यूज़ ही नहीं किया, पुट टू यूज़ नहीं किया सर उसको अलग ऐड करने वाले हो। जो भी एसेट बेचा उसको माइनस कर देना, और उसके अलावा जो भी सर आपने स्लम सेल में एसेट बाँटा ना उसको माइनस कर देना। जो फिगर आ जाता है इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। जैसे ही सर फिगर आ गया, इस पे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा ऐसे फिगर्स को जो आपने यूज़ ही नहीं किए साल भर में, उसपे कोई डेप्रिसिएशन नहीं। ऐसे एसेट जो आपने 180 डेज़ से कम के लिए यूज़ किए सर उसपे हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगाओगे, और जो बचा हुआ है उसपे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लगा दोगे। सर डेप्रिसिएशन इज़ टेक्निकल कांसेप्ट। अभी एमटीपी 2 में क्वेश्चन पूछा उसने एमसी डेप्रिसिएशन का, आप मानोगे नहीं। मैंने सुपर 100 में ना क्वेश्चन दिए, तो उसमें 2 टेक्निकल कांसेप्ट डाले थे डेप्रिसिएशन के। सिमिलर क्वेश्चन एमटीपी 2 में उसने टेस्ट कर रखा है। सिमिलर क्वेश्चन, एंड इट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। तो बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन हम सोचते हैं इंटर का टॉपिक है, नहीं पूछता एग्जामिनर, बट पूछता है वो। और ऐसा पूछता है ना कि आपको सब कुछ बनते हुए भी नहीं बनेगी चीजें। इसलिए जो पढ़ रहे हैं इज्जत से पढ़ना है अपने, ठीक है। ओके परफेक्ट है। सर देखना ध्यान से, अगर कभी भी कोई ऐसा खर्चा बेयर कर रहे हो जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ एसेट है, फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीन खरीदी तो मशीनरी खरीदे टाइम फ्रीट पे करते हैं घर तक लाने का,
कुछ टेक्नीशियंस को पेमेंट करते हैं मशीनरी को इंस्टॉल करने तक का। सर दीज़ एसेट्स, दीज़ एक्सपेंडिचर्स आर कंसिडर्ड एज़ कॉस्ट ऑफ एसेट्स। सर आप देखोगे कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा कि आपने टेक्निकल फीस पे की है किसी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए 1 करोड़ रुपए पेमेंट किया, तो प्रोविज़न कहता है वो P&L में नहीं जाता, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में जाता है, उसपे डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एमटीपी 2 में मिलेगा प्लस मैंने सुपरिटेंडेंट दे रखा है उसमें मिलेगा आपको। सर कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। सर डेप्रिशिएबल एसेट्स में कैपिटल गेन कुछ नहीं देखना अपने को, सिंपल इतना देखना है कि अपने पास जितना भी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी और एडिशंस है, सर जितना टोटल हो रहा है ना इसमें से आपका सेल्स कितने की हो रही है। मान लो मेरे पास डब्ल्यूडीवी 3 लाख की, सेल्स 4 लाख की हो गई। सर उस केस में पूरा ब्लॉक खाली हो गया, 1 लाख का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। मेरे पास डब्ल्यूडीवी कितनी है? सर डब्ल्यूडीवी मान लो 2-3 लाख रुपए की है। पूरे सारे एसेट्स मैंने बेच दिए 1 लाख रुपए में। डब्ल्यूडीवी 3 लाख रुपए और मैं बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में। हमारे सिंधी में बोलते हैं थुक्कत है। हमारे सिंधी में बोलते थुक्कत है कि भाई 3 लाख का एसेट 1 लाख में बेच दिया, नुकसान में क्यों बेचा? सर इट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। सर कहता है मेरे पास 5 एसेट्स है 3 लाख रुपए के। मैंने सिर्फ 2 एसेट्स ही 5 लाख में बेच दिए। भाई डब्ल्यूडीवी खत्म हो गई, तो इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कहता है कि नहीं भैया 5 एसेट थे 3 लाख रुपए के और मैंने सर 1 एसेट बेचा 1 लाख रुपए का, तो कोई कुछ हुआ ही नहीं। एसेट भी पड़ा हुआ है, डब्ल्यूडीवी पड़ी हुई है, तो डेप्रिसिएशन कंटिन्यू होता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डेप्रिसिएशन में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कोई अगर इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो दिस इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। एडिशनल डेप्रिसिएशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है। सर कहते हैं अगर कोई भी एसएससी जिसका काम है सर मैन्युफैक्चरिंग करना या फिर सर प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल करना या प्रिंटिंग और स्टेशनरी में भी हो सकता है वो। सर उसको जनरेशन करता है, ट्रांसमिशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर काम करता है। सर उस केस में 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा जो भी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहा है वो। बट ध्यान देना प्लांट एंड मशीनरी कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करे। कहता है प्लांट एंड मशीनरी नई होनी चाहिए। सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी पे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। नहीं मिलता मतलब नहीं मिलता। आप प्लांट एंड मशीनरी अभी बेच के तुरंत खरीद लो और सोचो कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, नहीं मिलता। फिर कहता सर अगर 180 दिन से कम के लिए यूज किए प्लांट एंड मशीनरी ना, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन सर 10% से मिलेगा, अदरवाइज सर 20% से मिल जाता है। सर अगर इस साल में 10% मिल रहा है तो नेक्स्ट ईयर वापस आपको 10% बचा हुआ मिल जाएगा। ध्यान देना। सर एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ उन एसेट्स में मिलने वाला है जो कि आपने फैक्ट्री प्रेमिसेस में लगाए हुए हैं। कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, सर जो भी फैक्ट्री प्रेमिसेस में लगाते हो ना उन पे मिलता है। सर ऑफिस में या कोई रेजिडेंशियल अकोमोडेशन में लगा रहे हो ना उस पे नहीं मिलता। सर उसके अलावा कहता है कि एसएससी ने जिस पे 100% डिडक्शन क्लेम कर रखा है ना उस पे नहीं मिलता। सर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च में इन्वॉल्व हो या 3580 का बिजनेस कर रहे हो जहां पे किसी बिजनेस में 100% डिडक्शन मिलता है आपको, प्रोविजन कहता है वहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन उन एसेट्स पे नहीं मिलने वाला। प्लस कहता एडिशनल डेप्रिसिएशन किसी भी शिप पे नहीं मिलता, किसी भी एयरक्राफ्ट पे, किसी भी ट्रांसपोर्ट व्हीकल पे नहीं मिलता। ध्यान देना। लेकिन जो फोर्कलिफ्ट ट्रक होता है ना, फोर्कलिफ्ट ट्रक क्या होता है जैसे ऊपर से सामान से उठाते नहीं है, जैसे वो कांटा बना होता है ऐसे पकड़ते हैं और उठा के ले जा साइड करते हैं। तो फोर्कलिफ्ट ट्रक को ना उस पे मिल जाता है, सामान ऐसे उठा के ऊपर करके साइड कर देते हैं, तो उस फोर्कलिफ्ट ट्रक पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है, अदरवाइज किसी और पे एडिशनल डेप्रिसिएशन किसी भी व्हीकल पे नहीं मिलता। सर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और आपको याद ही नहीं आएगा कि एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाना है, इसलिए सर इसके लिए अपने को सचेत रहना पड़ेगा। क्या स्पीड ऑल राइट है आप सभी के लिए? सर कॉस्ट ऑफ एसेट्स और कॉस्ट ऑफ एसेट आप रीड कर सकते हो, इसमें कुछ इतना है नहीं। 1-2 चीज़ें बस ध्यान दे देना। सर कहता है अगर कभी भी आप ना री-एक्विजिशन ऑफ सोल्ड एसेट्स कर रहे हो, री-एक्विजिशन ऑफ सोल्ड एसेट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल सर मेरे पास एसेट है फॉर एग्जांपल ₹100 का। मैंने सर ₹100 का एसेट है इसको बेच दिया और सर इसको वापस खरीद लिया सर कितने में ₹200 में। ये सोचिए कि अब ₹200 में खरीद रहा हूँ, तो क्या होगा अब मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। सॉरी एडिशनली ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगा। पहले 100 पे मिल रहा था 200 पे मिलेगा। प्रोविजन कहता है नहीं भैया नहीं, अगर बेचे हुए एसेट को आप वापस खरीद रहे हो ना, तो उस केस में आपको सर नई वैल्यू पे नहीं मिलेगा। सर या तो पुरानी वैल्यू या तो रिएक्विजिशन कॉस्ट व्हिचएवर इज लोअर पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। यानी सर अगर मैं 10 की चीज़ वापस 100 की चीज़ 200 में खरीद रहा हूँ ना, तो या तो 100 पे मिलेगा या तो जितने में खरीद रहा हूँ उस पे मिलेगा, जो भी व्हिचएवर इज लोअर है उस पे मिलने वाला है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन पूछता है कई बार। उसके अलावा इसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। हाँ, कस्टम जीएसटी सर अगर कभी भी क्रेडिट किसी का अवेलेबल नहीं होता तो उसका अपने को कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड करना पड़ता है। कोई भी अगर सामान है इस पे जीएसटी नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल गाड़ी है, गाड़ी पे जीएसटी नहीं मिलता अपने को, क्रेडिट नहीं मिलता, तो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड कर देते हैं जीएसटी को। एक और पॉइंट, एक सेक्शन कहता है कि कभी भी अगर आप कोई एसेट खरीद रहे होते हो, एसेट खरीदते हो लोन के पैसे से, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे पेपर में। लोन के पैसे से अगर कोई एसेट खरीद रहे हो ना, तो जिस दिन तक आपने एसेट को पुट टू यूज़ किया है ना, उस दिन तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो कॉस्ट ऑफ एसेट में कैपिटलाइज़ होता है। और उसके बाद का जितना इंटरेस्ट होता है ना वो पी&एल में चला जाता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अदर पॉइंट्स इन डेप्रिसिएशन ये काम का नहीं है।
एसेट परचेज इन फॉरेन करेंसी ये भी काम का नहीं, अमलगमेशन भी काम का नहीं, पावर जनरेटिंग यूनिट भी काम का नहीं सर, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन काम का है। सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन क्या बोलता है? सर अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बोलता है कभी आपका प्रॉफिट इतना सफिशिएंट ही नहीं है कि आपका डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब कर पाए। यानी सर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट है मेरा सिर्फ 80 लाख रुपए डेप्रिसिएशन के पहले और डेप्रिसिएशन 1 करोड़ हो गया। तो भैया मेरा डेप्रिसिएशन का तो नुकसान हो गया ना। 20 लाख का मैं डेप्रिसिएशन को करूँगा क्या? प्रोविज़न कहता है उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। जितना भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कितने साल के लिए? सर अनलिमिटेड पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अनलिमिटेड पीरियड के लिए। सर आगे चल के ना उसको किसी भी हेड से सेट ऑफ भी कर सकता हूँ। सर सैलरी को छोड़ के एनी हेड से पॉसिबल है। सर अगर मेरी कोई और इनकम है, सर कौन-सी इनकम है? सर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। मेरी सर बिज़नेस की इनकम है। सर बिज़नेस के अलावा मेरी अगर सर कोई कैपिटल गेन की इनकम है, सर मेरी आईएफओएस की इनकम है, सर कोई भी इनकम है ना उसके खिलाफ सेट ऑफ कर सकता हूँ मैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। सर ध्यान देना कभी भी अगर किसी भी अगले साल में आप सेट ऑफ करने जा रहे हो अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को, तो पहले आप सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेने वाले हो, बाद में सर आप ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस पहले लेने वाले हो, उसके बाद लास्ट में अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस करने वाले हो। इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान दे देना। सर कहता है अगर आपका कोई बिज़नेस है और उसका अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन नहीं किसी और बिज़नेस का है, तो आप उससे भी सेट ऑफ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरा शूज़ का काम है। शूज़ में मेरे पास इतना डेप्रिसिएशन आ गया कि सर लॉस में चला गया शूज़ वाला बिज़नेस। लेकिन सर मेरे पास एक दूसरा गारमेंट का बिज़नेस है। तो प्रोविज़न कहता है अगर गारमेंट का बिज़नेस है ना, आप उससे भी इस शूज़ वाले अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ कर सकते हो। दिस इज़ व्हाट दिस प्रोविज़न सेज़। सेक्शन 33 ए बी आए सर कहता अगर कभी भी आप किसी टी कॉफ़ी रबर बिज़नेस में हो, टी कॉफ़ी रबर बिज़नेस में हो, जो या तो आप ग्रो का मैन्युफैक्चर कर रहे हो टी कॉफ़ी रबर इन इंडिया, ठीक है, इंडिया इम्पोर्टेंट है। इंडिया के बाहर नहीं चलेगा ये। कहता है जितना भी पैसा आप नाबार्ड में जमा कराते हो ना, जितना पैसा नाबार्ड में जमा कराते हो ना, उस बेसिस पे आपको डिडक्शन देंगे। अगर आप पैसा नाबार्ड में जमा कराते हो तो उस बेसिस पे आपको डिडक्शन देंगे और कितना डिडक्शन दे देंगे? प्रोविज़न कहता कि सर अगर जितना अमाउंट आपने जमा करा है या 40% ऑफ पीजीपीपी बिफोर दिस डिडक्शन व्हिचएवर इज लोअर का आपको डिडक्शन दे देंगे। सर कब तक जमा कराना पड़ता है नाबार्ड में? कहता है आरओआई से पहले जमा करवा लो या तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद 6 महीने के अंदर करवा लो। इतने टाइम में आप नाबार्ड में पैसा जमा करा दो, तो 40% ऑफ पीजीबीपी के बराबर या नाबार्ड में डिपॉजिटेड अमाउंट व्हिचएवर इज लोअर का डिडक्शन आपको दे देंगे। सर एक बार पैसे जमा करें नाबार्ड में तो क्या करेंगे? बोलता है उस पर्पस के लिए यूज़ करना जिस पर्पस के लिए टी कॉफी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया बोले, उस पर्पस के लिए यूज़ कर लेना पैसे। 33 एबी क्या बोलता है? सर कहता है अगर आप कोई पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन का काम कर रहे हो, सरकार कहती है कि सर जितना भी आपके पास है ना पैसा, उसका कुछ हिस्सा कहाँ जमा करवा लो? साइट रिस्टोरेशन अकाउंट में जमा करवा लो। से होगा क्या? प्रोविज़न कहता है सर जितना भी आप डिपॉज़िट करवाओगे वो या 20% ऑफ पीजीबीपी व्हिचएवर इज़ लोअर आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन मिल जाएगा। व्हिचएवर इज़ लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाता है। सर ध्यान देना पड़ेगा पैसा कब तक जमा कराना है? कहता है फाइनेंशियल एंड होने तक से पहले करवा लेना। एंड सर जितना भी डिपॉज़िटेड अमाउंट है ना, उसको आप यूज़ करना जैसे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री बोले उस बेसिस पे आप यूज़ कर लेना। कॉमन पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है। ध्यान से सुनना। सर कहता है अगर आपने पैसा नाबार्ड से या एसबीआई से विथड्रॉ किया, जिस साल में विथड्रॉ कर रहे हो उस साल में यूज़ भी कर लेना। जिस साल में विथड्रॉ कर रहे हो उस साल में यूज़ कर लेना। सर उसके अगले दिन भी यूज़ कर रहे हो ना फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 अप्रैल 2024 को विथड्रॉ किया, कहते हैं 31 मार्च 2025 तक यूज़ कर लेना। अगर आप 1 अप्रैल 2025 को भी यूज़ कर रहे हो ना, भैया आपके हाथ में उसको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। शैल बी टैक्सेबल। कहता है सर अगर आपने डिपॉज़िट अमाउंट को मिसयूटिलाइज़ किया, तो आपको टैक्सेबल करवा दिया जाएगा। मिसयूटिलाइज़ मतलब क्या होता है? सर कहता है अगर आपने कोई ऑफ़िस प्रेमिसेस के लिए खरीद लिया हो या फिर सर आपने कोई रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए खरीद लिया हो, सर इस केस में क्या होगा मिसयूटिलाइज़ माना जाता है। कोई ऑफ़िस अप्लायंस खरीद लिया हो, सर ऑफ़िस अप्लायंस में कंप्यूटर खरीद सकते हो, बाकी कोई भी एसेट आप नहीं खरीद सकते, मिसयूटिलाइज़ मानेंगे और टैक्सेबल करवा देंगे। सर कहता है ऐसा एसेट खरीद लिया जिस पे आप 100% डिडक्शन पहले ही क्लेम कर चुके हो। प्रोविज़न कहता है ना पापा ना यार, कितनी बार एक एसेट पे डिडक्शन लेगा, नॉट अलाउड। कहता है व्हेन अमाउंट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देन डिडक्शन ऑफ सच एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी अलाउड एज़ डिडक्शन। सर मतलब क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल समझ सर टी कॉफ़ी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है कि भैया आप अपने जो खेत हैं, उनके जो पेस्टिसाइड्स के ऊपर जो खर्चा करते हो ना, वो खर्चा हम मान लेंगे अलाउ कर लेंगे। इट इज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो ना, हम अलाउ करते हैं। दिस इज़ एन अलाउड एक्सपेंडिचर ठीक है। सर प्रोविज़न क्या कहता कि आपने 40% पैसा किनारे कर रखा। 40% पैसा किनारे किया मतलब 40% पे टैक्स नहीं भरा। अब उस 40% पैसे का यूज़ कैसे करना है? जैसा टी कॉफ़ी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया बोले। टी कॉफ़ी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया बोलता है भैया पेस्टिसाइड करवा लो। मैंने पेस्टिसाइड करवा के खर्चा कर लिया।
अब मैंने क्या किया सर, 40% पैसा किनारे कर रखा था, उसी पैसे को यूज़ किया और फिर क्या कहता हूँ, जो पेस्टिसाइड का खर्चा है ना, उसका P&L में खर्चा ले लिया, डिडक्शन दोबारा ले लिया। यानी वैसे ही आफ्टर टैक्स जब यानी विदाउट टैक्स मनी को मैं वापस P&L में दोबारा डिडक्शन लेना चाह रहा हूँ, सरकार कहती है नहीं अलाउ करेंगे हम। अगर कोई ऐसा रेवेन्यू खर्चा कर रहे हो जो कि टी कॉफी रबर बोर्ड ऑफ इंडिया करने के लिए बोल रहा है, तो उसका पीजीपीपी में दोबारा डिडक्शन नहीं लेने वाले। क्यों? क्योंकि वो खर्चा तो पहले से ही सर विदाउट टैक्स्ड है। वो वैसे ही बचे हुए टैक्स का पैसा हुआ खर्चा है। मतलब बचे हुए जो बचा हुआ टैक्स है ना, उसके पैसे का खर्चा है। उसपे दोबारा P&L में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। उसके अलावा कहता है सर अगर कोई कैपिटल एसेट आपने खरीद लिया, तो सर उसपे कैपिटल एसेट पे ना आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलने वाला, डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसके अलावा कहते हैं सर अगर आपने एसेट को बेच दिया 8 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच एसेट वाज़ एक्वायर्ड, सर कहते हैं जब आपने एसेट खरीदा था, उसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 8 साल के अंदर अगर एसेट को बेच दिया, जो कि उस पैसे से खरीदा हुआ था जो 40% था, प्रोविज़न कहता है सर उस केस में क्या होगा सर, जितना भी विथड्रॉवल है ना अमाउंट कॉस्ट, जितना भी डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर शैल बी टेकन एज़ पीजीपीपी। जितना डिडक्शन आपने पहले ले लिया था, उतना आपके हाथ में पीजीपी हेड में टैक्सेबल करवा देंगे। जितना डिडक्शन पहले लिया था ना, उतना पीजीपी टैक्सेबल करवा देंगे। सर कहता है उसके अलावा अगर कभी आपने अमाउंट को यूटिलाइज़ किया फॉर इन्वेस्टमेंट इन डेप्रिशिएबल एसेट, ठीक है, देख लिया हमने। उसके अलावा एक फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट को अपने को सॉल्व करना है। सर कभी भी टी कॉफ़ी रबर का बिज़नेस होता है ना, उसमें स्प्लिट करना पड़ता है अपने को, भेदभाव करना पड़ता है। कहता है टी का बिज़नेस है तो 40% बिज़नेस और 60% एग्रीकल्चर इनकम होती है। कॉफ़ी का ग्रो और क्योर करने का तो 25% बिज़नेस और 75% एग्रीकल्चर होता है। कॉफ़ी को रोस्ट और ग्राउंड सब कर रहे हैं तो बिज़नेस 40% होता है और एग्रीकल्चर 60% होता है और रबर में 35% बिज़नेस और 65% एग्रीकल्चर बन जाता है। सर ये अपने 4 टाइप के स्प्लिट बन जाते हैं। सर ध्यान कैसे देना है? जो बड़ा वाला है वो एग्रीकल्चर होता है हमेशा। जो बड़ा वाला है वो एग्रीकल्चर होता है। इस बेसिस पे अपने को अपने प्रॉफिट्स को स्प्लिट करके चलना है। सर इसके अलावा कहता है कि अगर 33 ए बी अगर आप ऑप्ट कर रहे हो और अगर आपको बिज़नेस बंद करना पड़ रहा है या डिसोल्यूशन हो जा रहा है, तो जिस साल में पैसा निकालोगे उस साल में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सर अगर कोई नेचुरल एक्ट है, सर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, कोई डेथ हो गई एसएससी की, एचयूएफ का पार्टीशन हो गया, तो इस केस में सर आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता वो अमाउंट। कभी भी 33 एबी क्लेम कर रहे हो ना, तो फॉर्म 3 एसी एडी आरओए की ड्यू डेट तक चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा लेना। कॉन्सेप्ट नंबर 16 पे आ जाओ, साइंटिफिक रिसर्च वाला बिज़नेस। 33 एबी में कोई दिक्कत किसी को? 33 एबी में कोई दिक्कत किसी को? नो सर, बढ़िया चल रहा है अपना। साइंटिफिक रिसर्च पे आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च क्या कहता है सर, अगर कोई भी एसएससी है जो कि सर किस में काम कर रही है, सर इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है। सर फॉर एग्जांपल सिप्ला, रैनबैक्स, ये सब बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च करती हैं। ठीक है सर, करती है। सर अगर इनका बिजनेस चालू हो चुका है और ये रिसर्च कर रहे हैं तो प्रोविजन क्या था, जितना भी रेवेन्यू खर्चा करेंगे सब अलाउड हो जाएगा इनको। और सर जितना भी इन हाउस सर कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं लैंड को छोड़ के, सर वो भी 100% अलाउ हो जाता है अपने को। ठीक है। सर अगर ये लोग बिज़नेस चालू करने से पहले रिसर्च कर रहे हैं, तो जिस दिन बिज़नेस चालू होगा उस दिन से पिछले 3 साल के खर्चे आपको अलाउ हो जाएँगे। सर कौन-कौन से? सर रेवेन्यू खर्चे में कहता है सैलरी और मटेरियल का पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा। सैलरी और मटेरियल का पूरा खर्चा अलाउ हो जाएगा 100%। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना कर दिया ना सर वो भी अलाउड हो जाएगा और सर ये ओल्ड रेज़ीम में भी मिलता है, सर न्यू में भी मिलता है। ये दोनों न्यू में मिलते हैं। लेकिन सर अगर आप कोई साइंटिफिक रिसर्च का काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप डोनेशन कर रहे हो किसी ऑर्गनाइजेशन को जो साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है, उसके लिए कहता है सर कोई भी ऐसी इंडियन कंपनी हो जो कि साइंटिफिक रिसर्च में वो काम कर रही हो। कोई भी ऐसी आईआईटी, आईआईएस, नेशनल लैबोरेटरी हो सर उसपे अगर आपको साइंटिफिक रिसर्च का काम कर रही है 100% अलाउ हो जाएगा। सर कोई अप्रूव्ड क्यूरी मतलब अप्रूव्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिसर्च एसोसिएशन या इंस्टीट्यूट। सर ये अगर साइंटिफिक या सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस केस में 100% खर्चा अलाउ हो जाता है। जितना डोनेशन करोगे उतना अलाउ हो जाएगा। सर एक और सेक्शन, ये तो आप बिज़नेस कर रहे हो। सर अगर आपको याद हो, कच्चा-पक्का याद हो, सर अगर आपका बिज़नेस नहीं है और उसके बाद भी आप इन लोगों को डोनेट करते हो तो क्या डिडक्शन मिलता है आपको? सर जब बिज़नेस ही नहीं तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? बिज़नेस ही तो डिडक्शन कैसे मिलेगा? प्रोविज़न कहता है सर 80 पी सॉरी 80 जी जी एक सेक्शन होता है सर वहाँ पे आपको मिल जाता है। अगर आप किसी साइंटिफिक रिसर्च वाले को डोनेट करते हो ना और आपका कोई बिज़नेस नहीं है तो आपको 80 जीजी में एक डिडक्शन मिलता है। वहाँ पे भी एक बार रिविज़िट कर लेंगे इसको।
सर कहता है अगर कोई एसेट लिया जिसपे 100% डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, उसपे वापस आपको डिडक्शन नहीं मिलता। कोई लैंड है, बिल्डिंग है सर, अगर मान लो लैंड बिल्डिंग आप साथ में खरीद रहे हो, तो बाइफरकेशन कैसे करो? कितना लैंड है, कितना बिल्डिंग है? प्रोविजन कहता है सर आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे स्प्लिट करना पड़ेगा। लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो, बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ो और कंसिडरेशन को स्प्लिट कर लो। इस बेसिस पे आप निकालोगे वैल्यू। सर इसका नेचर कैसा होने वाला है? सर एज गुड एज अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। सर जितना साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा है, फ्यूचर सालों में आपको सेट ऑफ मिलेगा, इस साल में अगर एक्स्ट्रा हो गया तो। सर हुआ क्या? मैंने एक साइंटिफिक रिसर्च को डोनेशन किया सर, एक अप्रूव्ड कॉलेज को डोनेशन किया और आगे चल के पता चला ये कॉलेज फ्रॉड निकला और उसका जो स्टेटस है ना साइंटिफिक रिसर्च वाला सर वो छिन गया। तो क्या मेरा एग्जामेशन वापस रोक लिया जाएगा या जो मेरा डिडक्शन है मेरा छीन लिया जाएगा? सर करके कहते हैं नहीं। जिस दिन आप डोनेट करे थे अगर उस दिन वो वैलिड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज सर ले लिया जाएगा। सर अगर कोई भी ऐसा एसेट है जिसपे आपने 100% डिडक्शन क्लेम कर रखा है और उसको आप बेच रहे होते हो तो उसकी कैसे टैक्सेबिलिटी आती है? या तो जितने बेच रहे हो या डिडक्शन क्लेम कर लिया व्हिचएवर इज लोअर आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाता है पीजीबीपी में। ठीक है सर। 33 एबी एबीए में कुछ ऐसा है नहीं टेक्निकल, एडी में भी कुछ नहीं है, आपको बनता है। सीसी सीसी डीडी ये सब काम के नहीं, सेक्शन सिंपल सिंपल सेक्शन है। सेक्शन 36 में एक 16 कॉन्सेप्ट पे आओ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड अमेंडमेंट एस पॉइंट टू। सर अगर कभी भी आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अगर पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सर एम्प्लॉयर को कितना डिडक्शन मिलता है? आपको दिखेगा सर क्वेश्चन में बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। सर इन दोनों का सर पहले 10% हुआ करता था, आपके अटेम्प्ट में इसको चेंज करके 14% कर दिया गया है, सब्जेक्ट टू 43 बी। अगर 43 बी तक वो पेमेंट कर देता है यानी आरओआई की ड्यू डेट तक अगर पेमेंट करता है तो डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलता। सेक्शन 17 बैड डेट्स। यार बैड डेट से पहले आप आराम से एक बार ब्रेक लो बिकॉज आई थिंक थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत है मेरे को। आप ब्रेक लो, इट इज 12/3, 12/10 तक ब्रेक लोगे आप। लगातार गला, इट पेन्स और अभी आगे चलना है ना पीजीपी थोड़ा लंबा चलेगा तो आप 12/10 तक 7 मिनट का ब्रेक लो। विल कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक। 7 मिनट का ब्रेक ले लो। विल कंटिन्यू, एक ब्रेक मेरे को मिल जाएगा तो कि ताकि थोड़ा कंफर्ट रहे गले को। ठीक है।
ओके जी, क्या वापस आ गए सभी ब्रेक से? क्या आप सभी वापस आ गए हैं मित्रों? ओके सर, हम तो कहीं गए ही नहीं, 7 मिनट का ब्रेक भी कोई ब्रेक होता है? चलो आ जाओ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज बैड डेट। सर बैड डेट में क्या इंपॉर्टेंट है? अरे बाबा गलती करोगे, मुझे पता है ना। इधर देखो सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट कभी भी अलाउ नहीं होता अपने को। कभी भी कोई बिजनेस हो बैंकिंग के अलावा सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट अलाउ नहीं होता। इसको तो अपने को हमेशा डिसअलाउ करना है। सर लेकिन कभी एक्चुअल बैड डेट होता है, फिर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? प्रोविजन कहता है सर सेल्स से रिलेटेड बैड डेट्स है नहीं अलाउड हो जाते हैं, लेकिन जो लोन से रिलेटेड बैड डेट्स होते हैं ना, दे आर नॉट अलाउड। जो लोन से रिलेटेड बैड डेट होता है नहीं, आपको नॉर्मली अलाउ नहीं होते हैं सर। लोन से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन अगर कोई मनी लेंडिंग बिजनेस है ना आपका, तो आपको अलाउ हो जाएगा। सर आपका बिजनेस ये लोन पे पैसे बांटना, पैसे चलाना, तो आपको अलाउ हो जाएगा। सेल्स रिलेटेड सर अलाउ हो जाते हैं। सर ध्यान क्या देने वाली बात है, बस बुक्स में राइट ऑफ करना पड़ेगा। जहां आपने बुक्स में राइट ऑफ किया ना, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कुछ भी और मेहनत नहीं करनी, सर बुक्स में राइट ऑफ कर देना, आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ध्यान देना सर। बैड डेट कब होता है सर? कभी सेल्स ऑफर की होगी आपने और फिर आगे चल के उसका पैसा नहीं मिल रहा, तब जाके आप बैड डेट राइट ऑफ करते हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इनकम ऑफर कर रखी है, तब जाके आप बैड डेट में राइट ऑफ कर रहे हो ना। तो कहते हैं किसी ना किसी साल में आपने उसको इनकम की तरह ट्रीट कर रखा हो, तब जाके आपको बैड डेट ट्रीट कर आपको डिडक्शन मिलेगा। नहीं अदरवाइज कभी इनकम ही नहीं ऑफर किया और बैड डेट क्लेम करना चाहते हो, फिर तो तुम क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो? कहते हैं आपको कभी प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि बैड डेट बैड हो चुका है। आई मीन डेट आपका बैड हो चुका है, ये आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सर इंपॉर्टेंट है 44 1 41 4 विद दिस डीम्ड पीजीबीवी में बैड डेट रिकवर्ड पोर्शन। सर कहता कभी भी ना अगर आपको बैड डेट हो गया, ठीक है, कभी बैड डेट हो गया, आपने उसका डिडक्शन ले लिया, तो आपने इनकम ऑफर की थी, डिडक्शन ले लिया, कुल मिला के आपका काम बिल्कुल फिटूस हो जाता है। लेकिन फिर अगर आगे चलिए कोई रिकवरी होती है, तो दैट रिकवरी शुड बी टैक्सेबल। दैट रिकवरी शुड बी टैक्सेबल। और कैसे रिकवरी टैक्सेबल होती है समझना। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए का बैड डेट था, सरकार ने बोला भैया ले 100 रुपए का अलाउ कर रहे हैं, 100 रुपए का अलाउ कर रहे हैं, सॉरी 1000 रुपए का बैड डेट था, 1000 अलाउ कर रहे हैं। तो कहता है कोई भी आगे चल के रिकवरी होगी ना, वो टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों टैक्सेबल होगी सर? एक बार लॉजिक देखो। सर अगर 1000 रुपए का बैड डेट, 1000 रुपए की सेल्स आपने ऑफर की और 1000 रुपए का पूरा बैड डेट हो गया, सर कुल मिला के आपने ना इनकम ऑफर की ना कोई टैक्स भरा। अब आगे चल के आप फ्री में अगर 1000 रुपए एक्स्ट्रा रिकवरी के नाम पे मिल रहे हैं, तो दिस शुड बी टैक्सेबल ना कहीं पैसा मिला है, तो इट शुड बी टैक्सेबल। ठीक है। सर कहता है अगर बैड डेट क्लेम है आपने 1000 कर रखा, सरकार ने अलाउ नहीं किया पूरा, सरकार ने अलाउ किया कुल 700, कहती है कि भैया देखो हम 700 अलाउ करने वाले हैं। यानी कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है 300 रुपए आपको मिलना चाहिए, सरकार को लग रहा है 300 रुपए आपको मिलना चाहिए। आपको मिला कितना सर? कुल मिला के आपको 200 रुपए और मिल 200 रुपए ही कुल मिला, कुल 200 रुपए मिला। तो प्रोविजन कहता है 200 रुपए कुल मिला है ना, तो 100 रुपए आपको और एडिशनल अलाउ होना चाहिए ना। 300 आपको पहले आपने सोचा था मिलेगा, उसमें से 200 मिला है कुल, तो 100 रुपए आपको और मिलना चाहिए ना। बैड डेट में डिडक्शन सरकार कहती है दे देंगे, नया दे देंगे। लेकिन सर सरकार कहती है तुमको, तुमने कहा 300 मिला, हमको लगता है 300 मिलने वाला है, तुमको 500 मिल गया, तो दो एक्स्ट्रा 200 एक्स्ट्रा मिल गया है ना, ये आपको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। ये आपको टैक्सेबल करवाना पड़ेगा। ठीक है भैया, बड़ा सिंपल है। सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अजीब सा, कैसा देखना सुनना। सर मैंने सेल्स की थी 1 लाख की, मैंने सेल्स कर दी 1 लाख की, ठीक है सर कर ली। सर मेरे को लग रहा था ना कि मेरे को आधा पैसा नहीं मिलेगा, तो मैंने बैड डेट क्लेम कर लिया। कितना? 50,000 का बैड डेट क्लेम कर दिया। ओह, 50,000 का बैड डेट क्लेम कर दिया। ठीक है। अब सर मेरे को ना रिसीव कितना हुआ कुल मिला के? अब 50,000 मिलना चाहिए था, मेरे को कुल मिला के मिला कितना? कुल मिला के सर 60,000 मिल गया, और मैंने पूरे 60,000 को पीएनएल में डाल दिया। सर पहली बात तो बताओ कितना गंदा अकाउंटेंट है, क्या गलती कर रहा है। कहीं न कहीं जब मैंने 1 लाख की सेल्स ऑफर की थी और उसमें से 50,000 का बैड डेट क्लेम कर लिया, तो मैं 50,000 की सेल्स तो नेट-नेट में ऑफर कर चुका हूँ। 50 लाख की इनकम ऑफर कर चुका हूँ। इस बेवकूफ ने क्या किया सर, 60,000 रुपए वापस पीएनएल में क्रेडिट कर दिए। कायदे से जितना रिकवर्ड वाला पोर्शन है, सिर्फ वही डालना चाहिए था। जितना रिकवर्ड वाला पोर्शन है, सिर्फ वही डालना चाहिए था पीएनएल में। जो 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिकवर किए, यही पीएनएल में डालने चाहिए थे। लेकिन इसने कितना डाल दिया? 60,000 डाल दिया। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सरकार कहती है, प्रोविजन कहता कि जितना भी एक्सेस आपने पीएनएल में डाल दिया उसको हटाओ ना, तो इसमें से 50,000 रुपीज अपने को माइनस करना पड़ता है पीएनएल में। क्वेश्चन पूछता है, लोगों से नहीं समझ में आते, लोग मेरे को पूछते हैं सर क्या करे, क्यों किया ऐसा। ये इसका लॉजिक है। सर कहता है अगर कभी पार्टनरशिप फर्म ने बैड डेट क्लेम किया था और आगे चल के सर रिकवरी पार्टनर्स को होती है, तो क्या पार्टनर्स के हाथ पे टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज नहीं होने वाला।
क्योंकि जिस एंटिटी को बैड डेट हो रहा है उसी एंटिटी को पैसे मिलने चाहिए टू टू टैक्स दैट बैड डेट। सर लेकिन नहीं, अगर मैंने आज बैड डेट किया, आज बिजनेस कर रहा हूँ, आज से 20 साल बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया, तो क्या बैड डेट की रिकवरी टैक्सेबल होगी? राइट आंसर इज नहीं होती उस केस में। अरे उस केस में हो जाती है। अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है ना, तो बैड डेट रिकवरी टैक्सेबल होती है। लेकिन अगर सर एंटिटी चेंज हो गई, क्लेम करने वाला कोई और, सर उसके अलावा बैड डेट रिकवर करने वाला कोई और, उस केस में टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज सर्टेन डिडक्शंस, सेक्शन 37। सेक्शन 37 ना पूरी लिस्ट बताता है कि भैया कौन से खर्चे अलाउ होंगे, कौन से खर्चे डिसअलाउ होंगे। ठीक है। अब सर 37 में ना 3 चीज़ों का ध्यान देना है। कभी भी अगर आप परेशान होते हो ना पीजीपीपी में, सेक्शन 37 के कारण ही परेशान होते हो। सेक्शन 37 ना आपको एक बात बोलता है कि एक खर्चे में 3 गुण ढूँढो। क्या वो खर्चा बिज़नेस के लिए किया गया है? वेदर और नॉट दैट एक्सपेंस इज़ होलली और एक्सक्लूसिवली फॉर द बिज़नेस एंड प्रोफेशन। क्या हाँ है? हाँ सर है। सर क्या वो खर्चा रेवेन्यू नेचर का है? ओके सर। क्या वो खर्चा लीगल खर्चा है? ओके सर। तीनों चीज़ें चेक करो। अगर तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही है ना, मान लो कि वो खर्चा अलाउड एक्सपेंडिचर है। अज्यूम दैट इट इज़ एन अलाउड एक्सपेंडिचर। अच्छा सर। कोई फ्रीबीज़ दे रहे हो, डॉक्टर को दे रहे हो, भैया ये सब इल्लीगल काम है, फ्री सैंपल दे रहे हो सर, इट इज़ नॉट अलाउड सर, इट इज़ नॉट अलाउड। सर कोई सीएसआर का खर्चा कर रहे हो, नॉट अलाउड। सर पीएम केयर फंड में अगर सीएसआर जमा करा रहे हो, पीएम केयर फंड में जमा करा रहे हो, तो पीएनएल में तो अभी भी अलाउ नहीं होने वाला। लेकिन सर 80 जी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अपने एम्प्लॉय को कुछ भी गिफ्ट कर रहे हो, इट इज़ एन अलाउड एक्सपेंडिचर। डिविडेंड पीएनएल में डालो, अरे भैया डिविडेंड पीएनएल में कब से डालने लग गया, हटाओ। ओके। सर अगर अपनी शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को बढ़ाने के लिए सर अगर कोई खर्चा कर रहे हो, तो इट इज़ एन अलाउड एक्सपेंडिचर। सर कोई पूजा करवा रहे हो, दिवाली की फेस्टिवल वगैरह कोई खर्चा है, इट इज़ एन अलाउड एक्सपेंडिचर। कोई सीक्रेट कमीशन है, ब्राइब है, हफ्ता वसूली है, सर इसका पेमेंट कर रहे हो, इट इज़ नॉट अलाउड एक्सपेंडिचर। सर हफ्ता वसूली का पैसा कौन अलाउ करवाता है? सर शेयर इश्यू एक्सपेंडिचर सुनना। सर कभी भी शेयर्स इश्यू कर रहे हो आप, शेयर्स इश्यू करते टाइम खर्चा अलाउ होगा कि नहीं अलाउ होगा, इसको देखना पड़ता है। कैसे देखोगे? सरकार कहती है, जिस केस में शेयर कैपिटल बढ़े प्लस बैंक बैलेंस भी बढ़े, इस केस में खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई आईपीओ है, शेयर कैपिटल बढ़ती है, हाँ सर बढ़ती है ना। क्या बैंक बढ़ता है? हाँ सर पैसा आता ही अकाउंट ठीक है, तो अल डिसअलाउड खर्चा। कोई एफपीओ है सर, फर्दर पब्लिक ऑफर है, क्या शेयर कैपिटल बढ़ती है? हाँ सर बढ़ती है ना। क्या सर बैंक बैलेंस बढ़ता है? हाँ सर बढ़ते ही बढ़ता है, तो इस केस में खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। सर राइट इश्यू, क्या शेयर कैपिटल बढ़ती है? हाँ सर बढ़ती है। क्या बैंक बैलेंस बढ़ता है? हाँ सर बढ़ता है, तो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। ओह सर समझ में आया। सर मान लो बायबैक हो गया, क्या शेयर कैपिटल बढ़ती है? नहीं सर शेयर कैपिटल नहीं बढ़ती। क्या खर्चा आता है? क्या पैसा आता है? क्या सर पैसा भी नहीं आता। क्या खर्चा अलाउ हो जाएगा? सर अलाउ हो जाएगा। सर अगला देखो, सर बोनस शेयर, क्या शेयर कैपिटल बढ़ती है? हाँ सर शेयर कैपिटल बढ़ती है। क्या बैंक बैलेंस बढ़ता है? नहीं सर बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, इस केस में खर्चा अलाउ हो जाएगा। सर लोन लिया हमने या डिबेंचर इशू की, क्या शेयर कैपिटल बढ़ी? सर शेयर कैपिटल नहीं बढ़ती। सर लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ता है? हाँ सर बढ़ता है, तो इस केस में खर्चा अलाउ हो जाएगा। जिस जिस खर्चे में शेयर कैपिटल और बैंक दोनों बढ़े, सर वो खर्चा अलाउ होता है, बाकी सारे खर्च, सॉरी वो खर्चा डिसअलाउ होता है, बाकी सारे खर्चे अलाउ हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर कोई सब्सिडरी के लॉसेस, डेफर्ड टैक्स आपने पीएनएल में डाल रखा है, कोई एसेट की वैल्यू गिरने वाली, ऐसा कोई डिम्यूनेशन की वैल्यू डाल रखी है, कोई अनसर्टेन लायबिलिटी डाल रखी है, सब डिसअलाउड है। कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी के ब्रोशर, शोवेनियर, पैम्पलेट, न्यूज़पेपर में दे रहे हो, इट इज नॉट अलाउड। हाँ अगर आप कोई कंपनी हो तो 80 जी बी में आपको डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी अदरवाइज कुछ और डिडक्शन नहीं मिलता है यहाँ पे। सर अगर कोई फेयर एस्टिमेट्स और रीजनेबल सर्टेनिटी के बेसिस पे कोई प्रोविजन बना रहे हो, जो कि आईसीडीएस अलाउ करता है बनाना, कुछ कुछ प्रोविजन आईसीडीएस अलाउ करता है। प्रोविजन कहता है कि अगर आईसीडीएस बोलता है अगर प्रोविजनिंग करने के लिए, तो इट इज एन अलाउड एक्सपेंडिचर, बाकी हम कुछ, बाकी सारे डिसअलाउड है। सर आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हो लोन लेके, तो जो इंटरेस्ट होगा ना, इट इज एन डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, इट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर। लिटिगेशन एक्सपेंसेस फॉर इनकम टैक्स, सर इनकम टैक्स का केस लड़ने के लिए आपने लॉयर को फीस पे की, इट इज अलाउड। सर कैश चोरी हो गया, कहता है जिस साल में रिकवर हुआ उस साल में टैक्सेबल होगा। सर कोई भी अगर घर का, अगर कोई भी ऐसा खर्चा कर रहे हो जो कि प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट अबैंडन्ड हो गया। सर फॉर एग्जांपल मतलब क्या हुआ, मेरा कपड़े का काम है, मेरे को लग रहा था कपड़े का काम छोड़ के मैं जूते काम में आऊँ, तो कहता है प्रोविजन कि अगर कोई कपड़े के काम से जूते काम में शिफ्ट कर रहा है, तो जो एक्स्ट्रा खर्चा ना फीसिबिलिटी निकालने के लिए कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा, वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो। बड़ी सीधी-सी बात है, जो बिज़नेस चालू ही नहीं है, उसका खर्चा कोई नया बिज़नेस क्यों बेयर करे? पुराना बिज़नेस क्यों बेयर करे? फिर कहता एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अबैंडन्ड फिल्म शैल बी अलाउड। सर कहता है फॉर एग्जांपल कंगना रनौत की कोई मूवी आती है,
अब सर वो फ्लॉप हो जाती है, तो फ्लॉप होने के बाद जो खर्चा है ना, इट विल बी अलाउड एक्सपेंडिचर, वो पूरी तरह से अलाउड होता है। तो कहता है रिट्रेंचमेंट कमीशन सर, अगर कभी भी बिज़नेस के बंद होते टाइम रिट्रेंचमेंट पे किया जाता है, इट इज़ डिसअलाउड। लेकिन सर अगर किसी यूनिट को क्लोज़ करते टाइम रिट्रेंचमेंट कमीशन पे किया जाता है, इट इज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। डायरेक्टर्स की सैलरी दे रहे हो, उसके 197 की कंडीशंस के अकॉर्डिंग पे कर रहे हो, इट इज़ अलाउड एक्सपेंडिचर। उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, इट इज़ लिटिल बी डिसअलाउड। प्रायर पेड एक्सपेंस अलाउड जाते हैं, कंपाउंडिंग फीस अलाउ नहीं होती है। किसी कंसल्टेंट को पेमेंट कर रहे हो, कोई न्यू बिज़नेस के लिए नॉट अलाउड। सर अगर कोई पर्सन अपनी हार्ट सर्जरी के लिए पेमेंट कर रहा है, ये बोल के कि भैया हार्ट तो मेरा कैपिटल एसेट है, तो उसपे जो खर्चा होगा सर इट शुड बी अलाउड टू मी। सर कहता है नहीं भैया नहीं, 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 इट इज़ नॉट अलाउड। उसके अलावा सर कहता है कोई भी कमीशन डायग्नोस्टिक्स एजेंट वाले डायग्नोसिस सेंटर को डॉक्टर्स को देते हैं, इट इज़ डिसअलाउड। सर फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला एक्स-रे करवा के आओ। एक्स-रे करवाना तो लाल पैथोलॉजी से करवाना, और लाल पैथोलॉजी वाला हर एक्स-रे पे कमीशन देता है डॉक्टर को। प्रोविज़न कहता है जो भी कमीशन लाल पैथोलॉजी ने दे रखी है ना डॉक्टर को, इट इज़ डिसअलाउड फॉर लाल पैथोलॉजी। कोई स्पॉन्सरशिप फीस है, नॉन कॉम्पिटिशन फीस है, ब्रांच इनॉग्रेशन फीस है, ग्लो साइन बोर्ड है, बिल बोर्ड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन है, सर ये सब खर्चे अलाउ होते हैं। कोई अगर आपने बुक्स में कोई खर्चा डालना भूल गए हो, उसको डाल सकते हो, अलाउड है। सर इंटरेस्ट टैक्सेस पेनल्टी कहते हैं डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्ट टैक्स पेनल्टी सर्व डिसअलाउड। सर कोई भी अदर टैक्स में इंटरेस्ट टैक्स लेट फीस अलाउ हो जाता है, लेकिन पेनल्टी अलाउ नहीं होती है। ध्यान देना टैक्सेस भी तब अलाउ होंगे जब आपको क्रेडिट नहीं मिला, क्रेडिट मिला तो फिर फर्क ही नहीं, कोई बात ही नहीं। बताओ समझ में आया? हाँ, थोड़ा-सा ज़्यादा ही मोनोटोनस जा रहा है नहीं? कोई बात नहीं। 1-2 टॉपिक करते हैं फिर आते हैं मस्त वाले टॉपिक पे। 1-2 टॉपिक करते हैं फिर मस्त वाले पे आते हैं। अमाउंट नॉट डिडक्टेबल इम्पोर्टेंट है सेक्शन, ये गलती होती है इसमें। सर कहता है अगर कोई ऐसा खर्चा कर रहे हो, आप रेसिडेंट पर्सन को पेमेंट कर रहे हो, जहाँ पे टीडीएस काटना चाहिए आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर काटा लेकिन आरओआई तक पेमेंट नहीं किया, उस केस में क्या होता है सर खर्चा 30% डिसअलाउ हो जाता है। सिमिलरली अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो, टीडीएस काटना चाहिए था, नहीं काटा प्रीवियस ईयर में, और अगर सर पेमेंट करना चाहिए था, आरओआई तक पेमेंट नहीं किया, उस केस में 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। सर इस केस में ना सामने वाले एसएससी के पास एक ऑप्शन रहता है। क्या ऑप्शन रहता है कि अगर हमने टीडीएस नहीं काटा, तो वो भैया वो सारी की सारी रिसीट्स को अपनी इनकम में ऑफर कर ले, कॉरेस्पॉन्डिंग टैक्सेस भर दे, फॉर्म 26 ए अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करवा के हमको फर्निश कर दे, हमको क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन सर जिस साल में उसने टैक्सेस भरे ना, उस प्रीवियस ईयर में आपको क्रेडिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर 24-25 का खर्चा है और उसने टैक्सेस प्रीवियस ईयर 25-26 में भरे हैं, तो प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको अलाउ होने वाला है वो खर्चा, उसके अलावा अलाउ नहीं होने वाला। जितने टाइम के लिए सरकार को टैक्स नहीं पहुँचा, उतने टाइम के लिए सरकार 1% पर मंथ आपसे इंटरेस्ट लेने वाली है। ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इतना सा सिंपल सा पॉइंट था। सर कहता है सिमिलर इक्वलाइज़ेशन लेवी के लिए आपने इक्वलाइज़ेशन लेवी या तो डिडक्ट नहीं की, या तो आपने पे नहीं की। उस केस में आपके हाथ में क्या किया जाएगा, आपके हाथ में 100% डिसअलाउ किया जाएगा। अब सर सवाल आता है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, चलो ठीक है, एक थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट के लिए सवाल है। सर अगर मैंने सैलरी का पेमेंट किया कब? 28 फ़ेब को, 2025 को। टीडीएस डिडक्ट करना भूल गया। मैंने सर क्या किया, मैंने 7 अप्रैल को डिडक्ट कर लिया टीडीएस एंड 7 अप्रैल को पे भी कर दिया। सर ड्यू डेट पे पेमेंट किया, प्लस सर इसमें मैंने क्या किया, मैंने आरओआई तक पेमेंट भी कर दिया। बताओ क्या सर खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा? अलाउड कि डिसअलाउड? खर्चा अलाउड होगा कि डिसअलाउड होगा मैं बताऊँ? सर आपने क्या किया, पेमेंट किया सैलरी का 28 फ़ेब को, टीडीएस काटा 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ही पेमेंट कर दिया। सर आरओआई तक पेमेंट कर दिया, टीडीएस डिडक्ट किया है, क्या खर्चा अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? सर रेसिडेंट पर्सन है, क्या खर्चा अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा बताओ? बताओ ना रे बाबा। सर दिस एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। क्यों सर डिसअलाउ किया गया है? सर सिंपल रीज़न बीइंग आपको डिडक्शन प्रीवियस ईयर में करना होता है और पेमेंट आरओआई से पहले करना होता है। यहाँ पे सर आपने 7 अप्रैल को डिडक्ट किया, यानी सर आपने लेट डिडक्ट किया हुआ है। इस साल में प्रीवियस ईयर 24-25 में डिसअलाउ हो जाएगा।
और एक बार सर डिसअलाउ हो गया ना, फिर जब जिस साल में पेमेंट करते हो उस साल में अलाउ होता है खर्चा। यानी सर प्रीवियस ईयर 24-25 में डिसअलाउ हो जाएगा, प्रीवियस ईयर 25-26 में खर्चा अलाउ होगा। 30% जो डिसअलाउ होगा नेक्स्ट ईयर में आपको मिलने वाला है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? ये सर अपने को समझ में आ गया। ये एक छोटा-सा पॉइंट था काम का। सेक्शन 41 डीम्ड पीजीपी की बात करता है। सर अगर कोई लायबिलिटी थी आपके सर पे, सर अब लायबिलिटी पेएबल ही नहीं है। अब लायबिलिटी पेएबल ही नहीं, कहीं न कहीं आपके लिए वो इनकम बन जाती है। बड़ी सीधी-सी बात है ना। मैंने सृष्टि से बोला, सृष्टि मेरे को लोन दो। उसने मेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन दिया। मेरे पास पैसा आ गया। अब मैंने बोला सृष्टि नहीं दूँगा पैसा वापस, क्या कर लोगी? जो करना है कर लो। मैंने स सीधे बोल दिया, नहीं दूँगा पैसा। जो करना है वो कर लो। सृष्टि बोलती है, "अरे सर अब आपसे क्या ही पैसे, जाओ रख लो।" एक बात बताओ, मेरे सर पे 1 करोड़ चुकती करने की लायबिलिटी थी। मैंने लोन के फॉर्म में पैसे लिए थे। अगर सर आज की डेट में लोन का रीपेमेंट पेएबल नहीं है मेरे लिए, तो जो 1 लाख 1 करोड़ रुपए मेरे को मिला सृष्टि से, दैट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स ना, वो टैक्सेबल बन जाएगा ना। तो प्रोविज़न कहता है अगर एससी, एसएससी जिसका डिडक्शन ले रखा है आपने किसी एक्सपेंडिचर का या ट्रेडिंग लायबिलिटी का किसी पिछले साल में, और करंट ईयर में सर वो ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज़ टू एक्जिस्ट करती है, तो उस केस में जब ये रिफंड हुआ ना, वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। सर कभी जीएसटी रिफंड मिला, सर फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर से जीएसटी चार्ज किया, फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर से 12% जीएसटी चार्ज किया, सरकार को पे कर दिया। आगे चल के सरकार ने टैक्स कट किया और कहा कि नहीं भैया 12% जीएसटी रेट थी, इससे 5% है। सरकार ने मेरे को रिफंड दिया। तो सरकार प्रोविज़न कहता है कि जितना पैसा मैंने कस्टमर को वापस कर दिया ना, वो तो ठीक है। जो बच गया ना, वो मेरे हाथ में डीम्ड पीजीपी बनता है। वो मेरे हाथ में इनकम बन जाएगी। जो मैंने कस्टमर्स को रेमिट नहीं किया ना, वो मेरे हाथ में इनकम बन जाती है। सिमिलर केस लगता है वेवर ऑफ लोन के लिए। सर फॉर एग्जांपल मेरे सर पे लोन है और लोन माफ हो गया। तो क्या मेरे लिए इनकम बनती है? उसके लिए केसेस देखना। कहता है अगर कभी भी गवर्नमेंट मेरे को लोन देती है और लोन माफ कर देती है ना, वो तो मेरी इनकम बन ही जाता है। बड़ी सिंपल सी बात है, इनकम बनता है मेरी। लेकिन सर कोई दूसरा लोन है, मान लो वर्किंग कैपिटल की लोन है, कैपिटल नेचर का लोन है। सर कभी भी अगर कैपिटल नेचर का लोन माफ होता है ना, जितना भी माफी वाला अमाउंट है ना, वो कॉस्ट ऑफ एसेट में एडजस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एसेट खरीदना था, मेरे को कार खरीदनी थी, कार खरीदने के लिए मैंने लोन लिया। आगे चल के लोन माफ कर दिया कंपनी ने, तो वो सारा का सारा एडजस्टमेंट जो होता है ना, वो कार की कॉस्ट में से एडजस्ट होता है। लेकिन सर अगर कोई वर्किंग कैपिटल लोन है और वो मेरे को मिला हुआ है और वो मेरे को रीपेमेंट करना है, अगर वो मेरे को रीपेमेंट करना है, सामने वाले ने माफ कर दिया, तो उसमें ना आपको अलग तरीके से टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी। प्रोविजन कहता है यू मस्ट स्प्लिट द बैलेंस, आपको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे? सर जितना प्रिंसिपल कंपोनेंट माफ हुआ है ना, प्रिंसिपल कंपोनेंट सर ये आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो एक्चुअल मूल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल प्रिंसिपल दैट शुड हैव बीन पेड। अगर आप पेबल नहीं है तो उस केस में आपके लिए इनकम बन जाएगी। लेकिन सर इंटरेस्ट कंपोनेंट में क्या करना पड़ेगा? इट विल नॉट बी टैक्सेबल। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका माफ हो रहा है ना, इट विल नॉट बी टैक्सेबल। क्यों? क्योंकि कभी आपने इंटरेस्ट इनकम ऑफर की ही नहीं होगी ना। सर क्या बात बोल दी, क्या बात बोल दी, समझो आराम से समझना। सर अगर कभी भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता है तो 43 बी में डिसअलाउ हो जाता है, यू ऑलरेडी नो दिस। 43 बी में डिसअलाउ हो जाता है। अगर 43 बी में डिसअलाउ हो गया तो कभी मेरे को उसका डिडक्शन मिला ही नहीं, तो प्रोविजन कहता है अगर आपने डिडक्शन क्लेम ही नहीं किया कभी उसका, तो वापस टैक्सेबल थोड़ी करवाओगे इनकम इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इनकम आपके लिए कभी टैक्सेबल होगी ही नहीं, अगर डिडक्शन आपने कभी क्लेम ही नहीं किया, तो फिर आपके लिए कोई टैक्सेबिलिटी आती ही नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट अगर कभी भी आपका माफ होता है ना, तो उसपे कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती, सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट पे ही आती है। सर मान लो मैंने फॉर एग्जांपल सामान बेचा तृप्ति को, 2 करोड़ रुपए का सामान बेचा। अब सर तृप्ति मेरे को पैसा ही नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, पैसा नहीं दे रही, 3 साल हो गए। दिस पेमेंट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। सर अब 3 साल तक के बाद तो पैसे मांग भी नहीं सकता अधिकारी रूप से, लिमिटेशन द्वारा बाउंड हो गया। सर अब तृप्ति के हाथ में क्या इनकम बन जाएगी? राइट आंसर इज यस। अगर कोई वैसे टाइम बार्ड लायबिलिटी है ना, जो अब पेबल ही नहीं है, सृष्टि के हाथ में इनकम बन जाएगी। तो एक यूनिलैटरल एक्ट हुआ। सर फॉर एग्जांपल मैंने सृष्टि को सामान बेचा, सृष्टि 1 करोड़ देने वाली है। अब मैं फरार हो गया देश से और मैं चला गया लंदन। अब सृष्टि को लग रहा है कि अब तो राहुल सर वापस आएँगे ही नहीं, सारा पैसा मेरा, सारा पैसा मेरा। सर इस केस में क्या किया, सृष्टि ने राइट ऑफ कर दिया मेरे क्रेडिट बैलेंस को, मेरे जो उसकी बुक में क्रेडिटर दिख रहा था ना, उसको राइट ऑफ कर दिया। प्रोविजन कहता है अगर एसएससी ने विदाउट एनी कंसेंट अगर राइट ऑफ भी कर दिया ना, तो उसको भी डीम्ड पीजीपीपी मान लेते हैं। सर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू क्वेश्चंस में पूछता है बहुत ज्यादा। सेक्शन 43 बी में ना अपने को नॉर्मली वैसे सब कुछ याद रहता है, सिर्फ अपने को एक 43 बी एच देखना है, 43 बी एच देखना है। सर कभी भी अगर आप माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पेमेंट कर रहे होते हो ना, तो आपको कितना टाइम पेमेंट करना पड़ता है? सर जो एमएसएमई एक्ट में टाइम लिमिट दे रखी है ना, इस एमएसएमई एक्ट की टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट करना पड़ता है। और टाइम लिमिट कितनी दे रखी है? प्रोविजन कहता है सर अगर आपके बीच में एग्रीमेंट है, तो उस एग्रीमेंट की टाइम लिमिट को फॉलो कर लो।
और एग्रीमेंट में बहुत लंबी टाइम लिमिट है ना, तो आप मैक्सिमम 45 डेज का टाइम लिमिट रख लो। लेकिन कहता कि अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं आपस में, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कहता उस केस में आपको मैक्सिमम 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ जाएगा। अगर एग्रीमेंट है ही नहीं आपस के बीच में, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ जाएगा। सर अगर करंट ईयर में मान लो देखो, मान लो इस साल में आपने पेमेंट नहीं किया, आपने एमएसएमई का आउटस्टैंडिंग था, पेमेंट किया ही नहीं। करंट ईयर में नहीं पेमेंट किया और सर डिसअलाउ हो गया खर्चा। कहता है फिर जिस साल पेमेंट करोगे ना, उस साल में अलाउ हो जाता है। जिस साल में पेमेंट करोगे उस साल में अलाउ हो जाता है, आपको इससे तो कुछ भी नहीं देख के चलना है। हाँ सर, समझ में आ गया। सर फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च है, आउटस्टैंडिंग कितना है सर? 10 लाख रुपए। ड्यू डेट कितनी है सर? 20 दिन में पेमेंट कर देना। मैंने पेमेंट किया 25 मार्च को। सर क्या अलाउ होगा कि डिसअलाउ होगा? सर ड्यू डेट अगर आपस में एग्रीमेंट है, आपस में कोई एग्रीमेंट की डेट है, तो सर कितने दिन में पेमेंट हो जाना चाहिए? 20 डेज में हो जाना चाहिए। यानी 21 मार्च तक तो पेमेंट हो ही जाना चाहिए। अगर नेक्स्ट डे पेमेंट करूंगा तो किस दिन अलाउ होगा? सर जिस साल में आप पेमेंट करो उस साल में अलाउ होगा। ठीक है। सर यहाँ 25 मार्च को पेमेंट किया, सर भले मैंने ड्यू डेट के बाद पेमेंट किया, लेकिन जिस साल में डिडक्शन मिलना चाहिए उस साल पेमेंट कर दिया ना। प्रीवियस से 24-25 पे तो डिडक्शन मिल जाएगा ना मेरे को, क्योंकि 24-25 में ही मैंने पेमेंट कर दिया। तो सर ये आपको लॉजिक लगा के चलना है। गॉट इट सर? समझ में आ गया? 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर क्या कहता है देखना, मेरे सर पे ना कर्जा है, भयंकर भयंकर कर्जा है। मान लो 10 लाख रुपए कर्जा है, उस पे इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो गया 8 लाख रुपए, कुल मिला के 18 लाख की लायबिलिटी, जिसमें 10 लाख रुपए प्रिंसिपल है और 8 लाख रुपए इंटरेस्ट है। मैंने कहा यार देखो अब मुझसे इंटरेस्ट नहीं हो रहा, अब मुझसे इंटरेस्ट नहीं हो रहा, एक काम करो तुम देनदार, तुम एक काम करो, तुम 18 लाख का लोन मान लो और अब इस पे इंटरेस्ट मान ले लो मेरे से। 18 लाख का लोन मान लो और इस पे इंटरेस्ट मांग लो मेरे से। प्रोविजन कहता है अगर कभी भी आपका जो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो जा रहा है फ्रेश लोन में, तो दिस डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट, आप इसको पेमेंट नहीं मानने वाले। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट लोन में कन्वर्ट हो जा रहा है, दिस डज नॉट अमाउंट टू पेमेंट, इसको सिर्फ एक कन्वर्जन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ये पेमेंट नहीं मानते। दिस खर्चा विल नॉट बेयर आउट, दिस कन्वर्जन विल नॉट अलाउ द एक्सपेंडिचर। फिर दूसरा, मेरे को एक बैंक को पेमेंट करना था, मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा, मैंने क्या किया, बैंक गारंटी फर्निश कर दी बैंक को। तो क्या बैंक गारंटी फर्निश करने से खर्चा अलाउ हो जाता है? सरकार कहती है नहीं अलाउ करने वाले। अगर बैंक गारंटी फर्निश करते हो ना, दिस डज नॉट मेक दैट एक्सपेंडिचर अलाउड, अलाउड नहीं होता उससे कभी भी। तीसरा कहता है सर अगर फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट करना है मेरे को, फॉर एग्जांपल राहुल है, अपने एम्प्लॉइज को कर्ज देना चाहता है, एम्प्लॉइज को बोनस देना चाहता है, एम्प्लॉइज ने लेने से मना कर दिया, भैया कहा हमको नहीं चाहिए। उन्होंने कहा मैंने दे रहा था 1 करोड़, वो मांग रहे 10 करोड़। उन्होंने कहा नहीं चाहिए। मैंने क्या किया, खर्चा डिसअलाउ हो रहा था, मैंने ट्रस्ट क्रिएट की। ट्रस्ट क्रिएट करके ना सर ये जितना पैसा है ना ये ट्रस्ट को दे दिया, जितना पैसा है ना मैंने ट्रस्ट को दे दिया, और ये बोला कि ट्रस्ट ट्रस्ट जैसे ही हमारा मैरिड खर्चा हमारा सेटलमेंट हो जाएगा ना, तुम पेमेंट कर देना सामने वाली पार्टी को। अब ट्रस्ट को अगर मैं पेमेंट करूं तो क्या ट्रस्ट को पेमेंट करना अपने आप में एक अलाउड एक्सपेंडिचर है? राइट आंसर इज सर 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 सर, देखना पड़ेगा इसमें। यू हैव टू चेक क्या इस ट्रस्ट ने आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया। अगर ट्रस्ट ने आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट कर दिया है ना, दिस विल बी अलाउड, अदरवाइज डिसअलाउड। अगर आरओआई की ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया ट्रस्ट ने ना, तो डिसअलाउड खर्चा हो जाता है। बताओ क्या समझ में आया ये पॉइंट? हाँ सर समझ में तो आ रहा है। 44 एडी एडी क्या बोलते हैं? सर अगर आप कोई ऐसे एसएससी हो जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, एचयूएफए फर्म है, एलएलपी नहीं, एलएलपी नहीं, जिनका कोई एजेंसी बिजनेस नहीं, ब्रोकरेज कमीशन बिजनेस नहीं है, 44 ए वाला बिजनेस नहीं है, 10 नहीं क्लेम कर रहे, एटीआईएस एटीआरआर भी नहीं क्लेम कर रहे, सर ये सब काम जो कर रहे हैं, सर इनके पास एक ऑप्शन रहता है क्या? सर अगर इनका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, तो ये एक अपनी टर्नओवर का एक प्रिजम्पटिव इनकम भर सकते हैं। कितना? सर या तो 6% तो 8%। जितना पैसा सर बैंकिंग चैनल से मिल चुका है अप टू आरओआई, आरओआई की ड्यू डेट तक जितना पैसा बैंकिंग चैनल से मिल गया है सर उसका 6%, और बैलेंस अमाउंट का कैश वाले कंपोनेंट का सर 8% आप अपना पीजीबीपी डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है सर, समझ में आ गया? सर ध्यान देना, अगर एक बार आप 44 ऑप्ट कर रहे हो ना ईयर 1 में, तो आपको ईयर 1 में ऑप्ट कर रहे हो तो ईयर 2, 3, 4, 5, 6 नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आपको 44 ऑप्ट करते रहना पड़ेगा। अगर 5 साल की में किसी भी साल के लिए आप अगर किसी भी साल में ऑप्ट कर रहे हो 44 आपको नेक्स्ट 5 साल के लिए क्लेम करना पड़ेगा। सर मान लो ईयर 4 में मेरी आत्मा जागती है और बोलती है कि नहीं भैया नहीं भैया नहीं भैया नहीं, मुझे नहीं भरना 44 में, तो कहते हैं जिस साल में ऑप्ट आउट करते हो ना 44 से या नहीं भरते टैक्स, उसके नेक्स्ट 5 साल तक आपको लगातार 44 मिलेगा भी नहीं, नॉट अलाउड।
इट विल नॉट इवन बी अलाउड ही नहीं होगा। अच्छा, उसके अलावा सर कहता है कोई भी खर्चा आपको 44 में नहीं मिलने वाला, कोई भी सेक्शन 30 से लेके 38 तक का कोई खर्चा अलाउ नहीं होता। ना ही कोई अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट का भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला। जो 44 एडीएम भर रहे हैं ना, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी पड़ती। उसके अलावा सर जितना भी वो पेमेंट करते हैं ना एडवांस टैक्स का, सिर्फ एक बार पेमेंट करते हैं साल भर की सिंगल इंस्टॉलमेंट, वो भी कब सर, लास्ट में जो 31 और 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट रहती है ना, तब इनको पेमेंट करना पड़ता है। प्लस आरओआई की ड्यू डेट, आपको आरओआई की ड्यू डेट आपकी 31 जुलाई हो जाती है। सर क्या कोई एसएससी आधा ऐसा कर सकता है कि एक बिजनेस 44 एडी में ऑफर कर लो और दूसरा बिजनेस रेगुलर बिजनेस इसका ऑडिट होता हो? राइट आंसर इज इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ऐसा करते हैं लोग। 44 एडी है, कहते हैं कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ फर्म होगी जो कि स्पेसिफाइड प्रोफेशन का काम कर रही है, 44 डबल ए में जो लिस्ट दे रखी है ना उसका कोई काम कर रही है। तो प्रोविजन क्या कहता है सर? प्रोविजन कहता है जितना भी उनकी रिसीट्स है ना, जितनी भी उनकी प्रोफेशनल रिसीट्स है ना, उसका 50% इनकम ऑफर करवा लो। और सर कहता है अगर यही इनका 95% से ज्यादा रिसीट्स बैंकिंग चैनल से है, तो फिर इनके लिए लिमिट ना 50% ना होके, 50 लाख ना होके सर 75 लाख बन जाएगी। 44 एडी में भी यही 2 करोड़ तक की सेल्स है, ये 2 करोड़ की सेल्स 3 करोड़ हो जाती है अगर आपका 95% ज्यादा रिसीट्स बैंकिंग चैनल से है तो। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। 44 एडी वगैरह हो गया सर। 50% ऑफर करना पड़ता है, कोई भी इसमें चोचलेबाजी नहीं है। 1 साल ऑप्ट किया 5 साल नहीं करना पड़ेगा, 5 साल किया 5 साल नहीं किया तो किसी चोचलेबाजी कुछ भी नहीं है। सिमिलरली सेम पॉइंट यहाँ चलता है। फिर सर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन ऑफ ट्रांसपोर्टर एक बार देख लो। सर कहता है कि अगर कोई 12,000 से ज्यादा का टन है, 12,000 टन से ज्यादा का कोई व्हीकल, 12,000 किलो ज्यादा कोई व्हीकल है, तो 1,000 रुपीज पर मंथ पर ट्रक और पर मंथ पर ट्रक पर टन, इतना आपको पीजीबीपी ऑफर करना पड़ता है। और यही अगर 12,000 या 12,000 से कम है तो 75,000 पर मंथ पर ट्रक, इतना आपको सर बीजीपी ऑफर करना पड़ेगा। सिंपल सा फंडा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। पीजीपी फाइनली खत्म हुआ भाई साहब, फाइनली पीजीपी खत्म हुआ। बताओ कोई डाउट है क्या पीजीपी में? बताओ कोई डाउट है क्या पीजीपी में? बताओ। सर क्लबिंग बहुत छोटा चैप्टर, 3 पेजेस का। करते हो तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं। सर आ गया है सेट ऑफ में। सेट ऑफ में दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आ जाएगा सेट ऑफ में। एक बार जल्दी से कुछ बताओ, दिल दिल बम बम आग आग भेजो तो मुझे पता चले कि आप लोग कितने एक्टिव हो। सर परफेक्ट है, आ जाते हैं। देखो सर, सेट ऑफ के प्रोविजन आपको बड़े सिंपल अच्छे तरीके से पता है। आप किसको कैसे सेट ऑफ कर सकते हो, यू ऑलरेडी नो। एक छोटा सा पॉइंट है सर, सेक्शन 72A क्या बोलता है? अगर कभी भी कोई अमल कमीशन हो रहा है, अमल कमीशन एज एन राहुल प्राइवेट लिमिटेड पे इनकी बन जा रही है, या फिर सर कोई डीमर्ज हो रहा है, या फिर कोई सक्सेशन हो रहा है, या फिर सर अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी बन रही है, लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का सिलसिला थोड़ा अलग रहता है। कहता है सर अगर कभी अमल कमिटिंग कंपनी अपने लॉसेस अमल कमिटेड कंपनी को दे रही है तो सर इसमें फ्रेश 8 ईयर्स का टाइम लिमिट लग जाती है, क्योंकि आप 8 साल के लिए अपना लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यू ऑलरेडी नो दिस थिंग। लेकिन अगर कभी सक्सेशन हो, सर कभी अमल कमीशन हो रहा है ना, उसके इसमें हमको फ्रेश 8 ईयर्स मिलके चलते हैं, फ्रेश 8 ईयर्स मिलते हैं सर। लेकिन डीमर्जर के केस में ना फ्रेश 8 ईयर्स नहीं मिलते, आपको रिमेनिंग 8 ईयर्स मिलते हैं। कभी भी आपको फ्रेश 8 ईयर्स डीमर्जर केस में नहीं मिलते। कोई प्रोप्राइटर है, सक्सेसर बन रहा है सर, इस केस में ना सर 8 साल के लिए आपको मिलते हैं फ्रेश 8 ईयर्स के लिए। और कोई अनलिस्टेड कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट होती है तो फ्रेश 8 ईयर्स के लिए आपको लॉस मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आंसर में टेस्ट करता है कई बार। ऑल्सो सर कभी भी आपको ना कैरी फॉरवर्ड करने दिया जाएगा बिजनेस लॉसेस, ओनली बिजनेस लॉसेस। अगर कोई पुरानी कंपनी के पास सर, वैसे देखो क्या सैलरी होती नहीं कंपनी की, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी की लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने देंगे सर? नहीं करने देने वाले। तो उसके अलावा
आईएफओएस में लॉसेस होते हैं क्या सर? आईएफओएस के लॉसेस वैसे ही आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिए जाते। कैपिटल गेन के लॉसेस सर कैरी फॉरवर्ड नहीं करने दिए जाएँगे। कहता है जितने भी सिर्फ बिज़नेस लॉसेस हैं ना, वही सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं। वो भी देखना स्पेक्युलेटिव लॉसेस वहाँ पे भी नहीं होने वाले। अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यानी अमल कमीशन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ बिज़नेस लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। उसमें भी स्पेक्युलेटिव बिज़नेस नहीं होता सर, बाकी कोई भी लॉस हो जाएगा, स्पेक्युलेटिव बिज़नेस लॉस नहीं होता। समझ में आया क्या? क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। सेक्शन 79 ये क्या बोलता है? गौर फरमाइएगा। गौर फरमाइएगा। अरे तुम लोग दिल-दिल, बम-बम, आग-आग लिखते चलो कमेंट सेक्शन में, तो मुझे पता रहे तुम लोग जाग रहे हो कि बिल्कुल सत्संग की तरह बिल्कुल ऐसे करके बैठे हुए हो। बताओ भैया एनर्जी चाहिए मुझे तुम्हारे अंदर से, तब जाके मुझे लगेगा कि यार कुछ हो रहा है यहाँ क्लास में। सेक्शन 79 क्या बोलता है? सेक्शन 79 बोलता है एक जादूगरी वाली बात। इधर देखना एग्ज़ाम्पल से। 4 लोग हैं, मिस्टर एक्स वाई ज़ेड 3 लोग हैं। 31st मार्च 2024 के ईयर एंड में इनके पास रेशियो कितना था? पीएस इनके पास शेयर होल्डिंग कितनी थी? 34, 36 और 30 3 लोगों के पास इतनी शेयर होल्डिंग थी। ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं शेयर होल्डिंग होना इतनी। डन। सर अगले साल में क्या हुआ? प्रीवियस ईयर 24-25 में जो मिस्टर ज़ेड है ना, इसने अपनी 30% शेयर होल्डिंग दे दी पूरी की पूरी मिस्टर ए को दे दी। यानी क्या है सर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या जो 100% शेयर होल्डर थे, अब सर सिमिलर शेयर होल्डर से 70% है, बाकी 30% के लिए नए शेयर होल्डर आ गए? कैन आई से? यस। यस, 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 यस। कैन आई से कि 70% ऑफ द शेयर होल्डिंग सेम है? क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 70% शेयर होल्डिंग सेम है? हाँ सर, शेयर होल्डिंग 70% सेम है, 30% चेंज हो गई। प्रोविज़न कहता कि जिस साल में लॉस इनकर कर रहे हो और जिस साल में सेट ऑफ कर रहे हो, कम से कम 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए आपकी। कम से कम 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। अगर 50% ज़्यादा भी शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है ना, ये बात मानो कि आपको लॉस सेट ऑफ करने नहीं दिए जाएँगे। आपके सामने पीसीपीबी में आएगा क्वेश्चन, मिस्टर ए हू हेल्ड शेयर्स वर फ्रॉम 5 इयर्स एंड होल्डर ऑफ 70% ऑफ द शेयर्स सोल्ड हिज शेयर्स। उस केस में आपको लॉस नहीं मिलने वाला। अगर 70% ज़्यादा शेयर होल्डिंग चेंज हो जा रही है ना, इसमें लॉसेस नहीं मिलता आपको। ठीक है? इसका केस 2 देखो। सर मिस्टर एक्स के पास 34% थी, इसने 8% कर दी, यानी सर 26% कम कर दी। उसके बाद सर मिस्टर वाई के पास 36 थी, 36 से इसने 8 कर दी, सर 28% कम कर दी। 30 थी इसके पास, इसने 10 कर दी, 20% कम कर दी, यानी कुल मिला के से तीनों ने मिला के 74% का लॉस कर लिया। कहना है इससे कि सर शेयर होल्डिंग में चेंज अपना 50% ज़्यादा चला गया। 50% ज़्यादा शेयर होल्डिंग में चेंज हो गया। सर इससे नुकसान क्या हो रहा है? प्रोविज़न कहता है 2024 में अगर कोई लॉस इनकर किया था तो आप 25 में सेट ऑफ नहीं कर पाओगे उसको। जिस साल में लॉस इनकर हो रहा है, जिस साल में सेट ऑफ करना चाहते हो ना, मिनिमम सर 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। सर मिनिमम 50% शेयर होल्डिंग सेम होनी चाहिए। इवन 51% सेम होनी चाहिए। ठीक है? ओके। एक और पॉइंट ध्यान दो। सर ये तो बात हो गई नॉर्मल केस। अब बात करते हैं मेंटोस ज़िंदगी की। मेंटोस ज़िंदगी क्या बोलता है? सर अगर यही कोई एलिजिबल स्टार्टअप होता है, एलिजिबल स्टार्टअप कौन-सा होता है? सर जो 80 आईएसी में फॉल करता है। 10 साल में टर्नओवर 100 करोड़ तक का, सर ये सब एलिजिबल स्टार्टअप होते हैं। सर कहता है इसके केस में दिक्कत हो जाएगी सर, 50% शेयर होल्डिंग कोई बड़ी बात है ही नहीं। एक एलिजिबल स्टार्टअप के लिए 50% शेयर होल्डिंग कोई बात ही नहीं हो, तो 1 साल में चेंज कर देगा 50%। उनको डाइल्यूशन करके पैसा अब कमाना है बस, तो शेयर होल्डिंग चेंज होती रहेगी। ऐसे तो लॉस सेट ऑफ कर ही नहीं पाएँगे कभी वो। इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न आया, कहा एलिजिबल स्टार्टअप के लिए क्या करना है इनको कि सर शेयर होल्डिंग नहीं देखनी, शेयर होल्डर्स देखने हैं यहाँ पे। कहता है जिस साल में आपको लॉस इनकर होता है, उस साल कौन-कौन शेयर होल्डर था? एबीसी 3 थे, एक्स-वाई-ज़ेड थे, एक्स-वाई-ज़ेड 3 शेयर होल्डर थे। प्रोविज़न कहता है जिस साल में आपको सेट ऑफ करना है ना, एक्स-वाई-ज़ेड सारे के सारे शेयर होल्डर नई कंपनी में भी शेयर होल्डर होने चाहिए। भले 1% ही क्यों ना रखे हों, भले सिर्फ 1 शेयर ही क्यों ना रखे, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सर शेयर होल्डर्स होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसलिए आप देखोगे स्टार्टअप्स में क्या होता है ना, कि स्टार्टअप्स की जो कंपनी की वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग फाउंडर्स अपने शेयर्स बेच देते हैं। फाउंडर शेयर बेच के भी ना 1 शेयर रखता ही रखता है, क्योंकि फिर लॉस सेट ऑफ नहीं मिलने वाला। अगर एक भी पर्सन छोड़ के जाता है ना कंपनी, फिर लॉस सेट ऑफ नहीं मिलता। इसलिए सर कंपनी में सब शेयर होल्डिंग रखते हैं, बहुत कम रखते हैं। ठीक है, सर समझ में आ गया आप मेरे को। सर प्रोविज़न कहता है कि अगर मान लो शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, मान लो अपने पास 100% 4 लोगों के पास थी। अब वही 4 लोग सिर्फ 40% होल्ड कर रहे हैं, तो चेंज हो रही है। सर कह रहा है अगर इन 4 कारणों से चेंज हो रही है, तो हम चेंज को चेंज मानेंगे ही नहीं, हम मानेंगे चेंज हुई नहीं।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है 70% शेयर होल्डिंग रख रहा है, उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो अपनी विल में किसी और को कोई एसेट ट्रांसफर करता है, अपने भतीजे को, अपने बेटे को एसेट दे रहा है, तो कहता है अगर ऐसे कोई चेंज हो रहा है, विल के कारण, लीगल हायर के कारण चेंज हो रहा है, हम मानेंगे ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स अलाउड, इट इज अलाउड। ठीक है। दूसरा कहता है सर कभी भी अगर अमलगमेशन के टाइम पे शेयर होल्डिंग चेंज हो रही है, फॉर एग्जाम्पल राहुल प्राइवेट लिमिटेड के पास शेयर है किसी कंपनी के, राहुल प्राइवेट लिमिटेड मर्ज हो गई पिंकी प्राइवेट लिमिटेड के पास, तो शेयर होल्डिंग जो चेंज हो रही है ना, ये 50% वाले चेंज की लिमिट में नहीं आने वाला। सिमिलरली कहता है अगर कोई आईबीसी के तहत शेयर्स बेचने पड़ रहे हैं तो भी 50% वाली लिमिट में नहीं लेना। उसके अलावा सर अगर कोई भी आपने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के कारण अगर कोई शेयर खरीदे हैं, उसको भी इसमें नहीं कंसिडर करना है, उसको भी इसमें कंसिडर नहीं करना शेयर होल्डिंग चेंज में। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? हाँ सर, समझ में आ गया। सर क्या क्लियर है? यस सर, बढ़िया क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है सेक्शन में। आ जाओ डायरेक्शंस वाले चैप्टर में। डायरेक्शंस वाले चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है? पहली बात तो जनरल पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग, बिल्कुल प्रेम भरा मॉर्निंग। आइए सर, डिडक्शन से बैठे हुए अब तक हमने 4-5 चैप्टर कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब डिडक्शंस पे आ रहे हैं, ऐसे धीरे करके पूरे इनकम टैक्स को कवर कर लेंगे साथ में। सर डिडक्शंस वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? सर डिडक्शंस वाले चैप्टर में नॉर्मली चीजें ऊपर की इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आराम से खुद से पढ़ सकते हो, उसमें मेरा कोई टैलेंट लगेगा ही नहीं आपको मेरा टैलेंट कहाँ लगता है? सर इनकम बेस्ड डिडक्शंस में। सर समझ में नहीं आते कई सारे, समझ में आते तो याद नहीं होते हैं। आओ साथ में कर लो। सर सबसे पहले कहता है इनकम बेस्ड डिडक्शन के बारे में कुछ जनरल गाइडलाइन। सर कहता है कभी भी इनकम बेस्ड डिडक्शंस में चैप्टर 6 से पार्ट सी में जाते हैं, यानी सर इन इनकम बेस्ड डिडक्शंस के ऊपर आपका एएमटी के प्रोविजंस भी लगने वाले हैं। इवन 80 डबल से डबल ए में भी एएमटी लगता है। सेकंड सर, जब कभी आपको इनकम बेस्ड डिडक्शन क्लेम करना है, आपको अपना आरओआई 131 में फाइल करना पड़ता है, ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ता है। तीसरा सर, कभी भी अगर कोई इनकम में एनहांसमेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी कोई इनकम थी 80 लाख रुपए की, आप पूरा 80 लाख की इनकम पे 80 का डिडक्शन क्लेम करते हो, ठीक है। अगर कभी आपको एडिशन होता है, सर 80 लाख की इनकम आपके लिए 1 करोड़ बना दी जाती है, प्रोविजन कहता है जितनी इनकम बढ़ी हुई है ना, उस बढ़ी हुई इनकम पे भी 80 का डिडक्शन मिल जाएगा। बस ध्यान देना, वो बढ़ने का कारण ये हो सकता है, या तो उसने टीडीएस नहीं काटा इसलिए बढ़ गई, या तो उसने कैश पेमेंट कर दिया 10,000 में इसलिए बढ़ गई, या फिर सर 43 भी कहता है आरओआई तक अगर पेमेंट नहीं किया ना किसी खर्चे का, तो उस केस में एडिशन होता है। इन 3 केसेस में एडिशन अलाउड होते हैं। इन एडिशनल अलाउड एडिशंस पे आपको 80 का डिडक्शन मिल जाता है। तीसरा कहता है सर अगर जो 35 एडी और अटेंडेबल है दोनों आपको मिल रहा है, तो उस केस में क्या करोगे? सर सॉरी, अगर 35 एडी मिल रहा है, अटेंडेबल है, दोनों में से कोई भी आपको मिल रहा है ना, तो 80 आईए नहीं मिलने वाला। और सर कहता है एलिजिबल बिजनेस के लिए, कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग से मेंटेन करोगे, उस एलिजिबल बिजनेस के लिए आपको 80 आईए से लेकर 80 आरआरबी के डिडक्शंस मिलते हैं। सर कभी ट्रांसपोर्ट है, पावर है, इंश्योरेंस सब्सिडी है, ये सब एलिजिबल फॉर डिडक्शन रहते हैं। लेकिन अगर कोई ड्यूटी ड्रॉबैक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी, इंश्योरेंस क्लेम है, सर ये सब एलिजिबल नहीं होता है डिडक्शन के लिए। ठीक है सर, सबसे पहले इसमें एग्जांपल है, जाओ जाओ और आदमी लेके आओ। जाओ जाओ और आदमी लेके आओ, सर 80 डबल से डबल है क्या बोलता है? सर अगर कभी भी आप कोई नया बिजनेस कर रहे हो, और नए बिजनेस क्या कोई भी बिजनेस कर रहे हो, या तो जितने भी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट है ना, उस एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का आपको 30% का डिडक्शन दे देंगे। मतलब सर क्या होता है? तो कहता है अगर 100 एम्प्लॉइज मेरे पास स्टार्टिंग में थे, मेरे पास 100 एम्प्लॉइज थे, मैंने साल भर में 50 एम्प्लॉइज और खरीदे, मतलब एम्प्लॉइज खरीदने की बात कर रहा हूँ मैं। 100 एम्प्लॉइज थे, मैंने 50 एम्प्लॉइज और हायर किए और 30 को निकाल दिया। प्रोविजन कहता है नेट एडिशन ना सर 20 ही माने जाएंगे, और जितने भी करस्पॉन्डिंग 20 वाले होंगे ना, उसकी जो इनकम होगी ना, उस इनकम उनकी जो सैलरी होगी ना, उसका 30% आपको डिडक्शन मिलेगा। सर इसमें कुछ कैच है, देयर इज अ कैच इन दिस पॉइंट। कहता है सर कभी भी ना अगर आप एम्प्लॉइज को सैलरी दोगे ना, आप बैंकिंग चैनल से करने वाले हो, आप कैश में पेमेंट करोगे ना, इट विल बी डिसअलाउड। कैश में पेमेंट करोगे, इट विल बी डिसअलाउड, ठीक है। सर उसके अलावा कहता है सर अगर कभी भी पेमेंट कर रहे हो ना, तो आप एम्प्लॉय को सर 25,000 के ऊपर की सैलरी की पेमेंट मत करना। अगर दे रहे हो तो फिर इसमें इंक्लूड मत करना, ठीक है। देखना टोटल सैलरी है, टोटल सैलरी। ऐसे एम्प्लॉइज इंक्लूड मत करना जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करे, सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करे, उनको मत लेना। तीसरा कहता है सर कम से कम 240 दिन आपको अपने यहाँ पे एम्प्लॉयड रखना है, उसको 240 दिन मिनिमम एम्प्लॉयड रखना है। सर अगर कभी भी कोई अगर मैन्युफैक्चरर अप्रैल का, फुटवेयर का या लेदर का, इस केस में आप 150 दिन भी आपको काम चल जाएगा, बट अदरवाइज आपको 240 डेज मिनिमम अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को रखना ही रखना है। सर मान लो अगर मैंने लेस देन 150 डेज के लिए रखा है, लेस देन 250 डेज 240 डेज के लिए रखा, सर मेरे को डिडक्शन मिलेगा ही नहीं, तो एक एम्प्लॉयर तो कभी इंसेंटिवाइज होगा ही नहीं कि भैया नया एम्प्लॉय रखे। एम्प्लॉयर तो कभी इंसेंटिवाइज होगा ही नहीं ना, अगर इस साल में आपने 180 डेज कम के लिए रखा,
तो सर प्रोविज़न कहता है कि इससे तो कोई सेलर इंसेंटिवाइज़ होगा ही नहीं या कोई भी डिडक्शन क्लेमर इंसेंटिवाइज़ होगा ही नहीं। वो तो चाहेगा। सर इस केस में ऑप्शन दिया गया कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयी है, जो आपके यहाँ 150 डेज़ या 240 डेज़ से कम के लिए काम किया है। आप मान लो नेक्स्ट ईयर में एम्प्लॉयी हुआ और नेक्स्ट ईयर में जितना भी डिडक्शन बनना है उसकी इनकम के अगेंस्ट में, उस इनकम का डिडक्शन आप ले सकते हो, सैलरी के अगेंस्ट में डिडक्शन आप ले सकते हो। एटीआईएसी काम का नहीं, एटीआईबी काम का नहीं, अगला सेक्शन काम का दैट इज़ एटीएलए। एटीएलए क्या बोलता है? लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर उसके बाद बताता हूँ। एटीएलए क्या बोलता है? अगर आपका क्या है ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है या फिर आप क्या कर रहे हो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में ऑपरेट करते हो। देखो ऑफशोर बैंकिंग यूनिट तो ऐसा रहता कि कोई फॉरेन बैंक अगर आईएफएससी में यूनिट लगा रहा है, एसजेड में यूनिट लगा रहा है, उनको ऑफशोर बैंकिंग बोलते हैं। लेकिन सर आईएफएससी क्या होता है? सर आईएफएससी गुजरात में गिफ्ट गिफ्ट सिटी लोकेटेड है। वहाँ पे कोई अगर अपनी यूनिट लगा रहा है, तो उनको ना उनकी इनकम पे एक डिडक्शन मिलता है दैट इज़ एटीएलए। सर एटीएलए की पूरी व्याख्या मैंने एक 15 मिनट के वीडियो में कर रखी है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक आईएफएससी का ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यू कैन वॉच दैट बहुत मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। सर नेक्स्ट कहता है कि आई डिडक्शन मिलेगा कैसे? सर अगर कोई शेड्यूल्ड बैंक है जो कि आईएफएससी में लोकेटेड है, कहता है उसकी जितनी भी इनकम होगी ना यूनिट की, आपको पहले 5 साल में 100% और नेक्स्ट 5 साल में 100% डिडक्शन मिल जाएगा। बस ध्यान देना आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आप रजिस्ट्रेशन लेके आ जाओ और सर सीए से रिपोर्ट ले लो 10 सीसीएफ में आरओआई से पहले। एटीएलए की इतनी सी बात है। सर कभी अगर कोई फॉरेन बैंक या ऑफशोर बैंकिंग यूनिट में एसईजेड कहता है अगर कोई फॉरेन बैंक है फॉर एग्जांपल अगर सिंगापुर बैंक है, सिंगापुर का एक बैंक है, वो इंडिया में ऑपरेशन चालू करना चाहता है। उसने क्या किया सर एसईजेड के अंदर एक बैंक चालू उसने एसईजेड में एक यूनिट डाल दी ताकि इंडिया में ऑपरेशंस कर सके, इंडिया के बाहर भी कर सके। प्रोविजन कहता है अगर कोई ऐसा बैंक है ना और वो कोई भी इनकम कमा रहा है किससे? सर एसईजेड की अपनी यूनिट से कमा रहा है या किसी ऐसी इनका ऐसे यूनिट से कमा रहा है जो एसईजेड मेंटेन कर रही है। अगर ये कोई इनकम कमा रहा है ना वो, तो उससे पहले 10 साल की इनकम पे 100% डिडक्शन मिल जाएगा एटीएलए में। सर ध्यान देना सेबी एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले लेना और 10 सीसीएफ में अपना सर्टिफिकेट साइन करवा लेना सीए से, आपको डायरेक्शन दे देंगे एटीएलए का। फालतू बातें, बिल्कुल फालतू बातें। काम की बात तो सिर्फ ये है। यूनिट इन आईएफएससी। अगर कभी भी आईएफएससी की यूनिट लोकेटेड है, आईएफएससी में कोई यूनिट लोकेटेड है, उसकी जितनी बिज़नेस इनकम होगी ना, उसपे आपको पूरा-पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। पूरा एटीएलए का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सर अगर कोई ऐसी इनकम है ना, जो कि सर ट्रांसफर ऑफ एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर को बेच के या फिर एयरक्राफ्ट को बेच के जो इनकम हो रही है ना, सर उस इनकम पे भी एटीएलए का डिडक्शन मिल जाता है। और कितने टाइम तक मिलेगा? सर कहता है जिस साल में आपने कमेंसमेंट किया उसके स्टार्टिंग से लेके 15 साल में एनी 10 इयर्स के लिए, एनी 10 कॉन्सेक्यूटिव ईयर। आप आईएफएससी अथॉरिटी से अप्रूवल ले लेना, फॉर्म 10 सीसीएफ में चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करवा लेना, आपको पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। सिंपल पॉइंट, यस सर सिंपल है। कॉन्सेप्ट नंबर 26 दैट इज एटीएम। सर इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड। सर ये प्रोविजन कहता है कि जितना भी डिविडेंड मिला पहले आईएफएस में ऑफर कर लो। जितना डिविडेंड मिला आईएफएस में ऑफर कर लो। सर कंपनी से मिला ले लो, इंटरम डिविडेंड मिला ले लो, फाइनल डिविडेंड मिला ले लो, सर डीम डिविडेंड मिला सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, जितना डिविडेंड मिला सब ले लो। फिर कहता है जितना डिविडेंड है ना सब पहले तो लो आप, उसके बाद क्या करोगे? 80 एम में एक डिडक्शन मिलेगा। कौन सा डिडक्शन? सर कहता है कि या तो जो डिविडेंड मिला वो पकड़ लो और जितना आपने पे किया वो पकड़ लो, विच एवर इज लोअर आपको अलाउड हो जाएगा, विच एवर इज लोअर आपको अलाउ हो जाएगा। सर यानी क्या हुआ? सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिसीव किया 10 लाख रुपए और पे किया 8 लाख रुपए, तो पहले 10 लाख रुपए मेरा आईएफओएस में जाएगा और डिडक्शन में कितना जाएगा नीचे? 10 लाख रुपए रिसीट है, 8 लाख रुपए पेड है, विच एवर इज लोअर 8 लाख आपको अलाउ हो जाएगा, 2 लाख रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल नेट नेट हो जाता है। सर यहाँ पर एक छोटा सवाल आता है लोगों का, इधर देखना, इधर सवाल आता है लोगों का, भयंकर सवाल आता है, बढ़िया वाला, ध्यान से सुनना। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को डिविडेंड मिल रहा है कितना? 100 करोड़ का, मैंने पे कितना कर दिया? पे कितना कर दिया सर? 90 करोड़ पे कर दिया। ठीक है सर। सर एक पॉइंट है यहाँ पे, ये जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड कमाने के लिए मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कर रखा है।
इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर कितना 40 करोड़ का। तो इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा समझना। आईएफओएस की इनकम लूंगा मैं कितनी 100 करोड़ का। सर इसमें कोई डिडक्शन माइनस होगा। सर मैंने डिविडेंड कमाने के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ है, तो क्या इसमें मेरे को डिडक्शन मिलेगा? राइट आंसर इज मिलना तो चाहिए कायदे से। सर कैसे 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 सर 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम का डिडक्शन मिलता है, 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। सर यानी 20 लाख 20 करोड़ का आपको डिडक्शन मिलेगा, यानी जो आपकी आईएफओएस की इनकम होगी ना वो 80 करोड़ बन जाएगी। अब आपको आपको नीचे क्या चाहिए सर? एटीएम का डिडक्शन चाहिए। एटीएम का डिडक्शन कितना मिलेगा? रिसीव्ड अमाउंट कितना डिविडेंड का? रिसीव्ड सर 100 लूं या 80 लूं, बताना आप मेरे को। पेड कितना है सर? डिविडेंड में 90 करोड़ का पे कर रखा है सर, विचएवर इज लोअर। अब मेरे को पता सर एटीएम का डिडक्शन कितना मिलेगा। सर क्या 80 करोड़ लूं कि 100 करोड़ लूं कि 90 करोड़ लूं? देखो बेयर एक्ट रीड करोगे ना, वो बोलेगा 100 ले लो। बेयर एक्ट रीड करोगे ना तो बोलेगा 100 ले लो सर, लेकिन इससे हो क्या रहा है? डिविडेंड मिल नहीं रहा सर, रिडक्शन ले रहे हो आप। अगर 100 ले रहे हो ना आप, तो इतना आप अगर यहाँ 100 ले रहे हो, 100 माइनस कर रहे हो, तो आपके लिए क्या होगा सर? लॉस आ जाएगा, 2 करोड़ का, 20 करोड़ का लॉस आ जाएगा। गलत है ना ये तो। प्रोविजन इसलिए कहता प्रोविजन इसलिए कहता बेयर एक्ट में तो 100 समझ में आ रहा है, लेकिन आईसीआई ने क्या किया हुआ है? इसने 80 ले रखा है। आईसीआई ने कहा कि भैया आप 80 ले लो, खुशी से ले लो। जो 57 का डिडक्शन है ना, उसको माइनस करने के बाद, सेक्शन 57 का जो 20 करोड़ का डिवीजन डिडक्शन है, उसको माइनस करने के बाद जो नेट डिविडेंड आपके हाथ में टैक्सेबल है ना, इसको रिसीव्ड मानो और पेड को एडजस्ट करो और कुल मिला के आप इतना डिडक्शन ले लो। आई होप समझ में आया होगा। सर डिविडेंड रिसीव्ड पेड, सर कोई भी फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो सकता है सर। इंटरम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, बिजनेस ट्रस्ट हो, डीम डिविडेंड हो, कोई भी इंटरम डिविडेंड हो, सब रिसीव्ड और पेड में चल जाते हैं। Sir, can you please help me prepare 1.5 day planner using your revision videos and marathons after we complete super 100 concepts? We'll help. We'll do it. Darling. कर लेंगे उसको, मस्त कर लेंगे। एटीपी क्या बोलता है? एटीपी में तो भाई साहब पूरी दुनिया कंफ्यूज होती है। एटीपी कहता है सर अगर आप कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सर बैंक नहीं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर और एक और बैंक अलाउड होता है सर, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। सर अगर ये कोई बैंक है या फिर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, इनके लिए क्या रहता है? सर कहता है अगर इनकी फॉलोइंग इनकम से पार्ट ए वाली, तो पूरी जितनी इनकम है ना सर, वो सारी की सारी डिडक्टेबल होती है। लेकिन सर पार्ट बी वाली इनकम है तो कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस मिलते हैं। सर कैसे क्या है एक बार समझते हैं। तो कहता है अगर ये फॉलोइंग इनकम है ना कोऑपरेटिव की, तो इसको एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा। फॉलोइंग इनकम को पूरी तरह से 80 पी के लिए एलिजिबल मानते हैं। कौन कौन सी इनकम है? सर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इट्स मेंबर्स, सर अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को ब्याज पे के लिए पैसे दे रही है, ब्याज पे पैसे दे रही है, तो उस केस में जो भी इनकम कोऑपरेटिव की होती है सर, उस पे 80 का डिडक्शन पूरा पूरा मिलता है, 100% मिलता है। कोई कॉटेज इंडस्ट्री सर को रुई वगैरह अगरबत्ती ये सब बना रही, छोटी सी घर के अंदर काम कर रही है, इस पे भी 80 का पूरा डिडक्शन मिल जाता है। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स, सर कभी भी अगर आपके मेंबर्स कोई सामान बना रहे हैं, कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो उसको मार्केट करने का काम कोऑपरेटिव करती है। जो कमाई होगी वो पूरी 80 के लिए डिडक्टेबल होगी। फिशिंग एलाइड एक्टिविटीज है सर, लेबर का डिस्पोजल क्या होता है सर? एम्प्लॉइज को इधर से उधर करवाना, उसमें एम्प्लॉयमेंट दिलवाना। सर अगर आपका प्रोसेसिंग हो रही है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, मतलब क्या हुआ सर? अगर कहीं भी आपने आलू बना रहे हो, चिप्स का आलू बना रहे हो, आलू का चिप्स बना रहे हो, तो सर कहता है अगर ऐसी कोई प्रोसेसिंग हो रही है ना, उस प्रोसेसिंग से जो इनकम हो रही है ना, वो भी डिडक्टेबल होगी। बस ध्यान क्या देने वाली बात है, वो विदाउट एड ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है, पावर के बिना प्रोसेसिंग होनी चाहिए। ऐसे हाथ हाथ से करो, मशीन से करो सर, वो सब चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो रही है तो फिर डिडक्शन नहीं मिलने वाले। फिर कहता है अगर कभी भी किसी और कोऑपरेटिव के पास अगर आपकी इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड इनकम है, तो उसको भी ले लो, उस पर डिडक्शन दे देंगे। सर अगर आपके पास कोई गोडाउन है, वेयर हाउस है, वो भी ले सकते हो आप। कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर अगर कभी भी कोई प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी को दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी को दे रही है, सर ये सारी की सारी इनकम जो होती है ना प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ये एटीपी के लिए एलिजिबल है। एटीपी के लिए प्रॉपर्ली एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो। सर अगर कोई कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, 1 लाख रुपए का और डिडक्शन मिलेगा। प्लस कहता है अगर कोई भी अदर सोसाइटी है, मैक्स 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। सर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, तो 50,000 का डिडक्शन कब कब मिलता है? सर कहते हैं जब अदर अदर केसेस में मिलता है। सर आईसीआई इस बारे में कंसिस्टेंट नहीं, कभी देता है कभी नहीं भी देता।
50,000 का डिडक्शन कभी आईसीआई देता भी है, कई बार नहीं भी देता। अपने को क्या करना है समझना। बेस्ड ऑन क्वेश्चन्स बता रहा हूँ कि जिस-जिस क्वेश्चन में बिज़नेस इनकम होती है ट्रस्ट की, उस क्वेश्चन में आईसीआई दे देता है, अदरवाइज़ नहीं देता। जिस-जिस क्वेश्चन में बिज़नेस इनकम होती है, उस इनकम में उस क्वेश्चन में दे देता है, बाकी अदरवाइज़ किसी भी क्वेश्चन में 50,000 का डिडक्शन नहीं देता। बिज़नेस इनकम भी कौन-सी? टैक्सेबल बिज़नेस इनकम है। कोई ऐसी बिज़नेस इनकम नहीं कि लिया और एटीपी का डिडक्शन क्लेम कर ले रहा हूँ। सरकार कहती है नहीं, कोई ऐसा बिज़नेस जो टैक्सेबल नहीं हो आपके यहाँ पे, उस बिज़नेस को करने में जो भी आपका फ़ायदा-नुकसान होता है, उसमें 50,000 का डिडक्शन आपको दे देगी पार्ट 2 में। सर उसके अलावा कहता है कि अगर कोई भी सिक्योरिटीज़ पे इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, दैट शैल बी डिस्कस्ड ओनली इफ जीटीआई इज़ अप टू ₹20,000 यानी अगर कोई दूसरी छोटी-सी कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ इंटरेस्ट और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और साल भर 20,000 भी नहीं कमाती, तो भैया उनको कोई ज़िम्मेदारी नहीं है, आप आराम से कुछ भी मत करो। एटी क्यूक्यूबी और एटी आरआरबी सर कहता है कभी भी अगर रॉयल्टी डेवलप कर रहे हो आप, बुक्स पे रॉयल्टी मिल रही है आपको, तो जो भी रॉयल्टी मिल रही है ना, उसपे आपको डिडक्शन मिलेगा, इनकम बेस्ड डिडक्शन। ध्यान क्या देने वाली बात है, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए एलिजिबल है। जितनी रॉयल्टी मिल रही है वो पकड़ लो या फिर 3 लाख रुपए व्हिचएवर इज़ लोअर ले लो। सर कभी लमसम रॉयल्टी मिल रही है ना, तो जितना भी चार्ज रॉयल्टी की तरह ट्रीट किया जा रहा है उसको मान लो। अगर सर कितनी मिल रही है सर, अगर आपको परसेंटेज ऑफ बुक्स सोल्ड या परसेंटेज ऑफ एसेट्स के हिसाब से मिल रही है, तो क्या करना पड़ेगा 15% ऑफ द बुक्स सोल्ड लेना पड़ जाएगा। 15% बुक्स सोल्ड आपको लेना पड़ जाएगा। एक क्वेश्चन है सिंपल सा। एटीआरआरबी क्या कहता है? रॉयल्टी फ्रॉम पेटेंट सर अगर पेटेंट्स के लिए कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल को पेटेंट की रॉयल्टी मिल रही है, जितना पैसा मिला 3 लाख रुपए व्हिचएवर इज़ लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आ रहा है क्या? डिडक्शंस अंडर टेंडेबल, टेंडेबल में क्या-क्या डिडक्शंस मिलते हैं? सर कहता है अगर सारे के सारे एसएससी जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स में, उनके लिए डिडक्शंस है। सर क्या डिडक्शन मिलता है? कहता है कोई भी अगर अप्रूवल ले चुका है 2020 से पहले या ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है 2021 से पहले। कहता है पहले 5 साल में 100%, नेक्स्ट 5 साल में 50% और नेक्स्ट 5 साल में 50% और जितना भी आपने एसेट री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में पैसे डाल रखे हैं, व्हिचएवर इज़ लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। व्हिचएवर इज़ लोअर का डिडक्शन आपको मिलेगा। ठीक है? सर एक्सपोर्ट प्रॉफिट फ्रॉम एसेट क्या होता है समझना। आपको डिडक्शन मिलेगा किसपे? सर प्रोविज़न कहता जो एसेट यूनिट आपने बना रखी है, इस एसेट यूनिट पे जितना प्रॉफिट है ये पकड़ लो ना। और ये एसेट यूनिट का प्रॉफिट सर सेल्स कहाँ करता होगा? इंडिया में भी करता होगा, बाहर भी करता होगा। तो कहते हैं जितने भी एक्सपोर्ट सेल्स है ना, एक्सपोर्ट सेल्स, एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर इनटू सर एसेट का प्रॉफिट। सर ये आपको क्या दे देगा? ये आपको दे देगा कितना आपका प्रॉफिट एलिजिबल है फॉर 10 डबल ए का डिडक्शन। 10 डबल ए के डिडक्शन के लिए कितना प्रॉफिट एलिजिबल है? अब सर कुछ बातें ध्यान देनी पड़ती हैं। कभी भी सर अगर आपको टर्नओवर मिल रहा है, टर्नओवर से पैसा पैसा आ रहा है, तो वो पैसा ना इंडिया के अंदर आ जाना चाहिए। एक्सपोर्ट से जो पैसा आ रहा है ना, वो इंडिया में आ जाना चाहिए। कब तक? सर आरओआई मतलब आपके 31st मार्च खत्म होने के बाद 6 मंथ्स के अंदर आ जाना चाहिए। सर अगर कोई भी खर्चा, फ्रेट का खर्चा इंक्लूडेड है आपके सेल्स में। आपकी मान लो पी&एल में सेल्स है, सेल्स में फ्रेट भी जुड़ा हुआ है। या फिर सर कोई इंश्योरेंस इनकम जुड़ी हुई है, या फिर सर कोई भी ड्यूटी ड्यूटी ड्रॉबैक जुड़ा हुआ है, या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस है, या फिर कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है, या फिर सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट्स अगर ये सब इंक्लूडेड है ना, तो इन सबको हटाना पड़ जाता है। इन सबको हटाना पड़ेगा सर, इसको आपको एक्सपोर्ट टर्नओवर में भी नहीं लेना, टोटल टर्नओवर में भी नहीं लेना। और सर जो पीजीबीपी लोगे ना एसेट यूनिट का, उसमें कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड प्रॉफिट और सेल ऑफ इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट सर इन सबको भी हटा देना है। इससे आपका एक्सपोर्ट प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल टर्नओवर आ गया, एक्सपोर्ट टर्नओवर आ गया। इससे आपका प्रॉपर टेंडेबल डिडक्शन मिल जाता है। सर ध्यान देना, कभी भी सर पीजीबीपी निकालोगे टेंडेबल के लिए, पीजीबीपी टेंडेबल का, सर ये कैसे निकलेगा? सर इसके लिए आपने को ना जो पीजीबीपी निकला उसको पकड़ना है। सर उसमें से अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, लेकिन सर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं करने हैं, नहीं करने, नहीं करने, नहीं करने। सिर्फ अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस नहीं होंगे। सर अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के टीसीएस वाले लोग हैं,
इंडिया के टीसीएस वाले लोग हैं, ये लोग यूएसए गए काम करने के लिए। यूएसए में गए तो सर ये तो ऑन साइट डेवलपमेंट हो गया, क्या इसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे क्या? राइट आंसर है इसको भी एक्सपोर्ट ही मानना पड़ता है अपने को। अगर हमारे टेक्नीशियंस वहां जाके कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसको भी एक्सपोर्ट ही मानेंगे। बस कहता है टेंडर तब मिलेगा जब आरओआई टाइम पे फाइल करो। प्लांटेड मशीनरी न्यू ले लेना, सेकंड हैंड 20% चल जाएगी, और जितनी भी इंपोर्टेड प्लांटेड मशीनरी है सेकंड हैंड इसे हम उनको नया मान लेंगे। अगर आप इस सेक्शन में कभी डिडक्शन नहीं ले सकते। अगर आप कोई स्प्लिट ऑफ बिजनेस कर रहे हो, कोई अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे उसको स्प्लिट करके एसईजेड में ले गए, ऐसे नहीं मिल रहा डिडक्शन। सर कभी अमलगमेशन हो गया आपको किसी एंटिटी के साथ, वो जो नई एंटिटी अगर कंडीशंस फुलफिल कर रही होगी तो उसमें भी डिडक्शन मिल जाएगा आपको। लास्ट में कहता है जितना भी एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा है, एसईजेड री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में पैसा है, उसके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 15 दिन के अंदर, सॉरी इसके एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से 3 इयर्स के अंदर आपको उससे यूज करना पड़ेगा। यूज नहीं किया तो अपने हाथ में पीजीपी बना दिया जाएगा, टैक्सेबल बना दिया जाएगा। ओ भैया, मेरे गले में भयंकर स्ट्रेन आ रहा है अभी। मेरे गले में अभी आ रहा है स्ट्रेन। तो व्हाट आई एम थिंकिंग इस कि इसको यहीं तक रखते हैं, एंड इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको मैं कल के दिन में लेता हूँ। अपना मेजर जो बड़ा पोर्शन था ना वो कवर हो गया। अभी इसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन है अभी भी अपने नियरली 70 टॉपिक्स बचे हुए हैं जो कि छोटे छोटे हैं। अभी वाला जो था वो बड़े थे, बीजीपीपी के वगैरह बड़े थे। व्हाट अबाउट कीपिंग इट फॉर टुमारो? आज के लिए आप इतना पढ़ के देखो, इसका पार्ट 2 बना के देखेंगे हम, उसमें हम कंटिन्यू करवा दूंगा मैं। व्हाट्स योर से इन दैट? मेरा गले में बहुत ज्यादा स्ट्रेन कर रहा है मेरे को। आई मे नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस फर्दर। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। ठीक है, कल इसको ढंग से कंप्लीट कर लेंगे। अभी असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज है, कल सेम टाइम रखते हैं हम लोग, सेम 10 एम पे हम लोग मिलेंगे। 10 और इट में भी 11 हो सकता है लेट हो, मैं आपको मैसेज कर दूंगा आपको शाम तक में। मैं नेक्स्ट वीडियो की लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, कल का सेशन थोड़ा ध्यान देना। कल के सेशन में हम लोग को मैट वगैरह वाला पोर्शन कवर करना है। पूरा पूरा मैट मैंने डाल रखा, पूरा पूरा एएमटी, पूरा पूरा बायबैक, पूरा पूरा बिजनेस ट्रस्ट, पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट फंड, ये सब हमारे टॉपिक्स में है कैटेगरी में। तो 1-1.5 घंटा से इनमें लग जाएगा। फिर बाद में असेसमेंट है, वेरियस एंटिटीज है, उसके बाद ट्रस्ट टैक्सेशन है, फिर मिसलेनियस है, फिर एनआरटी है, ये सब में भी इंपॉर्टेंट टाइम लगेगा अपने को। तो इट इज गुड। अब आज के दिन के लिए इतना बहुत है। हम बाकी कल के दिन में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज अभी गले में स्ट्रेन आ रहा है एंड लिटरली थोड़ा ज्यादा पेन हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। वील कंप्लीट इट टुमारो इन पार्ट बी। पार्ट बी बढ़िया और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर किसी का कंप्लीट यहाँ तक भी हुआ है ना, उसके लिए 4 चैप्टर डन है, ऑलमोस्ट 4 चैप्टर उसके डन है। बाकी कल के दिन में हम और एनर्जी से बड़े बड़े टॉपिक जो है ना, जो आपको परेशान कर रहे होते हैं, उनको भी अच्छे से टैकल कर देंगे। कोई सवाल संशय संदेह टॉपिक में आ रहा होता है, किसी भी सब्जेक्ट में आ रहा होता है ना, तो मुझे जरूर बताना। मे बी टेक्निकली आपको सारे सब्जेक्ट को गाइड नहीं करवा पाऊंगा, बट मेंटली करवा लूंगा। डीटी में टेक्निकल डाउट भी आता है, आई विल बी देयर फॉर यू। आप कभी भी इस जर्नी में अकेले नहीं हो, ये बात मान के चलना। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया, मस्त समझ में आ गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मिलते हैं किसी, हम सॉरी, मिलते हैं कल के दिन में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई अगर मेरे को अगर डाउट आता है ना इस पूरे सेशन में, मेरे को जरूर टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। आई विल बी देयर टू रिप्लाई। कमेंट जरूर करके जाना कैसा जा रहा है सेशन। मजा आ रहा है तो बढ़िया, उस हिसाब से मोटिवेशन आता है, लोगों को देख के और मोटिवेशन आता है। तो कमेंट जरूर करना कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस। ठीक है, आई एम एंडिंग द स्ट्रीम टुडे। कल के दिन में सुबह कंटिन्यू करते हैं।